नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 402 से 421 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 402 से 154 समाप्त पोत की दावत। अगली शाम फुसान के ऊपर एक पतली बर्फ गिरने लगी। भड़कीले बर्फ के टुकड़े कमजोर रूप से जमीन से चिपक गए, जल्दी से पिघल गए। इस तरह के एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण के लिए भूतिया मौसम वांग क्यू ने म्यूट कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो चेंगदाओ का पीछा किया जिसमें हुआंग फुलियान और मो झेनजेन के साथ टोमे हजार तंत्र मंडप के भोज हॉल की ओर। जमीन पर बर्फीले पानी उसके जूते से चिपक गया, जिसे उसने काफी असहज पाया। उस रात पूरा होने का भोज आखिरकार आ गया था। भोज हजार तंत्र मंडप के भोज हॉल में आयोजित किया गया था। इस हॉल की वास्तुशिल्प शैली हजार तंत्र मंडप की सामान्य अतिसूक्ष्मवाद के साथ फिट नहीं थी। यह अधिक मंदिर से मिलता जुलता था, जिसमें कई मोटे स्तंभों के साथ एक शानदार गुंबद का समर्थन किया गया था। यह कहा गया था कि यह एक बार एक प्राचीन दानव कबीले मंदिर था, जिसे प्राचीन काल से संरक्षित किया गया था। हजार तंत्र मंडप ने कल्टिवेटर्स को बर्निंग गोल्ड वैली से एक परमाणु दर परमाणु प्रतिस्थापन तकनीक का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि शेष आत्मा निषेध को नुकसान न पहुंचे। धातु के लिए पत्थरों का जबरन आदान प्रदान किया जा सके, जो तब वे पूरे ग्रैंड हॉल को यंत्रीकृत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। किंवदंती यह थी कि जिस दिन परिवर्तन पूरा हो गया था, सभी दानव जानवर जो फुसान में बने रहे, जो कि प्राचीन आबादी के अवशेष होने का दावा करते थे, ने अपनी जान ले ली। यह ईस्ट सागर के अमर गठबंधन के एकीकरण में अंतिम चरण था। ग्रेट हॉल में प्रवेश करने के बाद ही वांग क्यूई को एहसास हुआ कि भोज को अदृश्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों और बुजुर्गों के साथ आने वाले दर्शक केवल परिधि पर रह सकते थे, जबकि नामांकित ग्रैंड मास्टर्स और लापरवाह महान काश्तकारियों द्वारा लाए गए शिष्यों को आंतरिक सर्कल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। इस बिंदु पर वो चेंगदाओ ने एक मुस्कुराहट के साथ वांग क्यूई की ओर मुड़ने से पहले अन्य दो को दूर कर दिया और उसे अंदर की ओर धकेल दिया। ऐसा लगता है कि वह कुछ जानता है। मुझे लगता है कि इस बार दाव विरूपण साक्ष्य पुरस्कार का दावा करते हुए मुझे लगता है कि इस बार बहुत अधिक है। वांग क्यूई ने कुछ हद तक लापरवाही से सोचा। फेंग लुई ने इससे पहले इसका उल्लेख किया था, इसलिए वह समझ गया था कि जब तक ये संप्रदाय विजयी हो गया, वह निश्चित रूप से डीओ कलाकृतियों के पुरस्कार को सुरक्षित करने में सक्षम होगा। उसके चारों ओर वानफा संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर से कभी कभार जिज्ञासु झलकियां थीं, जो उनकी आंखों में सहकर्मी ईर्ष्या या शत्रुता के मिश्रण के साथ संयुक्त थे। एक क्यूई रिफाइनिंग प्रैक्टिशन लापरवाह के साथ एक पेपर का सहलेखन करते हुए एकीकृत एंट्री ट्रायल में पहले स्थान पर रहते हुए डीओ आर्टिफैक्ट अवार्ड के लिए अमर नामित अपने नाम के साथ एक अंकगणितीय कानून के लिए जाना जाता है। इन खिताबों में से प्रत्येक को अपने आप में आंखें कैचिंग दी गई थी, जब संयुक्त रूप से अकेले चलते हैं। हालांकि इन शीर्षकों अच्छे और बुरे, सुगंधित और बेईमानी एक साथ मिलाया गया, एक पूर्ण बदनामी का गठन किया, और कुछ साथियों ने वांग क्यूई से संपर्क करने के लिए उत्सुक थे। अचानक वांग क्यूई इस व्यवस्था से नाराज हो गया। वह और मो झेनजेन साथ ही हुआंग फुलियान बहुत कम आम थे, लेकिन कम से कम वे एक बातचीत को मार सकते थे, जो इस अजीब स्थिति से बेहतर था। उन्होंने गुंबद की सजावट का अध्ययन करने के लिए अपना सिर उठाया। चूंकि सामग्रियों को मूल रूप से परमाणु स्तर पर आदान प्रदान किया गया था, यहाँ तक कि मंदिर के गुंबद पर डेंट, दरारें और दोषों को भी परमाणु परिशुद्धता के साथ संरक्षित किया गया था। अकेले भित्ति चित्र, 3 पैर वाले कौवा का चित्रण मंदिर की पूर्वी दीवार के ऊपरी हिस्से पर स्थित था, जो गुंबद और दीवार पर पेंटिंग को जोड़ता था। 3 पैर वाले कौवा जीवंत और थोपते हुए दिखते थे, लेकिन यह मंदिर में उच्चतम छवि नहीं थी। वांग क्यूई ने इस मामले पर चर्चा करते हुए वो चेंगदाओ को याद किया। उन्होंने कहा था कि दानव कबीले की मान्यताएं बहुत अजीब थीं। 2 प्रकार के देवता थे। एक दानव कबीले का शासक वर्ग था, जो राक्षसों की एक भीड़ द्वारा पूजा जाता था, दानव सम्राट के साथ सूर्य देवता के रूप में, सर्वोच्च भगवान के रूप में, और संपूर्ण दिव्य प्रणाली एक कम अस्तित्व थी। देवताओं का एक समूह भी था, जिनकी दानव लोगों द्वारा पूजा की मनाही थी, और निजी अवैध पूजाओं की स्थापना करना दानव कबीले के बीच एक गंभीर अपराध था। केवल दुनिया के देवता, निचले प्राणियों, इन उच्च अस्तित्वों की पूजा करने के लिए योग्य थे। ये उच्च अस्तित्व दानव जानवर नहीं थे, उनका कोई ठोस रूप नहीं था, और यहाँ तक कि उनके डोमेन अमूर्त थे, जैसे कि आध्यात्मिक ऊर्जा और खेती, आम लोगों के लिए अप्राप्य। दानव सम्राट 2 दिव्य प्रणालियों के बीच एकमात्र संबंध था। वांग क्यूई ने दानव सम्राट प्रतिमा के ऊपर अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया, यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में दानव कबीले के विश्वास का अवतार एक उच्च अस्तित्व था। उन्होंने देखा कि वह मुर्घट्टा से बने प्रतीक थे, जो कुछ विचित्र तंबू राक्षसों से मिलते जुलते थे। जैसा कि उन्होंने देखा, वांग क्यूई को चक्कर आने लगा और उसे अपनी आंखों के कोनों को दबाने के लिए रुकना पड़ा। दानव कबीला वास्तव में बुरे देवताओं की पूजा करता है। इस सामान पर बस एक नजर आपके पवित्र बिंदुओं को खत्म कर देगा। हालांकि इस अजीब घटना ने केवल उनकी रुचि को बढ़ावा दिया। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर भित्ति चित्रों को देखना जारी रखा। एक आदमी ने आकर पूछा, क्या आप भी इन चीजों में रुचि रखते हैं? मैं ऑक्टोपस हेड्स, बड़े नेत्रगोलक और पीले केप जैसी चीजों की तलाश कर रहा हूं, वांग क्यूई ने लापरवाही से जवाब दिया। आदमी ने वांग क्यूई के जवाब के बारे में गंभीरता से सोचा और कहा, इन भित्ति चित्रों पर आपके विवरण से मेल खाने वाले कोई पात्र नहीं है, लेकिन मौजूदा प्राचीन दानव कबीले के पात्रों के बीच आंख के समान है। वांग क्यूई ने उस बड़े को देखा, जिसने उसके साथ बातचीत की थी, और आश्चर्य में कहा, आप भी इसका अध्ययन करते हैं? केवल हजार तंत्र मंडप के ग्रैंड मास्टर, यहाँ के जमींदारों और वानफा संप्रदाय के शिष्य इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं। वानफा संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक बार कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, कुछ भी नहीं है जिसकी गणना नहीं की जानी चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ है, लेकिन एक गणना समस्या है। मानव हृदय जटिल रूप से गर्भ धारण करते हैं, और प्राचीन दानव कबीले मायावी है, लेकिन क्या यह सरलता और मलाशीलता वास्तव में स्वर्गीय दाओं की तुलना में अधिक बहिर्वाह हो सकती है? इस आदमी ने असंबद्ध इसके बजाय इसे वांग क्यूई से परिचित कराना शुरू कर दिया। यह भी एक प्रसिद्ध गणना समस्या है, साथ ही काफी दिलचस्प है। दानव कबीले सभ्यता 1 मिलियन वर्षों के लिए विलुप्त हो गई है, और संबंधित भाषाओं के माध्यम से इसे डिक्रिप्ट करना केवल असंभव है। इसलिए यह विशुद्ध रूप से एक गणितीय मुद्दा है, जो आंकड़े के साथ शुरू होता है। बड़े पैमाने पर भाषा विज्ञान के गणितीयकरण की प्रक्रिया पर उजागर हुए। उनके व्याख्यान कौशल फेंग लुई से थोड़ा कम लग रहे थे, और वांग क्यूई थोड़ा अभिभूत था और केवल इसके गिस्ट को पकड़ लिया। एल्डर खुद इस विषय के बारे में बहुत उत्साही नहीं थे, और जल्दी से इसके बारे में बात करना समाप्त कर दिया। फिर वह एक पल के लिए वांग क्यूई को आकार देता था, और साथ ही वांग क्यूई उसे देख रहा था। वांग क्यूई ने बड़े को कुछ परिचित पाया और पूछा, बड़े, क्या आप मुझे किसी चीज के लिए देख रहे हैं? इसके अलावा क्या हम एक दूसरे को जानते हैं?
आदमी ने हल्के से चकित किया। मैं आपसे मिलने के लिए विशेष रूप से आया था। इसके साथ उन्होंने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। आपके पास कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है, एक अंकगणितीय की तरह। यह सिर्फ एक अफसोस की बात है कि आप उन दिव्य और मायावी पतन के बारे में बहुत अधिक परवाह करते हैं। वांग क्यूई ने तुरंत महसूस किया कि यह ली संप्रदाय का पूर्ववर्ती होना चाहिए। इस धर्म ने उसे विशेष रूप से घिनौना महसूस किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, आदमी ने एक पतली पुस्तिका को नीचे फेंक दिया और अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ छोड़ दिया। इस पर एक अच्छी नजर डालें और भविष्य में इन निरर्थक बहसों से बाहर रहने की कोशिश करें। कितना बेतुका है। वांग क्यूई ने बुकलेट खोला और पता चला कि यह एक तलवार मैनुअल था। उन्होंने पहले से ही कोई गलती की तलवार जाल में महारत हासिल कर ली थी और उन्हें डर था कि ली संप्रदाय की तलवारबाजी सीखना उनकी खुद की लय को बाधित कर सकता है। उन्होंने बड़े को तलवार मैनुअल वापस करने का इरादा किया, लेकिन तब तक भीड़ से सम्मानजनक ध्यान देने के बीच बुजुर्ग पहले से ही दूर चल रहा था। एक सेकंड रुको, सम्मानजनक ध्यान। मिस्टर पैन को अभी भी विश्वास करना थोड़ा कठिन होना चाहिए, इसलिए वह खुद को देखने के लिए आया था कि वह व्यक्ति जो विलुप्त होने से जेंटिंग संप्रदाय को वापस लाता है वह जैसा दिखता है। एक और आवाज अचानक वांग क्यूई के बगल में दिखाई दी। यह आवाज पिछले बड़े की तुलना में बहुत दयालु थी। यह 11 बाइचे था। वांग क्यूई के हाथ में बुकलेट को देखने के बाद गणना के मास्टर ने चकित कर दिया। वह चाहता था कि आप अपने स्वयं के सिद्धांतों के विस्तार का अनुभव करें। वांग क्यूई चकित था। वह आदमी गणित भगवान था। शिबाच ने हंसते हुए कहा, हाँ वास्तव में। वैसे भी चलो अब उस बारे में बात नहीं करते हैं। क्या आपने आज के मामले के लिए तैयार किया है? जारी रखने के लिए। यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो कृपया सिफारिश टिकट और मासिक टिकटों के लिए वोट करने के लिए KDN.com पर आएं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए KDN.com पर जाएं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 403 से 155 पुराने दोस्त। जिसके बारे में बात करते हुए वांग क्यूई डीओ कलाकृति पुरस्कार के एक पहलू को काफी नहीं समझ सकता था। इसने सभी नामांकितों को फुसान की यात्रा करने के लिए सूचित किया और फिर अंतिम समय में यह विजेता की घोषणा करेगा। हालांकि पृथ्वी पर इसी तरह के पुरस्कारों की घोषणा की गई और अलग से प्रस्तुत किया गया। दूसरे शब्दों में इस दाव कलाकृतियों के पुरस्कार के लिए प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को एक स्वीकृति भाषण के लिए कुछ तैयार करना था। फिर भी इनमें से अधिकांश प्रयास व्यर्थ होने के लिए बर्बाद हो गए। फेंग लुई ने भी उन्हें इस बारे में चेतावनी दी थी और वांग क्यूई ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि कोई समस्या नहीं थी। 11 बाइचे ने तब कहा, इस मैनुअल को कम मत समझो। या तो हमें जोंगली संप्रदाय और ली संप्रदाय के बीच के अंतर के कारण किसी की तलवारबाजी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दाव और उसके आवेदन के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। शिबाच ने वांग क्यूई के लिए एक सच्चे संरक्षक की तरह कुछ और शब्द बोले और फिर छोड़ दिया। लेकिन वांग क्यूई के आसपास के गज अचानक बदल गए। उनमें से लगभग 30% बेवजह तीव्र हो गए। वांग क्यूई केवल एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दे सकता था। आसपास के सभी लोगों के लिए गणना के मास्टर के कार्यों ने निस्संदेह यह बताया कि यह आदमी अब से हमारे लोगों में से एक होने जा रहा है। एक निर्वासित अमर की भूमिका में फंस गया। वांग क्यूई ने मूल रूप से अपनी खुद की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के साधन के रूप में गेटिंग संप्रदाय का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इसे ओवरडोन कर चुका था। गेटिंग संप्रदाय के साथ उनकी लोकप्रियता अधिकतम हो गई थी, लेकिन जोंगली संप्रदाय सहित ली सेट के साथ उनकी अनुकूलता बहुत अच्छी तरह से नकारात्मकता में शामिल हो सकती है। यह उसका इरादा नहीं था। 21वीं सदी में पृथ्वी के गणित ने गोटिंगेन स्कूल की उपलब्धियों पर विकसित किया था, जिससे वह उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध महसूस कर रहा था, लेकिन उनकी नींव पर निर्माण और पूर्ण विरासत को पूरा करना दो अलग अलग मामले थे। यदि वह अपनी पिछली उपलब्धियों का उपयोग करना चाहता था तो एक दिन वह अनिवार्य रूप से प्राप्त संप्रदाय के साथ भाग लेना होगा। शायद वह गणना के मास्टर के सपने को चकनाचूर कर देगा। गणित के प्रभु और गणना के मास्टर दोनों के साथ बातचीत करने के बाद दो अद्वितीय विशेषज्ञ वांग क्यूई के ध्यान का स्तर एक और पायदान पर चढ़ गया। अंत में वानफा संप्रदाय के भीतर वांग क्यूई के कुछ परिचितों में से एक दिखाई दिया। बाओ शियाया ने इनायत से चले गए और वांग क्यूई के बगल में बैठ गए, बिना उसे अभिवादन किए। उसकी भौंह और आंखें अभी भी जैसे कि उसने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। वांग क्यूई ने लापरवाही से उसके कंधे को थप्पड़ मारा। जूनियर बहन, क्या गलत है? वह आपके चेहरे पर क्यों दिखता है? बाओ जियाया को लग रहा था कि वह अपने शुरुआती अहंकार पर लौट आया है। यह कुछ भी नहीं है। दुखी? बेशक मैं एक मूर्ख के लिए खेलकर खुश नहीं हूं। वांग क्यूई जोर से हंसे। आहा, मजाक करना बंद करो। कौन तुम्हें खेलने की हिम्मत करेगा? वांग क्यूई को घूरते हुए बाओ शियाया चुप रहा। वांग क्यूई को दोषी लगा। वह अच्छा, आज तक मैंने एक भी मूल्यवान पेपर प्रकाशित नहीं किया है। बाओ जियाया का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और चेन यूजिया की तुलना में 3 डिग्री ठंडा था। मुझे लगा कि मैं उस पल के लिए तैयार था। यह सिर्फ घर का खिंचाव था, लेकिन फिर आप गायब हो गए, हवा में लटकते हुए एक आधार के हुए गणना को पीछे छोड़ दिया। खांसी उसके लिए एक कारण है। हाँ, यह गणित की नींव की भव्यता है, जिससे बड़ी संख्या कानून पूरी तरह से महत्वहीन लगता है। वांग क्यूई हताश। अपने दांतों को जमीन पर रखें। मैं आपको यह कैसे समझा सकता हूँ? मुझे हाल ही में बड़ी संख्या के कानून और संभावना के ऐसे अन्य क्षेत्रों के साथ कुछ भी करने से बचना है। क्यों? बेशक ऋषि बाईजी के साथ करी एहसान करने के लिए सुजुन्यू कहीं से भी बाहर निकला। कई महीनों तक उसे नहीं देखने के बाद वानफा संप्रदाय के इस सच्चे उत्तराधिकारी ने नींव की स्थापना के देर से चरणों में कदम रखा था और केवल नींव स्थापना पूर्णता से दूर एक बाल की चौड़ाई थी। ऐसा लगता था कि वह अपने संचित ज्ञान को खेती में परिवर्तित कर रहा था। वह बिना किसी आरक्षण के वांग क्यूई के बगल में नीचे गिर गया और बाओ जियाओया से कहा, हालांकि ऋषि बड़ी संख्या कानून का खोज करता है, वह वास्तव में संभावनाओं को सबसे ज्यादा घृणा करता है। वह मानता है कि संभावना हमारे आधेड़ हुए अध्ययन से उत्पन्न होने वाली एक अस्थिर अवधारणा है। अगर हमारे एल्गोरिदम पर्याप्त रूप से परिष्कृत हैं और उन्हें संलग्न करना चाहिए तो। लेकिन वह बिग नंबर कानून का खोज करता है। बाओ जियाया ने आह भरी। लेकिन फिर उसने तुरंत पूछा, वरिष्ठ भाई वांग के साथ क्या करना है? क्या आप घने हैं? सुजुन्यू ने अपना सिर हिला दिया। ऋषि इस दाव विरूपण साक्ष्य पुरस्कार में सबसे शक्तिशाली और आधिकारिक न्यायाधीश हैं। केवल आपके दो बूढ़े लोगों के पास उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका है। वांग क्यूई को एक तंग जगह से बाहर निकालने में मदद करने के बाद सुजुन्यू ने उसे देखा और अपनी जीभ पर क्लिक किया, जिसके बारे में बोलते हुए, आपने इन पिछले कुछ महीनों में काफी बदल दिया है। आप तेजी से खेती कर रहे हैं, वरिष्ठ भाई। सुजुन्यू ने अपना सिर हिला दिया। मैं अपनी खुद की स्थिति को सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी खेती आपकी तुलना में धीमी नहीं है, लेकिन यह तलवार के लिए जरूरी नहीं है। आधे साल पहले मैं आपको हरा सकता था, यहाँ तक कि जब आप क्यूई की खेती के मध्य चरण में थे, तब भी मैं क्यूई की खेती के शुरुआती चरण का उपयोग कर रहा था।
अब भी भले ही मैं अपने मन को क्यूई की खेती को दबाऊं, मैं यह नहीं कर सकता था, मैं यह नहीं कर सकता था कि मैं नहीं कर सकता। उन्होंने अचानक अपनी आवाज कम कर दी। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या जेंटिन से एक लापरवाह कल्टीवेटर है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया। एक है, लेकिन मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता कि कौन है। इससे पहले कि निर्वासित अमर के संदेह को साफ कर दिया गया था, वांग क्यूई को अभी भी अमर गठबंधन का एक अंदरूनी सूत्र नहीं माना जा सकता था। फेंग लोई का व्यवहार कुछ हद तक सुरक्षा संरक्षण नियमों के उल्लंघन में था, इसलिए मार्गदर्शन वांग क्यूई को गुप्त रखना पड़ा। योग रहस्य रखते हुए कैसे के बारे में हम इस खत्म होने के बाद कुछ राउंड खेलते हैं, बस हम दोनों। जरूर, जब तक आप केवल अपने आधे मैना का उपयोग करते हैं। अंत में बाओ जियाया धैर्य से बाहर भाग गया। उसने वांग क्यूई से पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आप अभी भी बड़े नंबर के कानून के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, वांग क्यूई ने दृढ़ता से कहा। जेंटिन से लाभान्वित होने के बाद उन्हें अब योग्यता बिंदुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और उन्हें कुछ शोध पसंद थे। संभावना शेंजो के खेती करने वालों द्वारा पसंद नहीं की गई थी, लेकिन यह सूक्ष्मकण आंदोलनों के अध्ययन के लिए उपयोगी था, जो चेन फेंग के शोध के लिए उपयोगी है, और चेन यूजिया एक सफलता बनाने के लिए इस पर निर्भर था। इसलिए वांग क्यूई के लिए इस पर काम करना जारी रखना बहुत आवश्यक था। मैं सिर्फ इतना महान और निस्वार्थ हूं। जबकि वे तीनों लापरवाही से चैट कर रहे थे, अन्य वानफा संप्रदाय की खेती करने वालों ने अपने स्थानों को खोजने, समूह बनाने और बैठने लगे। फिर निष्क्रिय बातचीत की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। जब मधुर घंटी बजती थी, तो एक आदमी सभागार के उच्च स्तर पर दिखाई दिया। वह आदमी दुबला और लंबा था, एक सुरुचिपूर्ण और अलग हवा को बाहर निकाल रहा था, खुद को एक पारगमन अनुग्रह के साथ पकड़े हुए था। हरे रंग के लुटेरे में कपड़े पहने हुए, लंबे बालों के साथ उसकी पीठ के नीचे और एक हरी दाढ़ी नीचे लटका हुआ था। वह हजार तंत्र मंडप से स्वर्गीय बड़े दायरे के बड़े जी ट्यूरिंग के अलावा और कोई नहीं था। यह पहली बार था जब वांग क्यूई ने इस जीवित लापरवाह महान कल्टीवेटर को देखा था, उनमें से एक जिनकी उपलब्धियां शेंजो के लापरवाह में उनकी पृथ्वी के बराबर से थोड़ी कम थीं। एलन ट्यूरिंग 20वीं शताब्दी के प्रमुख गणितज्ञों में से एक थे, गोडेल के साथ समूल्य पर, लेकिन मास्टर ट्यूरिंग इसके बजाय फ्रिंज पर थोड़ा अस्पष्ट अंकगणितीय था। मास्टर ट्यूरिंग ने पहले गणित में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और गणित के प्रभु और गणना के मास्टर के बीच बहस पर कुछ सूक्ष्म टिप्पणियां की। उनकी निम्नलिखित टिप्पणी कुछ नियमित रूप से पठार थी। वांग क्यूई और उनके साथियों को इन औपचारिकताओं में दिलचस्पी नहीं थी और कम आवाजों में अन्य विषयों के बारे में बात करना जारी रखा। वांग क्यूई ने चुपचाप शिकायत की, मैं वास्तव में नहीं जानता कि निमंत्रण ने क्यों कहा कि मैं 2 लोगों को ला सकता हूं, लेकिन फिर उन लोगों को फिर से लाया जो मैं परिधि में लाया था। आपको नहीं पता कि यह मेरे लिए कितना अजीब था, आप लोगों को दिखाने के बिना। यह एक शोफ कदम है। वानफा संप्रदाय के अनुसार जितने अधिक लोग इस बारे में जानते हैं, बेहतर है। शुरू में 10,000 अमर इल्यूजन रेलम का लाइव प्रसारण नहीं था, इसलिए उन्हें प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने के लिए मेहमानों को आमंत्रित करने पर भरोसा करना पड़ा। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 404 से 156 डाउ जेड की तलाश, पहली सदस्यता पर 500 से अधिक की बधाई दिखाते हुए वांग क्यूई ने ऊपर की ओर देखा। वास्तव में स्पिरिट लाइट मिरर और अन्य जादू की कलाकृतियों को रिकॉर्डिंग करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य जादू की कलाकृतियों को ध्यान में रखते हुए, ये उपकरण जो पहले से ही 10,000 अमर इल्यूजन रेलम से जुड़े थे, वास्तविक समय में शेंजो में असंख्य कल्टीवेटिव के लिए यहां हो रही सब कुछ प्रसारित कर रहे थे। इस बारे में सोचते हुए वांग क्यूई ने निराशा में आह भरी। इस ब्रह्मांड के भौतिक नियमों ने तकनीकी ब्लैक बॉक्स के निर्माण की बहुत सुविधा प्रदान की। शेंजो की सैद्धांतिक प्रणाली पृथ्वी के समान थी, फिर भी उनके प्रौद्योगिकी के पेड़ बहुत अलग तरीके से चढ़ गए थे। कंप्यूटर और इंटरनेट वास्तव में टेलीफोन और टेलीविजन से पहले दिखाई दिए थे। यदि कोई परिपक्व मीडिया प्रणाली होती, तो वह रात भर प्रसिद्ध हो सकता था। सुजुन्यू ने इन उपकरणों को बहुत पहले देखा था। यह देखकर कि वांग क्यूई ने कैमरों को देखा था, वह हंसते हुए और कहा, अब आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या ले रहे हैं, क्या आप नहीं? वांग क्यूई के कान ऊपर उठे, अंदर की जानकारी। बाईजी भगवान मोनार्क एक न्यायाधीश हैं और सुजुन्यू बाईजी भगवान मोनार्क के शिष्य हैं। वांग क्यूई यह विश्वास नहीं करने वाला पहला व्यक्ति था अगर किसी ने कहा कि सुजुन्यू के पास जानकारी के अंदर नहीं है। बधाई बधाई बधाई। इस तरह की सफलता हासिल करने से पहले, आप पूरी तरह से विकसित होने से पहले, आप वास्तव में अद्वितीय हैं, सुजुन्यू ने एक कम चतुराई के साथ कहा। बाओ शियाओया ने एक छोटी तेज चीख को छोड़ दिया, असली के लिए। वरिष्ठ भाई बधाई। असंतुष्ट सुजुन्यू ने कहा, आपके रिश्तेदारों ने बहुत सारे दाव कलाकृतियों के पुरस्कार जीते हैं, इस तरह के उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है। दाव आर्टिफैक्ट अवार्ड, एक अंकगणितीय के लिए सर्वोच्च सम्मान। बाओ शियाया की अभिव्यक्ति व्यावहारिक रूप से प्रभावित थी। शायद उसकी आवाज की मात्रा थोड़ी अधिक थी और आसपास के खेती करने वालों ने नाराज होकर अपने तरीके से नाराज हो गए। वांग क्यूई ने अचानक अपने शरीर पर एक ठंड महसूस की। इस दुनिया में चट्टान मार सकता था। चेन फेंग ने कहा था कि ऑप्टिक तंत्रिका सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, जिससे आंखों को भ्रम की तकनीक के लिए हाथों की तुलना में अधिक अनुकूल बना दिया गया है। वांग क्यूई के शरीर से असुविधा को दूर करते हुए सुजुन्यू के हाथों से एक बेहोश नीली चमक निकली। वांग क्यूई ने भ्रम में पूछा, यहाँ कोई क्यों होगा, एक कदम उठाएगा? यह अभिनय करने के बारे में नहीं है। यदि कोई अपने दिल में तीव्र गुस्से को परेशान करता है, तो उनकी आत्मा एक विशेष उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करती है। आंखों के प्रक्षेपण के साथ आपके शरीर को प्रभावित करने के लिए दृष्टि की रेखा के बाद यह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया माना जाएगा। सुजुन्यू ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने ऊपर की आत्मा प्रकाश दर्पणों को देखा है, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि आप क्या अभिनय करते हैं। वांग क्यूई ने अपना चेहरा खरोंच दिया, वास्तव में समझ में नहीं आता। उस समय एक प्राइमर्डियल स्पिरिट मास्टर ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए जूनियर्स की उत्सुकता पर ध्यान दिया था। किसी ने एक गहरा बल उत्सर्जित किया जिसने कई लोगों के मामूली आंदोलनों को अलग कर दिया। सुजुन्यू ने अपने हाथों से आत्मा की रोशनी को तितर बितर कर दिया और एक आदमी की ओर इशारा किया, जो एक कटिंग टोन में बोलते हुए, उस आदमी को देखो, तुम उसे देखते हो। आदमी उस पर किसी की टकटकी महसूस कर रहा है। अपने सिर को मोड़ने से पहले तीनों पर दुर्भावनापूर्ण रूप से घबरा गया। सुजुन्यू हंसते हुए, बस इस आदमी ने 10 साल के लिए अपनी खुद की खेती को डाउ आर्टिफैक्ट अवार्ड में एक शॉट के लिए दबा दिया था। सभी के लिए केवल प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज के नीचे काश्तकारियों को सम्मानित किया गया था। एक कुलीन व्यवसायी आमतौर पर मानव दुनिया में 3 चरणों में लगभग 20 साल बिताता है और डीओ कलाकृति पुरस्कार हर 20 साल में दिया जाता है। वानफा संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों के पास इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अपने जीवनकाल में केवल एक मौका है। टीएसके यह सोचने के लिए कि वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की नजर डालता है, फिर भी युवा की हमारी सभा में शामिल होने के लिए गाल है। वांग क्यूई ने उस तरह के किसी व्यक्ति के सौजन्य से बात की।
10 साल की चुप्पी, एक ही उपलब्धि के साथ दुनिया को अचेत करने की उम्मीद है। केवल एक अप्रत्याशित चुनौती से आधे रास्ते को विफल कर दिया गया, जिससे दमन के उस दशक को निरर्थक बना दिया गया। यह गंभीर था। एक बार फिर बाओ आया और सुजुन्यू को संबोधित करते हुए वांग क्यूई ने कहा, आप दोनों, यह अच्छा है कि मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता था। यह वास्तव में बहुत अच्छा है कि हम सभी अभी भी एक साथ खुशी से खेल सकते हैं। बाओ शियाया मुस्कुराया, लेकिन सुजुन्यू ने कहा, पीएच, क्या आप मुझे कम आंक रहे हैं? आपके वरिष्ठ भाई को भी नामांकित किया गया था। ठीक है। वांग क्यूई को अचंभित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सुजुन्यू बाइजी गॉड मोनार्क के साथ आए थे। उसे समझाने के लिए सुजुन्यू ने वांग क्यूई के सिर को चारों ओर खींच लिया, जिसमें भीड़ के बीच लाल रंग में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखो देखो, मेरे पास किसी को लाने के लिए योग्यता है। सीनियर सिस्टर जियान, वांग क्यूई तुरंत समझ गया। पिछले जीवन से ज्ञान के साथ एक दोस्त के सम्मान को देखकर खुश होने के लिए कुछ नहीं था। बाओ जियाया अजीब माहौल को तोड़ना चाहते थे। आपके पेपर का शीर्षक क्या है, वरिष्ठ भाई सु? अनिश्चित काल की रणनीति, एल्गोरिथम और वर्तनी प्रदर्शन की कार्यप्रणाली। सुजुन्यू ने अचानक वांग क्यूई के कंधे के चारों ओर अपनी बाह को मारते हुए अपने इत्मीनान से निंदनीय को फिर से हासिल कर लिया। अप्रासंगिक चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया कि कोई भी मेरे लिए एक खेल है। वांग क्यूई ने एक छोटी सी आह भरी, जिससे सुजुन्यू की दयालुता को स्वीकार किया गया। एक खेल हो, एक गणितज्ञ के लिए वास्तव में एक खेल के रूप में ऐसी चीज नहीं है। संभाव्यता सिद्धांत की तरह, जो अपनी स्थापना में केवल जुआ में जीतने के लिए निश्चित तरीकों पर शोध करने के बारे में था। उस समय लंबा प्रस्ताव अंत में समाप्त हो गया। मास्टर ट्यूरिंग ने अपने आंकड़े को छुपाया और इसके बाद एक और बड़े ने मंच लिया। उच्च नाक और नीली आंखों के साथ वह एक बर्बर का रूप था, और वास्तव में यह बाइजी भगवान मोनार्क था जिसे उन्होंने पहले देखा था। हाईलाइट शुरू होने वाला था। सभी वानफा संप्रदाय के शिष्यों ने सीधा किया, उस अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेशक कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के अपवाद के साथ जानकारी के लिए निजी। मेरा मानना है कि हर कोई आज के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानता है। बाइजी गॉड मोनार्क की आवाज ने पूरे हॉल में एक ध्वनि प्रवर्धन मंत्र की आवश्यकता के बिना पूरे हॉल में श्रव्य। इस वर्ष को वास्तव में ट्यूमर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गणित की बहुत नींद के बारे में एक बहस को देखा जा सकता है। पूरे हॉल में एक साथ हांफते हुए, उनमें से आश्चर्य, ईर्ष्या और उत्साह थे। फिर भी यह वह युवा व्यक्ति है जिसने स्वर्ग के डीएओ के साथ गणना की कला की एकता का प्रदर्शन करते हुए हमारे गणित की पूर्णता की स्थापना की है। इस तरह की उपलब्धि निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज की जाने वाली है। इस कारण से वानफा संप्रदाय द्वारा निर्णय के बाद हम इस युवा व्यक्ति को डाउ आर्टिफैक्ट के लिए तैयार करेंगे। वानफा संप्रदाय के सच्चे शिष्य वांग क्यूई, एक प्रतिभा की अवधारणाओं के साथ उन्होंने गणित के लिए एक ठोस आधार बनाया है। वांग क्यूई, कृपया मंच पर आएं। मो झेनजेन और हुआंग फुलियान ने वांग क्यूई को देखा, यह महसूस करते हुए कि वे ऐसा महसूस करने लगे थे कि वे मुश्किल से इस दोस्त को जानते थे, जो दिव्य राजधानी से एक बाहरी शिष्य भी था। दूसरी तरफ जियांग क्यूई की आंखों में एक जटिल रूप था। वास्तव में वे दोनों इतने मजबूत हैं, जीनियस के साथ होना हमेशा एक को इतना ही महसूस करता है। जब वांग क्यूई खड़ा हुआ तो पूरा हॉल चुप हो गया। बाओ शियाया ने अपना हिस्सा अच्छी तरह से खेलते हुए अपने हाथों को ताली बजाना शुरू कर दिया और फिर विरल की तालियां बजाईं। जब तक वांग क्यूई मंच पर पहुंच गया, तब तक कार्यक्रम स्थल में तालियां एक निरंतर लहर में बदल गईं। बाइजी गॉड मोनार्क ने तालियों को खारिज कर दिया और फिर उसके पीछे एक ग्रैंड मास्टर के हाथों से एक ब्रोकेट बॉक्स लिया, उसे वांग क्यूई के हाथों में रख दिया। मैं आपको अपने शिल्प कौशल के गुणों का सम्मान करने के लिए डाउ जेड के साथ पेश करता हूं। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति एक पल में आश्चर्यजनक रूप से जीवंत हो गई। ठीक है, दानव कबीले के खंडहर में एक हेटेरोडॉक्स दानव प्रतिमा का पता लगाना, इसलिए अमर गठबंधन बनाने वाला एक डाउ जेड बनाने से समझा गया था। ठीक है, क्या इस दुनिया में एक दिव्य पेड़ है? बाइजी भगवान मोनार्क वांग क्यूई की अभिव्यक्ति में परिवर्तन से बेखबर उनसे बात की। वांग क्यूई, अब अपने साथी शिष्यों को देखते हुए, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? बाइजी गॉड मोनार्क ने एक तरफ कदम रखा, जिससे वांग क्यूई मंच पर सबसे आगे ले जाया गया। वांग क्यूई ने खुद की रचना की और पूरी तरह से बात की। स्वयं सिद्धों के दृष्टिकोण से गणित सार रूपों के रूप में प्रकट होता है, गणितीय संरचनाओं का एक गोदाम। यह भी प्रतीत होता है कि अनुभवात्मक वास्तविकता खुद को इन रूपों को फिट करती है, जैसे कि वे कस्टम निर्मित थे। स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही कंक्रीट के माध्यम से समझ में नहीं आता है। रूप और वे जो शक्ति प्रकट करते हैं, नई व्याख्याओं के लिए स्वीकृति में आसानी के साथ और अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर करने के लिए, यह गणित की मेरी अवधारणा है। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आप किडियन कॉम पर अपने सिफारिश के वोट और मासिक टिकट डालने के लिए स्वागत करते हैं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता, कृपया एमकेडीएन कॉम पर पढ़ें। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 405 से 157 एक नया पृष्ठ। वर्तमान में एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ गणित के क्षेत्र को संबोधित करना शुरू से ही दुर्गम कठिनाइयों के साथ स्वाभाविक रूप से भयावह लगता है, क्योंकि इसका विषय व्यापक, जटिल और कभी-कभी बदल रहा है। गणित के अन्य सभी क्षेत्रों की तरह वानफा संप्रदाय की स्थापना के बाद से अंकगणितीय और संबंधित गणितीय प्रकाशनों की संख्या काफी बढ़ गई है। यह एक प्राचीन मुद्दा है। हजार तंत्र मंडप के मंच पर वांग क्यूई ने स्पष्ट रूप से बात की। जैसे ही गणित की अवधारणा अंकुरित हुई, हमारे पूर्ववर्तियों ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था। वास्तव में लागू गणितों को अलग करते हुए ज्यामिति और अंकगणित की उत्पत्ति में हमेशा एक द्वंद्व रहा है। अंकगणित शुरू में असतत मात्रा के बारे में गणित की एक शाखा थी, जबकि ज्यामिति ने हमेशा से निपटने के लिए तैयार किया है। सटीक रूप से तर्कहीन संख्याओं की खोज, जो गणित के इस क्षेत्र को एकजुट करने के लिए प्रारंभिक प्रयासों का कारण बना, विशेष रूप से मध्य युग के दौरान प्राचीन पृथक्करण संप्रदाय द्वारा अंकगणितीयकरण विफल होने के लिए। यह सच्चा विचार था, बोरबकी स्कूल का सच्चा कार्यक्रम, न कि केवल एक फ्रेमवर्क जो कि गणना 11 बाइचे के मास्टर द्वारा उधार लिया गया था, लेकिन नए संरचनावादी गणित चक्कर महसूस करने वाले पहले स्थान पर मौजूद अन्य संप्रदायों के मेहमान थे। गणित में उनकी दक्षता बहुत गहरी नहीं थी और वे शायद ही जोंगली संप्रदाय और सेट अंकगणितीय मार्ग के बीच विवाद के बारे में जानते थे। जियांग क्यूई ने वांग क्यूई को एक अकथनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसके दिमाग में वांग क्यूई अभी भी एक साल पहले अज्ञानी युवा थे, जो युवा शिष्यों के बीच कुछ हद तक प्रभावशाली थे, लेकिन अब दुनिया में वह किस बारे में बात कर रहा था? क्या वह उस कमीने जुनेऊ की तरह ही हो गया है? हालांकि वानफा संप्रदाय से अंकगणनों के भाव धीरे धीरे बदल गए। जेंटिंग संप्रदाय के अंकगणनों ने सर्वसम्मति से अपने हाल के पत्रों में विचार की एक उपन्यास लाइन प्रदर्शित की थी, जिसमें गणित को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया था। अब तक अधिकांश शानदार गणितज्ञों ने इस नए दृष्टिकोण को समझ लिया था, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करने की क्षमता का अभाव था।
कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि जेंटिंग संप्रदाय के कुछ महान गणितज्ञ ने एक प्रोग्रामेटिक पेपर लिखा था या नए मार्गदर्शक विचारों का प्रस्ताव करते हुए एक आंतरिक भाषण दिया था। और क्या ये शब्द वांग क्यूई अब बोल रहे थे वह पौराणिक कार्यक्रम? उनका भाषण तार्किक रूप से सुसंगत और अच्छी तरह से संरचित था, निश्चित रूप से कुछ अस्पष्ट विचार या प्रेरणा नहीं। उसने यह कहां से प्राप्त किया था? वास्तव में जेंटिंग संप्रदाय के साथ उसका संबंध क्या था और गणना के मास्टर के साथ 11 बाइचे? क्या वह औपचारिक रूप से जेंटिंग संप्रदाय का शिष्य बन गया था? ग्रैंड मास्टर सभी ने शी ने एक समान रूप से शी बाच की ओर देखा, जो हॉल के केंद्र में खड़े होकर पूर्व संप्रदाय नेता के चेहरे से कुछ देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एक अधिक सरल गणितज्ञ जैसे कि गणित लॉर्ड पैंगजियाई ने वांग क्यूई को पहेली के साथ देखा। यह शी बाच का रास्ता नहीं है, नहीं, यह एक कंकाल साझा करता है जो हाल के कागजात के साथ जेंटिंग से है, लेकिन इसका मांस और रक्त, इसकी आत्मा शी बाच से अलग है। क्या शी बाच के लिए अचानक अपना रास्ता छोड़ देना और इसे लेना असंभव है? क्या यह एक ऐसा रास्ता है जिसे बच्चे ने शी बाच के ढांचे का उपयोग करके प्रस्तावित किया है? या यह है? इस बीच शी बाच और फेंग लोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। फेंग लोई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वह अभी भी अपने रास्ते पर बनी हुई है। जरूरी नहीं कि यह गलत है। इसके अलावा वह जिस मार्ग को स्वाभाविक रूप से हमारी ओर ले जा रहा है और यह उस रास्ते को पूरक कर सकता है जो हम वर्तमान में अनुसरण कर रहे हैं, 11 बाइचे ने गैर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। वह विशेष रूप से वांग क्यूई के सिद्धांत का शौकीन नहीं था, लेकिन गणित भगवान इसे और भी अधिक नापसंद करेगा। उस क्षण में वांग क्यूई ने गणित में एक और विषय शोध के तरीकों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। पिछले अंकगणितीय व्यक्ति केवल अपने स्वयं के संकीर्ण डोमेन के भीतर विशेष समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनके बीच समानताओं का पता लगाने की भी आवश्यकता है जो गणित की एकता है। विभिन्न क्षेत्रों से निकटता से संबंधित है, जबकि अधिक अलग थलग समस्याएं अक्सर बहुत कम महत्व रखते हैं। बोरबकी स्कूल के गणितज्ञ डाइडोचे ने एक बार गणितीय समस्याओं को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, अर्थात बिना समस्याएं, बिना किसी एक्सटेंशन के समस्याएं, आंतरिक रूप से अर्थहीन समस्याएं जो अनुसंधान के दौरान नए तरीके उत्पन्न करती हैं, समस्याएं जो सामान्य सिद्धांतों को उत्पन्न करती हैं, निंदनीय क्षेत्रों से समस्याएं और अर्थहीन समस्याएं। इनमें से पहले और दूसरे प्रकार के अलग थलग हैं और गणित के समग्र क्षेत्र से बहुत कम संबंध हैं, यहां तक कि अगर हल किया जाता है तो वे शायद ही किसी संपूर्ण रूप से गणित के विकास को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे प्रकार, हालांकि अलग थलग रिजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान नए गणितीय तरीकों को उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग अन्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में मूल्यवान समस्याएं जो पूरे गणितीय प्रणाली को आगे बढ़ा सकती हैं, वे अभी भी चौथे और पांचवें प्रकार हैं। यह सुनकर फेंग लोई ने कड़वा रूप से चुटकी ली। इसके अलावा यह बच्चा कुछ संकीर्ण दिमाग वाला है, सीधे चेन जिंगजुन के रास्ते को नकारता है। उज्ज्वल मोती गणना, गोल्डबैक अनुमान, ठीक एक विशिष्ट तीसरी प्रकार की समस्या है। यह पृथक गणितीय सिद्धांत भले ही साबित हो, संख्या सिद्धांत को काफी बढ़ावा नहीं देगा। क्या यह अभी भी चेन कबीले की सिंगिंग विधि के महत्व की पुष्टि नहीं करता है? शी बाच ने हल्के से मुस्कुराया। मैंने इन चीजों के बारे में सोचा है, आपके पास भी है, और यहाँ तक कि सम्मानित एल्डर गांवसी ने भी कुछ इसी तरह का उल्लेख किया है, और यहाँ तक कि श्री पंग पर भी ये विचार हैं। इस बच्चे ने व्यवस्थित रूप से समान विचारों को व्यक्त किया है। बोरबकी स्कूल के गणितज्ञों की 2 पीढ़ियों की खोज आधी सदी में फैले, यदि विस्तृत हो तो पूरा होने में 1 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर केवल एक साधारण प्रवचन की आवश्यकता है तो यह कुछ ऐसा है जिस पर संक्षेप में चर्चा की जा सकती है। जल्द ही वांग क्यूई ने निष्कर्ष निकाला, शब्द फॉर्म केवल इस संदर्भ में हमें स्वयंसिद्ध दृष्टिकोण औपचारिकता को कॉल करने की अनुमति देता है। यह गणित के लिए एकता को औपचारिक तर्क के माध्यम से नहीं बल्कि कंकाल के माध्यम से, यह अपनी संपूर्णता में कार्बनिक विकास प्रक्रिया में नकारात्मक एंट्रापी है जो कि एक अनुकूल और विपुल की तलाश में डाउ कलाकृतियों की तलाश है। पूरी तरह से चुप्पी में वांग क्यूई ने मंच से नीचे कदम रखा। एक लंबे समय के बाद शी बाच ने धीरे से ताली बजाई, बहुत प्रभावशाली। उनके नेतृत्व के बाद हॉल में काश्तकारों ने विरल तालियां दी, लेकिन अब तक कोई भी इस बारे में चिंतित नहीं था। शायद वे पहले से ही स्पष्ट रूप से महसूस कर चुके थे कि शेंजो का गणित एक नया पृष्ठ बदलने वाला था। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम का आनंद लेते हैं तो हम आपको KDN कॉम पर वोट करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया KDN कॉम पर पढ़े। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 406 से 158 भोज के बाद वांग क्यूई ने बोलना समाप्त कर दिया और बाई जी गॉड मोनार्क ने कुछ अनिवार्य शब्द कहा। फिर पूर्णता का भोज वास्तव में एक शुद्ध उत्सव बन गया। पुरस्कार समारोह के समापन के बाद अधिकांश वानफा संप्रदाय की कल्टीवेटर एक फ्लैश में गायब हो गए, बिना किसी प्रेस के छोड़ दिया। एक गणितज्ञ का समय हमेशा कीमती होता है, विशेष रूप से सिर्फ एक मूल्यवान प्रस्तुति को सुनने के बाद, क्योंकि प्रेरणा लगातार बह रही थी। यहाँ तक कि उन अंकगणितियों के अनुसंधान क्षेत्र वांग क्यूई से दूर कर दिए गए थे, उन्हें सादृश्य द्वारा आत्मज्ञान की भावना महसूस हुई। वे अपने शांत कमरे में छेद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, एक गणित की किताब और ड्राफ्ट पेपर पकड़े हुए अकेले गहरे विचार में खो गए। वांग क्यूई शुरू में इस बारे में प्रसन्न था। इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने वाले अधिक अंकगणितीय बोरबकी स्कूल के विचार का अधिक प्रभाव। यहाँ तक कि अगर ये लोग केवल इस महान परियोजना के किनारों पर चिपकाने में कामयाब रहे तो इसने अभी भी गणित को बढ़ावा दिया और बोरबकी स्कूल के सिद्धांतों को जल्द ही शेंजो में फिर से उभरने का कारण बनेगा। तब तक वांग क्यूई शेंजो गणित का उपयोग कर सकता है, जो इन गणितीय अध्ययनों से प्राप्त मार्शल आर्ट के साथ शेंजो अमरपथ के साथ एकीकृत रूप से एकीकृत किया जा सकता है, ताकि पृथ्वी के भौतिकी के अत्याधुनिक सिद्धांतों के लिए एक कौशल पेड़ को रेखांकित किया जा सके। हालांकि वांग क्यूई के मूड ने उस बत्तर के लिए एक मोड़ लिया जब उसने देखा कि यहाँ तक कि सुजुनु और बाओ जियाया भी छोड़ने का संकेत दे रहे थे। क्या इस तरह के भोजों के बाद का समय युवा लोगों के बाहर जाने और मजे करने के लिए नहीं है, और फिर लापरवाही से क्या हम मिलेंगे एक दूसरे से? आप दोनों को क्यों नहीं पता कि खुद का आनंद कैसे लें? वांग क्यूई ने जल्दी से उन दोनों को पकड़ लिया, फिर यह साबित करना शुरू कर दिया कि वह उन विचारों पर चर्चा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था जो उसने अभी व्यक्त किया था। राजी, सुजुनियो और बाओ जियाया ने अपना मन बदल दिया और वांग क्यूई के साथ गणित के बारे में बात करने के लिए रुक गए। हालांकि सुखद समय हमेशा अल्पकालिक होता है। जियांग क्यूई जल्द ही आ गया। उसने पहुंचते ही वांग क्यूई को सिर पर थपथपाया, आप बहुत कम बदमाश, बुरा नहीं। जियांग क्यूई पहला कल्टीवेटर वांग क्यूई मुलाकात हुई थी। वह अपनी वरिष्ठ बहन को देखकर भी खुश थे। वरिष्ठ बहन, क्या आप इस साल जिन्यू में नहीं थे? जियांग क्यूई ने सुजुनु को पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, इस मित्रहीन होमबॉडी को यहाँ बहुत शर्मिंदा होने के लिए कोई दोस्त नहीं मिला, इसलिए मैं उसके साथ आया था। उस समय वो चेंगदाओ और हुआंगफू लियान ने चला गया। परिचित होने के बाद वो चेंगदाओ ने आखिरकार एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया, चलो पहले देखते हैं कि डाओ जेड वास्तव में क्या दिखता है। वांग क्यूई ने एक अखरोट के आकार के जेड पेंडेंट का खुलासा करते हुए बॉक्स खोला।
लटकन के सामने सोने के यिन यांग याओ की गिनती की छड़ के साथ जड़ा हुआ था, जबकि रिवर्स को दाओ के चरित्र के साथ उत्कीर्ण किया गया था, जिसके बाद छोटे पाठ की एक पंक्ति थी, पूर्णता के कानून के साथ एक निर्दोष जमीन का निर्माण किया। इस जेड को थ्यू के लिए प्रस्तुत किया जाता है, कास्टिंग कलाकृतियों के पुण्य को सम्मानित करने के लिए। यह मांग दाओ जेड एक शीर्ष ग्रेड खजाना कलाकृतियों और उस पर एक सच्चा कैलकुलेटर था। ट्रेजर लेवल कैलकुलेटर एक कल्टीवेटर के लिए प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज का उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे, सुपर कंप्यूटर जैसे डेटा को संसाधित करने के लिए या मुख्य सर्वर के रूप में सुपर आंतरिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए एकदम सही। उल्लेख नहीं करने के लिए यह एक व्यक्तिगत कैलकुलेटर भी था। ट्रेजर लेवल पर्सनल कैलकुलेटर्स ने अमर गठबंधन प्रौद्योगिकी की सीमा का प्रतिनिधित्व किया। केवल बड़े अधिक उन्नत कैलकुलेटर इसे पार कर सकते हैं। वू चेंग दाओ ने बताया, दाओ जेड की तलाश हमेशा सबसे अत्याधुनिक कॉन्सेप्ट मशीन है, जो हमेशा तकनीकी चुनौतियों से भरी होती है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन को रोकती है, और फिर भी इसका प्रदर्शन उसी रैंक के कैलकुलेटर से भी अधिक मजबूत होता है। वह इससे बहुत परिचित था, क्योंकि यह हजार तंत्र मंडप का एक उत्पाद था। सुजुनियो की आंखें जलती हैं, क्या इस बात का कोई विशेष कार्य है? पिछले मांग वाले दाओ जेड को पहले से ही अपनी ओर से जादुई खजाने को निर्देशित करने का कार्य था, जैसे कि कुछ छोटे यांत्रिक जानवर जो सभी को व्यक्तिगत कैलकुलेटर के ज्ञान को सौंपा जा सकता है। यह पीढ़ी, अगर मुझे सही तरीके से याद है, तो स्वचालित स्पेलकास्टिंग को जोड़ा जाना चाहिए था। वू चेंग दाओ इन अत्याधुनिक गैजेट्स के बारे में बहुत निश्चित नहीं था। वह केवल हजार तंत्र मंडप के लिए निम्नस्तरीय कैलकुलेटर विकसित करने के प्रभारी थे, और अभी भी इस बारे में स्पष्ट नहीं थे कि डाकी टावर में उन तकनीकी पागल लोगों जिन्होंने लागत पर विचार नहीं किया, वे ऊपर थे। वांग क्यूई के हाथों में दाओ जेड की तलाश में एक स्वचालित स्पेलकास्टिंग सुविधा थी, जो धारक के मैना को इसके बजाय कमांड कर सकती है, स्वचालित रूप से मंत्र का निर्माण कर सकती है। यह कहा जाता है कि मंत्र के निर्माण के लिए ऐप अहम पथ रैंक के आवेदन को भी स्वचालित रूप से डाउनलोड किया जा सकता है। इस गैजेट की मेमोरी क्षमता को देखते हुए वांग क्यूई आसानी से एक बार में 3 से 500 डाउनलोड कर सकता है। इस सुविधा ने सुजुनियो को काफी ईर्ष्या और नाराजगी बना दिया। किसी न किसी के एकल कैलकुलेटर ने जादू की कलाकृतियों के अपने पूरे सेट की देखरेख की। उन्होंने तुरंत इस तरह के कैलकुलेटर की कीमत के बारे में वू चेंग दाओ से पूछताछ की। तब असामान्य रूप से जियांग क्यूई ने उसे अमीर टाइकून होने के लिए नहीं छेड़ दिया। स्वचालित रूप से मंत्र डालने के लिए ऐप्स डाउनलोड करने में सक्षम होने के नाते मैकेनिकल बीस्ट्स और अन्य मैजिक कलाकृतियों को कमांड करें, सरणी संरचनाओं की जल्दी से गणना करें, और अपनी कंप्यूटेशन पावर को उधार लेने के लिए अन्य कैलकुलेटर के साथ जुड़े, यह बस सबसे सही और सभी समावेश मैजिक आर्टिफैक्ट था। निम्नलिखित दिनों में वांग क्यूई ने वू चेंग दाओ के मार्गदर्शन के तहत कई छोटे यांत्रिक जानवरों को खरीदा या कस्टम ऑर्डर किया, जिससे उनकी टोही और लंबी दूरी की हमले की क्षमताओं में अंतराल को भर दिया गया। इन दिनों में उन्होंने बड़े पैमाने पर सुजुनियो, बाओ जियाया और यहां तक कि जियांग क्यूई के साथ स्पेयर किया, स्पेलक्राफ्ट में अंतर्दृष्टि साझा किया। जियांग क्यूई अब तलवारबंदी में वांग क्यूई के समान स्तर पर नहीं था, लेकिन उसकी विशेषता वर्तनी थी। मंत्रों की विविधता के संदर्भ में वांग क्यूई के दोस्तों में से कोई भी उससे मेल नहीं खा सकता था। उन्होंने स्पेलकास्टिंग रणनीति और स्पेल कॉम्बिनेशन के मामले में वांग क्यूई के क्षितिज को भी व्यापक बनाया। इस बीच बाओ जियाया लापरवाह महान कल्टीवेटर से मार्गदर्शन के साथ तलवारबाजी में वांग क्यूई से थोड़ा पीछे था, लेकिन उसे स्पेलक्राफ्ट में बाहर कर दिया। यह भी इन दिनों के दौरान था कि वांग क्यूई को सुजुनियो और वानफा संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी के बीच आवश्यक अंतर का एहसास हुआ, जिसे उन्होंने पहले हराया था। सुजुनियो के खिलाफ सामना करने पर वांग क्यूई के हर कदम को उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा अनुमानित लग रहा था, जबकि प्रतिद्वंद्वी के प्रत्येक कदम ने द्वंद्व को उसके लिए एक लाभप्रद स्थिति की ओर बढ़ाया। हालांकि इन कुछ दिनों में कुछ वानफा संप्रदाय शिष्य थे जिन्होंने वांग क्यूई को सक्रिय रूप से चुनौती दी थी। पूरा होने के भोज में अपने भाषण के बाद कई साथी संप्रदाय के सदस्यों ने अवचेतन रूप से उन्हें एक ग्रैंड मास्टर के रूप में माना, भले ही वह अभी भी केवल क्यूई खेती के चरण में थे। जिन लोगों ने क्रीम पफ टॉक के दौरान बोले गए शब्दों पर संदेह किया कि वे अपने स्वयं के नहीं थे, वांग क्यूई के बैकर्स से सावधान रहना शुरू कर दिया। बेशक एक अपवाद था। पूरा होने के भोज के दौरान एक मध्यम आयु वर्ग के सच्चे उत्तराधिकारी, जो सुजुनियो द्वारा भारी मजाक उड़ाया गया था, तीसरे दिन वांग क्यूई की तलाश में आया था। सबसे पहले उन्होंने वांग क्यूई की कमर पर दाओ जेड की तलाश में गौर से देखा, जैसे कि इसे अपनी आंखों में खोदने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने वांग क्यूई को एक घृणित मुस्कान के साथ देखा, आपने यह दौर जीता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग की बाधा को तोड़ने के बिना अमर दाओ की मात्रा के लिए कुछ भी नहीं। मैं आपके लिए प्राइमरी स्पिरिट के ऊपर इंतजार करूंगा, यदि आप कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने दाओ विरूपण साक्ष्य पुरस्कार के लिए 10 साल तक अपनी खेती को दबा दिया था। उन 10 वर्षों में उन्होंने गणित का गहराई से अध्ययन किया था और पहले से ही प्राइमर्डियल स्पिरिट का रास्ता ढूंढ लिया था। शायद 1 और 3 से 5 वर्षों में उन्होंने शुरू में प्राइमर्डियल स्पिरिट के जादुई डोमेन का गठन किया होगा, और फिर एक में झपट्टा मारकर स्वर्गीय अवरोध को तोड़ देगा। जैसा कि वांग क्यूई के लिए कभी भी एक निर्वासित अमर नहीं था, जिसने प्राइमर्डियल स्पिरिट हेवन बैरियर के पीछे कदम रखा था। वांग क्यूई ने इस उकसावे के बारे में गुस्सा नहीं किया, इसके बजाय वह काफी रुचि रखता था और उस वानफा संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी के नाम के बारे में सीखा था। अगर वह मुझे शून्य शोधन प्राप्त करता है या उसके सामने निर्वाण तक पहुंचता है, तो उसके पास किस तरह की अभिव्यक्ति होती है। वांग क्यूई ने कभी भी निर्वाण की दहलीज को पार करने की अपनी क्षमता पर संदेह नहीं किया। फिर एक और दिन बीत गया और वांग क्यूई ने भी स्पिरिट बोट में रिटर्न जर्नी में शामिल किया। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 407 से 160 भाइयों। वांग क्यूई ने कुछ भी नहीं के साथ दिव्य पूंजी छोड़ दी, लेकिन जब वह लौटा तो उसकी कमर से लटकाए गए अविभाज्य मूल्य का एक कीमती जेड फिर भी कुछ और नहीं बदला था। अनसुना, यह सिर्फ वांग क्यूई की इच्छाधारी सोच थी। कम से कम डिवाइन कैपिटल में कोई भी ऐसी खेती करने वाले पर विचार नहीं करेगा जिसने दाओ जेड साधारण को प्राप्त किया। जिस दिन वांग क्यूई लौटे, लियू यूंगसियांग दिव्य राजधानी के सभी बाहरी शिष्यों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आए। उनकी व्यवस्था को देखते हुए अगर उनके पास पर्याप्त लोग होते तो वे एक स्वागत योग्य जुलूस भी तैयार करते। अगले दिनों में वांग क्यूई ने बाओ जियाया को बहुत याद करना शुरू कर दिया। यह एकल दिमाग वाला साथी सभी प्रकार के परिष्कृत मामलों के सामने विशेष रूप से शांत था। प्रारंभ में जब वांग क्यूई मांगने वाले दाओ जेड के कार्यों की खोज कर रहा था, तो हर बार जब वह एक नई सुविधा की खोज करता था तो वह शांति से टिप्पणी करेगी, मेरे चाचा दादा के पास ऐसा भी था जो भी ऐसा कर सकता था, या ओह मैंने घर पर एक समान कैलकुलेटर देखा है। इसके विपरीत डिवाइन कैपिटल स्टेशन में साथी शिष्य बहुत उत्साही थे। वांग क्यूई को अपना अथक ध्यान आकर्षित करना था, चाहे वह खा रहा हो, पी रहा हो, स्नान कर रहा हो या खुद को राहत दे रहा हो। इसके अलावा ये फेलो अपनी गणितीय समस्याओं के साथ उसे चलाएंगे, चाहे वह वांग क्यूई की विशेषज्ञता का क्षेत्र हो। सबसे पहले यह सहनीय था, यहाँ तक कि वांग क्यूई के लिए थोड़ा चापलूसी, लेकिन समय के साथ यह असहनीय हो गया। सौभाग्य से चेन फेंग में अभी भी कुछ खाली कमरे थे।
अपने साथी शिष्यों के उत्साह से अभिभूत वांग क्यूई नए साल से पहले चेन यूजिया के अगले दरवाजे पर चले गए। सबसे कुलीन कल्टिवेटिव के रूप में चेन फेंग और चेन यूजिया अपेक्षाकृत दाओ जेड के प्रति अपेक्षाकृत उदासीन थे। हालांकि वहां रहने का मतलब अभी भी टियालिंग रिच से बाहरी शिष्यों द्वारा एक दुर्लभ जानवर की तरह व्यवहार किया जा रहा है, यह अभी भी वानफा संप्रदाय में रहने से बेहतर था। चंद्र 9 वर्ष तक चेन फेंग के अनुभवजन्य विभाग के कई चिकित्सकों ने छुट्टियों के लिए घर जाने के लिए आवेदन किया। चेन फेंग के शोध को जारी रखना मुश्किल था और नए अनुभवजन्य प्रूफ वर्कर्स की भर्ती के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जो प्रयास के लायक नहीं था। उन्होंने एक लंबी छुट्टी देने का फैसला किया और किसी को भी चंद्र महीने के 20वीं से पहले वापस आने की जरूरत नहीं थी। आचरण करने के लिए कोई बड़े पैमाने पर प्रयोगों के साथ चेन फेंग ने अपने अध्ययन लेखन पत्रों में छेद करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए साल की छुट्टियों के दौरान प्रारंभिक रिपोर्ट के रूप में अपने वर्तमान शोध को लिखने की योजना बनाई। वांग क्यूई के आश्चर्य के लिए चेन यूजिया ने भी नए साल के लिए घर जाने के कोई संकेत नहीं दिखाए। यह बस के रूप में अच्छी तरह से था, क्योंकि तीनों अवांछित लोग दिव्य राजधानी में इकट्ठा हो सकते थे और चुपचाप नए साल को एक साथ बिता सकते थे। अनसुने, यह अभी भी सिर्फ वांग क्यूई की इच्छाधारी सोच थी। जैसे ही चंद्र महीने का तीसरा दिन बीत गया, अप्रत्याशित आगंतुकों ने उसके शांतिपूर्ण जीवन को बाधित कर दिया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वांग क्यूई को दिव्य राजधानी के पास वानफा संप्रदाय के कई सच्चे उत्तराधिकारियों की पिटाई के बारे में सुना था, या क्योंकि उन्होंने सुना कि उन्होंने डीओ आर्टिफैक्ट अवार्ड जीता था? डिवाइन कैपिटल के स्थानीय काश्तकारों ने अचानक वांग क्यूई को गर्म कर दिया। उदाहरण के लिए डुबिन को लेते हुए यह युवा गुरु पूरी तरह से भूल गया था कि वांग क्यूई ने इमोर्टल इंस्टीट्यूट में उसका इलाज कितना बुरी तरह से किया था, और अब वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह और वांग क्यूई पुराने स्कूल के दोस्त थे, हर दूसरे दिन उसके पास जाते थे। तीनों की प्राथमिकताओं का पता लगाने के बाद वह अनगिनत उपहार लाने के लिए चेन फेंग को प्राचीन पुस्तकों के ढेर के साथ पेश करने और चेन यूजिया को विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के स्नैक्स देने के लिए चला गया। यह स्पष्ट नहीं था कि यह प्राचीन पुस्तकों के ढेर का प्रभाव था। डुबिन लाया गया, लेकिन चेन फेंग ने आश्चर्यजनक रूप से इस तरह के मध्यवर्ती कौशल काश्तकारियों के लिए कोई तिरस्कार नहीं दिखाया और यहां तक कि विनम्रता से उन्हें यार्ड में आमंत्रित किया। अन्य ईश्वरीय राजधानी कल्टिवेटर्स ने डुबिन के माध्यम से अपने कॉलिंग कार्ड और उपहार भी भेजे। वांग क्यूई इस घटना से हैरान था। तार्किक रूप से न तो चेन यूजिया और न ही चेन फेंग उससे कमजोर था, वे अकेले उसके प्रति इतने उत्साही क्यों थे? इस बारे में चेन फेंग ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। वे आधुनिक अमरपथ के मुख्य सर्कल पर ध्यान नहीं देंगे, और यहां तक कि अगर वे करते थे तो वे समझ नहीं पाएंगे। उनकी नजर में आप अभी भी एक स्वर परिभाषित प्रतिभा के साथ अमर को गायब कर रहे हैं, और आपके भौतिक गुण आधुनिक अमरपथ पर हैं, उतना ही अधिक वे आपके लिए दया महसूस करेंगे। इस स्पष्टीकरण ने वांग क्यूई को अवाक कर दिया। वह वास्तव में समझ में नहीं आया कि एक निर्वासित अमर होने के लिए मानक क्या था, क्यों उसके पास इतना शक्तिशाली प्रतिबंधात्मक बल था। लोगों को यह सुनिश्चित करने में सक्षम था कि उनके जैसे कोई एक महान गणितीय विद्वान प्राइमर्डियल भावना को प्राप्त नहीं कर सका। यहां तक कि उन्होंने चेन फेंग को अपनी आत्मा की जांच करने के लिए भी कहा था, लेकिन यांगशेन पैवेलियन के एक साथी कल्टिवेटर चेन फेंग ने महसूस किया कि वांग क्यूई की आत्मा अजीब थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि यह अमानवीय था। जब तक कोई किसी की आत्मा के अनुरूप सूत्रों को निकाल सकता है, तब तक आदिम आत्मा को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार यहां तक कि दानव कबीले, जिनकी आत्माएं मानव कबीले से बहुत अलग हैं, को आधुनिक खेती विधि के माध्यम से आदिम आत्मा को प्राप्त करने का अवसर मिला। क्या यह यांगशेन पैवेलियन के लापरवाह से एक बुरा मजाक हो सकता है, या वानफा संप्रदाय द्वारा दिया गया एक विशेष परीक्षण हो सकता है? वांग क्यूई को यह नहीं पता था कि इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही खुद को बहुत प्रत्यक्ष तरीके से पेश करेगा। पहले महीने के 9वें दिन डुबिन ने अचानक उनसे संपर्क किया, यह कहते हुए कि उन्हें उम्मीद है कि वांग क्यूई किसी से मिलेंगे। वांग क्यूई शुरू में मना करना चाहता था। एक बुजुर्ग के साथ घर खेलने का नाटक करना, जिसने खुद को कम करने के लिए एक बात की थी, लेकिन वह एक सामाजिक भोज में भाग लेने के लिए अपना कीमती समय कैसे बर्बाद कर सकता था? हालांकि वांग क्यूई की अंगूठी के अंदर के बेकार बूढ़े दादाजी ने अचानक जोर देकर कहा, वांग क्यूई से आग्रह किया कि वे दिव्य राजधानी में प्राचीन विधि के वंशजों के घेरे पर एक नजर डालें। वांग क्यूई यह नहीं बता सकता है कि क्या बूढ़े व्यक्ति ने सोचा था कि उसके पास एक नाजायज बच्चा है, या वह सिर्फ अपने साथी काश्तकारियों के वंशजों का मजाक उड़ाना चाहता है। बहरहाल बूढ़े व्यक्ति का कुछ उपयोग था, इसलिए वांग क्यूई उनके अनुरोध पर सहमत हो गया। डुबिन ने वांग क्यूई को आंगन से बाहर कर दिया और वे एक ईरानी घोड़े से खींची गई गाड़ी में सवार हो गए, जो लंबे समय तक गेट पर खड़ी थी। वांग क्यूई को यह समझ में नहीं आया कि उन्हें इस तरह के एक असहज वाहन में सवारी क्यों करनी थी। हालांकि गाड़ी खींचने वाले घोड़े कीमती नस्ल थे और गाड़ी कीमती लकड़ी से बनी थी। इसकी सरल संरचना अनिवार्य रूप से सीमित सदमे अवशोषित क्षमताओं का मतलब था। हालांकि चूंकि दिव्य राजधानी ने उड़ान को प्रतिबंधित नहीं किया था और कई लोग थे, पैदल चलते हुए बहुत प्रतिबंधित था, और वहां दौड़ना गाड़ी से यात्रा करने की तुलना में तेज नहीं हो सकता है, इसलिए वांग क्यूई ने खुद को चलाने का सुझाव नहीं दिया। गाड़ी में लगभग 20 मिनट के बाद वांग क्यूई ने विकटित किया और पाया कि यह एक रेस्तरां था। रेस्तरां को शानदार ढंग से सजाया गया था। कुछ मेहमान थे, लेकिन हर एक या तो अमीर या महान था। वांग क्यूई ने डुबिन से पूछा, क्या आप मेरे साथ भोजन करने के लिए व्यवहार कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई वांग, वास्तव में कुछ दोस्त हैं जो वास्तव में आपसे मिलना चाहते हैं, डुबिन ने बहुत ही विनम्र रवैये के साथ जवाब दिया। उन्होंने वांग क्यूई को रेस्तरां में ले जाया और सीधे तीसरी मंजिल के ऊपर कुछ महान अहम वरिष्ठ भाइयों ने पहले ही एक स्थान आरक्षित कर दिया है, और उन्होंने कहा कि वे आपसे मिलना पसंद करेंगे। दोनों तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में पहुंचे। डुबिन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कहा, सज्जनों, मैं भाई वांग क्यूई को यहाँ लाया है। बोलने के बाद वह अपने आप वापस कदम रखा। जब दरवाजा खुल गया तो इसने एक स्टाउट मैन को लगभग 7 फीट लंबा प्रकट किया। उनका पूरा व्यक्ति हवा और रेत, बीहड़ और भारी, अभी तक विनाशकारी, विशेष रूप से उनकी मुट्ठी, बीहड़ और भारी विनाशकारी, जो कि जटिल पैटर्न के साथ कवर किया गया था, केराटिन परत ने दानव के कबीले के एक सरीसृप सदस्य के तराजू से मिलता जुलता था। और उसकी खेती, आधुनिक गोल्डन कोर पूर्णता। ज़ेन चांद ने चुपचाप प्रतिद्वंद्वी की खेती के स्तर को चुपचाप बताया, फिर भ्रमित रूप से कहा, यह आदमी स्पष्ट रूप से बहुत शुद्ध आधुनिक खेती विधि का अभ्यास कर रहा है, इसलिए मुझे क्यों लगता है कि वह आपसे पूरी तरह से अलग है? वांग क्यूई ने ज़ेन चांद को अपने दिमाग में जवाब दिया, मैं अधिकांश आधुनिक काश्तकारियों से पूरी तरह से अलग हूं, मैं केवल एक ही मानसिक तरीकों की खेती कर रहा हूं। भाई, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि वांग क्यूई पूछ सकता है, अनाकर्षक बुरी आदमी ने मुस्कुराते हुए वांग क्यूई को निजी कमरे में खींच लिया। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आपको किडियन कॉम पर सिफारिश और मासिक टिकट के अपने वोट डालने के लिए आपका स्वागत है। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता, कृपया पढ़ने के लिए किडियन कॉम पर जाएं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 408 से 161 गायब अमर।
वांग क्यूई ने निजी कमरे में कदम रखा और तुरंत महसूस किया कि जैसे वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता। यहाँ लोग क्या वे बहुत घमंडी थे। कमरे में बैठे 7 लोगों ने शक्तिशाली औरस को उत्सर्जित किया, जैसे कि अनचाहे तलवारें पूर्ण प्रदर्शन पर उनके तेज किनारों। उनसे निकलने वाली भारी बुराई क्यूई ने वांग क्यूई की आध्यात्मिक भावना को दर्द के साथ डंक मारने का कारण बना दिया। यह नाराज वांग क्यूई और उसने चुपचाप इन काश्तकारियों को उकसाया। उनके मन का क्यूई इरादा आधुनिक काश्तकारियों की विशिष्ट नहीं था। चूंकि आधुनिक काश्तकारियों ने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया, इसलिए प्राकृतिक वातावरण के साथ उनके अस्तित्व को एकीकृत करना, दुनिया के साथ सांस लेने के लिए आधुनिक खेती को प्राकृतिक परिवेश के साथ एक बनने की आवश्यकता है। इससे पहले जब चेन फेंग और रन यिंगवेई ने वैक्यूम शून्य बिंदु ऊर्जा का उपयोग करके असीम रूप से अमीर लीलिंग के खिलाफ सामना किया, यहां तक कि अपनी लड़ाई के चरमोत्कर्ष पर भी उन्होंने किसी भी मैना दबाव को नहीं समझा जो अन्य लोग समझ सकते थे, यह साबित करते हुए कि उनकी भयानक विनाशकारी शक्ति वास्तव में उनके शारीरिक स्ट्राइक से हनी हुई गश्त से आई थी। दूसरे शब्दों में यह एक खेती अभ्यास का संकेत था जो स्वर्ग और पृथ्वी की सांस के साथ काफी संरेखित नहीं था। भाई, वांग क्यूई ने एक हैरान लुक के साथ बुली मैन से पूछा। उनके पास एक अच्छी स्मृति थी और निश्चित था कि वह इस आदमी से पहले कभी नहीं मिले थे। एक और आदमी एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ लंबा और पतला खड़ा था। वास्तव में आप हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा। वांग क्यूई समझ में नहीं आया। उत्सुकता से उन लोगों के मैना के क्यूई इरादे की जांच करते हुए उन्होंने स्वर्गीय गीत और अन्य जैसे कुन निगलने की तकनीक जैसी शुद्ध आधुनिक खेती विधि तकनीकों सहित खेती तकनीकों का मिश्रण खोजा जो प्राचीन तरीकों से प्राप्त हुए थे। अपवाद के बिना हर कोई यहाँ बैठा था एक मानव दुनिया शिखर स्तरीय खेती करने वाला था जिसमें गोल्डन कोर पूर्णता थी। कौन वास्तव में ये लोग हैं? वांग क्यूई की निरंतर भ्रम को देखते हुए समूह के बीच एकमात्र महिला बाहर खड़ी थी। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन उसके शब्द एक लॉन्गस्वर्ड की तरह तेज थे, तलवार क्यूई की तरह झंझरी। ऐसा लगता है कि यह छोटा भाई अभी भी हमारी पहचान के बारे में स्पष्ट नहीं है। यह तलवार क्यूई द्वारा एक तलवार की खेती के शरीर का एक दुष्प्रभाव था। एक प्राचीन विधि व्यवसायी के लिए यह स्पष्ट रूप से दिव्य सार तक पहुंचने वाले तलवार अभ्यास का संकेत था। फिर भी आधुनिक काश्तकारियों के लिए इस घटना ने अभी भी क्यूई नियंत्रण तकनीकों पर महारत की कमी का संकेत दिया है। क्या आपने कभी ऐसा कहा है? लंबा अंधेरा आदमी समूह का नेता लग रहा था। उन्होंने धीरे से चकराया और कहा, हमारी पहचान मिश्रित है, जिसमें संप्रदायों के आंतरिक संप्रदायों के साथ साथ ढीले कल्टीवेटर भी शामिल हैं, और जिन खेती तकनीकों का हम अभ्यास करते हैं वे विविध हैं। आप दुनिया के सभी कोनों से आते हैं और एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आए हैं। रुकावट से गार्ड को पकड़ा गया। अंधेरे की एक फ्लैश ने आदमी के चेहरे को पार कर लिया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी रचना को वापस पा लिया और कहा, लेकिन जिस कारण से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वह केवल इसलिए है क्योंकि हमें अमर को गायब कर दिया जाता है। सभी ने वांग क्यूई को देखा, उनके भाव अलग अलग थे। एक लंबे समय के बाद वांग क्यूई की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं करते हुए पहले बड़े व्यक्ति ने प्रशंसा की, उत्कृष्ट। पहाड़ उसके सामने गिर सकता है, फिर भी उसका प्रतिवाद नहीं बदलता है। यह एक कल्टीवेटर की वास्तविक प्रकृति है। वांग क्यूई ने भ्रम में पूछा, और फिर? यह एक बड़ी बात है। मैं अब महीनों से जानता हूं कि दिव्य राजधानी ने गायब अमर की सभाओं को नियंत्रित किया है। अंधेरे युवक ने एक मामूली मुस्कान का प्रबंधन किया। इरादा सरल है, हम सिर्फ आपको जानना चाहते थे। जब मैंने सुना कि एकीकृत परीक्षा में इस साल के शीर्ष स्कोरर एक निर्वासित अमर थे, तो मुझे एक असहनीय दुख हुआ क्योंकि दुनिया ने एक और आत्मा को निराशा से चिह्नित किया था। निराशा से चिह्नित? निराश आत्माएं जिनकी आदिम आत्माओं को बर्बाद किया जाता है क्योंकि उन्हें अमर कर दिया जाता है। यद्यपि युवक के शब्द सहानुभूतिपूर्ण लग रहे थे, उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति ने वांग क्यूई को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह वास्तव में दूसरे के दुर्भाग्य में आनंद ले रहा था। अनिश्चित अगर यह अंधेरा व्यक्ति सिर्फ सामाजिक रूप से अयोग्य था या अगर यह उसकी अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी जिसमें कमी थी। वांग क्यूई ने पूछताछ की, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस भाई को कैसे संबोधित किया जाता है? झाओ किनफेंग, मूल रूप से 100 युद्ध संप्रदाय से, अब गुरी गठबंधन के थंडर पैवेलियन का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य। मैं स्वर्गीय गीत का अभ्यास करता हूं, और आपसे पहले मैं शायद निर्वासित अमर के बीच आधुनिक खेती विधि के लिए अनुकूलित हूं। अंधेरे युवक के बाद विशालकाय था। उन्होंने अपनी छाती को फेंक दिया और जोर से घोषणा की, लुवान युवा गैंग संप्रदाय से। एक संप्रदाय के रास्ते में नहीं, लेकिन जब यह वास्तविक युद्ध की बात आती है तो मैं यहाँ किसी से भी कम नहीं हूँ। इन 2 मुट्ठी के साथ मैंने अकेले एक कोर गठन दानव जानवर को हरा दिया है। उसके साथ उसने अपने हाथ दिखाए जो एक साधारण व्यक्ति की तुलना में दोगुना मोटा था। शुरोंगरोंग स्वर्गीय कृपान संप्रदाय से, लियुंग के आंतरिक संप्रदाय। जिस महिला ने अपना परिचय दिया वह थी जो पहले बोली गई थी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हालांकि लियुंग की क्लाउड मिस्ट सन कवरिंग तकनीक मुझे अपनी आदिम भावना को बढ़ाने में सक्षम नहीं करती है, लेकिन इसने मुझे तलवार क्यूई के साथ तलवारबाजी के विलय के मार्ग पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां करने की अनुमति दी है। 7 लोगों ने एक एक करके अपना परिचय दिया। उन्होंने समान अनुभव साझा किए। जन्मजात आध्यात्मिक प्रकृति के साथ जन्मे, उन्होंने केवल एक दिन अभ्यास में दृश्य और सांस लेने में महारत हासिल की जो उनके परिवारों की आशा बन गए और दूसरों द्वारा श्रद्धेय हो गए। उनमें से कुछ ने इस प्रतिभा का उपयोग अमर संस्थानों में प्रवेश करने के लिए किया और यहाँ तक कि कल के प्रमुख सितारे भी बन गए। हालांकि उनमें से वे थे जो वांग क्यूई की तरह हार्ट इंक्वायरी पास के दौरान अपनी आत्माओं में विसंगतियों के लिए खोजे गए थे। अन्य लोगों को उनके संप्रदायों में शामिल होने के बाद बड़ों द्वारा पाया गया था। अपने स्तर को आगे बढ़ाने के बाद नियमित परीक्षाओं के दौरान निदान भी किया गया था। 7 में से शुरुआती मामले को जन्म के समय रक्त परीक्षण के माध्यम से पाया गया था। इन सभी परिचय वांग क्यूई के भ्रम में जोड़े गए। उन्हें अपनी आत्मा में विसंगतियों के लिए बाहर निकाला गया था। इसलिए ज़ियो बैशुआंग नाम के इस निर्वासित अमर के बारे में क्या था जो उसके मांस और रक्त के कारण अलग था? एक गायब अमर होने के लिए वास्तव में मानदंड क्या था? क्या यह भौतिक शरीर नहीं था लेकिन आत्मा? तब भ्रूण और मांस के रहस्यों का उल्लेख किया गया था जो कि स्थानांतरण की प्राचीन विधि में उल्लेख किया गया था। एक गायब अमर होने के लिए वास्तव में मानदंड क्या था? वांग क्यूई ने ज़ेन चान को आध्यात्मिक अर्थ संचरण के माध्यम से इन मामलों के बारे में पूछताछ की, लेकिन ज़ेन चान ने भी अज्ञानता व्यक्त की। प्राचीन विधि युग के दौरान केवल स्वप्रकट होने वाले अमर थे, दूसरों द्वारा किसी को भी पता नहीं चला। इसके अलावा प्राचीन तरीकों में एक निर्वासित अमर होने के नाते उच्च आदेश सफलता प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण गारंटी थी। दुश्मनों द्वारा शुरुआती विनाश से बचने के लिए प्रत्येक निर्वासित अमर केवल एक शिखर स्तरीय कल्टीवेटर बनने के बाद अपनी पहचान को प्रकट करेगा। प्राचीन विधि के युग में एक साथ 8 निम्नस्तरीय निर्वासित अमर की घटना को देखकर बस अनसुना था। ज़ेन चान से जवाब खोजने में असमर्थ वांग क्यूई को छोड़ने जैसा लगा। वह चेन फेंग को खोजने और गायब किए गए अमर से संबंधित मामलों के बारे में विस्तार से पूछना चाहते थे।
हालांकि झाओ किंगफेंग सोमरस युवक ने वांग क्यूई को रोकते हुए कहा, वांग क्यूई, आप अब हमें नीचे देख सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि आप गायब किए गए अमर के बीच एकमात्र अपवाद हो सकते हैं और प्राइमर्डियल स्पिरिट स्वर्गीय बैरियर के माध्यम से तोड़ सकते हैं। हम में से प्रत्येक ने एक बार एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं किया और हम सभी को भी प्रभावित कर सकते थे। रुकावट। यदि आप वास्तव में खेती जारी रखना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीके से रहें और हमारे अनुभव को सुनेंगे। अमर गठबंधन विश्वसनीय नहीं है। जारी रखने के लिए यदि आप इस काम का आनंद लेते हैं तो कृपया सिफारिश टिकट और मासिक टिकटों के लिए वोट करने के लिए KDN.com पर जाएं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया MKDN.com पर पढ़े। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 409 से 162 अमर के जन्मजात ज्ञान को गायब कर दिया। गर्भ के भीतर रहस्य। स्क्वाड नेता अतिरिक्त 1। अपने स्वयं के अनुभवों के साथ संयुक्त रूप से निर्वासित अमर के आख्यानों के आधार पर वांग क्यूई ने अमर गठबंधन के रवैये को दूर करने वाले अमरता के प्रति बहुत अजीब पाया। हालांकि हर कोई जानता था कि गायब अमर प्राइमर्डियल स्पिरिट हेवन बैरियर के माध्यम से नहीं टूट सकते। यहां तक कि चेन फेंग और AI किंगलान जैसे टियालिंग रिज के मुख्य सदस्य यह नहीं समझा सकते थे कि क्यों भगाने वाले अमर को बाधा को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। इस आधार पर अभिजात वर्ग के चिकित्सकों ने अपनी आदिम आत्माओं के लिए आशाओं को जन्म दिया, जो अनिवार्य रूप से गायब किए गए अमर के लिए अवमानना का एक निशान था। लेकिन यह अवमानना अत्यधिक नहीं थी और शायद ही कभी रोजमर्रा की बातचीत में दिखाया गया था। अधिक से अधिक अगर दोनों पक्षों के बीच विरोध के कुछ कारण थे तो दूसरी पार्टी एक या दो बार आदिम आत्माओं बनने में असमर्थ होने के लिए उनका मजाक उड़ाने का सहारा ले सकती है। यहां तक कि चेन फेंग और चेन यूजिया जैसे खेती वांग क्यूई जैसे ताओदू राजधानी के एक सामान्य व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं। हालांकि अमर गठबंधन के उच्चप ने गायब अमर के प्रति एक अवर्णनीय घृणा को परेशान किया। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक निर्वासित अमर कितना उत्कृष्ट था। एक बार उनकी वास्तविक पहचान को उजागर करने के बाद उन्हें विभिन्न कारणों से दिव्य राजधानी में भेज दिया जाएगा, जैसे कि गैरिसन कमांडर बनना या उनके संप्रदाय द्वारा एक स्टीवर्ड के रूप में सौंपा गया था। यह शहर एक विशाल कचरा बिन की तरह था, जहां अमर गठबंधन ने कुछ भी भर दिया था जो उन्हें प्रतिकारक पाया गया था लेकिन रखने के लिए आवश्यक है। फिर भी यह उल्लेखनीय था कि इन निर्वासित अमरों को टियालिंग रिज के दिव्य कैपिटल लेटर ए रिसर्च असिस्टेंस के लिए एक मासिक शारीरिक परीक्षा से गुजरने के लिए झकझोर दिया गया था और संयोग से कीमिया बिखरने वाले शिशु गठन के संकेतों की जांच करने के लिए संयोग से। दूसरी ओर वांग क्यूई को कभी भी इस तरह के दायित्व के बारे में सूचित नहीं किया गया था। क्या यह वानफा संप्रदाय से समर्थन था? वांग क्यूई ने इसके बारे में सोचा लेकिन इसका कारण नहीं बताया। इसके बाद इन गायबियों ने अपने अनुभवों को साझा करने की योजना बनाई, इस तरह के तरीकों के माध्यम से प्राइमर्डियल स्पिरिट के लिए अपना रास्ता खोजने की उम्मीद की। वे सभी एक बार प्रभावशाली आंकड़े थे, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता के साथ सामान्य लोगों से अधिक, और उनमें से प्रत्येक में आध्यात्मिक ऊर्जा में अद्वितीय अंतर्दृष्टि थी, इसलिए अपरंपरागत समाधानों को तैयार करना असंभव नहीं था। जिज्ञासा से बाहर वांग क्यूई यह देखने के लिए रुका था कि गायब किए गए अमर के बीच किस तरह का आदान प्रदान होगा। स्मरण शुरू होने से पहले झाओ किंगफेंग ने पूरी तरह से उनसे कहा, यह एक्सचेंज हमारे बीच के अमर के बीच एक मामला है और हम नहीं चाहते कि किसी और को इसके बारे में पता चले। इसलिए इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया अपने व्यक्ति से सभी कैलकुलेटर को हटा दें और उन्हें अपने स्टोरेज बैग में डाल दें। यह नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको निगरानी कर सकता हूं, समझें। वांग क्यूई ने स्पष्ट रूप से झाओ किंगफेंग के चेहरे पर गहन ठंड देखी, जैसा कि उन्होंने बात की थी। वांग क्यूई ने सबसे पहले जेड टोकन कैलकुलेटर को सुजुन्यू द्वारा अपने कैलकुलेटर में दिया। फिर कुछ विचार के बाद उन्होंने डाउ जेड को अंदर भी अंदर रखा। यहाँ के लोग कीचड़ पैर वाले प्राचीन विधि चिकित्सकों को नहीं थे, जिन्होंने दूर समुद्र में अपना रास्ता बनाया था। वे इन वस्तुओं को पहचानने में विफल नहीं होंगे। सभी गायब किए गए अमर नहीं हुए, उनके साथ कैलकुलेटर नहीं थे। अन्य दो ने भी अपने कैलकुलेटर को दूर कर दिया था। अनुभव विनिमय बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। यह कहा जाना था कि इन गायब किए गए अमर में अभी भी कुछ कौशल था। उनमें से प्रत्येक के पास आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक तरीकों में अद्वितीय और विशेष अंतर्दृष्टि थी। अक्सर कोनों से लेकर आम लोगों तक के मुद्दों पर विचार करते थे। उनकी रचनात्मकता पागलपन पर होती थी। लेकिन जितना अधिक वांग क्यूई सुनी, उतना ही गहराई से उसका भयावह हो गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अद्वितीय अंतर्दृष्टि एक अच्छी बात हो सकती है। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता है। एक घटना को दूसरों द्वारा दोहराने योग्य होना चाहिए, दूसरों द्वारा सत्यापित एक सिद्धांत। बहुत कम लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों की विशिष्टता को नागरिक विज्ञान के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। निराधार रचनात्मकता बस बकवास है। जैसा कि उन्होंने आगे सुना, वांग क्यूई ने भी स्नेह करने लगा। इन गरीब छात्रों द्वारा वर्णित अद्वितीय अनुभवों में से कुछ को पाठ्य पुस्तकों से कुछ मानक खेती के तरीकों के जटिल वेरिएंट भी कहा जा सकता है, जिसे सरल रूपांतरण के माध्यम से घटाया जा सकता है। हालांकि इन विधियों के प्रस्तावकों में कुछ चतुर विचार थे, वे स्पष्ट रूप से समस्याओं के सार पर नहीं छूते थे। वांग क्यूई केवल इन खेती के तरीकों को गणितीय तर्क के अनुसार उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए मानसिक अंकगणित का उपयोग कर रहा था। जब इन गायबियों ने अपने मंत्रों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो वांग क्यूई को अब उनके प्रदर्शन को देखने का मन नहीं करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया, वे केवल प्राकृतिक घटनाओं को ढेर कर रहे थे, जो सार में देरी करने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। उदाहरण के लिए झाओ किंगफेंग का स्वर्गीय गीत लें। जब उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तो यह सर्वोच्च दिव्य कौशल अविश्वसनीय रूप से क्रूर लगता था। स्वतंत्र रूप से मन को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के बावजूद विभिन्न मंत्रों को जोड़ते हुए और जीवों के विभिन्न रूपों में बिजली को आकार देते हुए ड्रैकोनिक और एवियन मैजेस्टी को दिखाते हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से अनुपस्थित थी, विद्युत चुंबकीय बल का बहुतसार। स्वर्गीय गीत से सबसे सहज और आवश्यक स्वर्गीय तत्व समूह, जो विद्युत चुंबकीय बातचीत के डोमेन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, को लगता है कि झाओ किंगफेंग द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया था। अजीब, बहुत अजीब। इन लोगों के अनुभवों को सुनने के दौरान वांग क्यूई ने उनकी ज्ञात सिद्धांतों के खिलाफ उनकी तुलना की और उनकी गणना की और उन्हें पुनर्गठित किया। जैसा कि उन्होंने सुना, एक सवाल अचानक सामने आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के पास जन्मजात ज्ञान हो? क्या वे गंभीर ज्ञान बाधाओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले जीवन से ज्ञान और अनुभव विरासत में मिला है, जिससे वे केवल सतही घटनाओं को देख सकते हैं और सार में तल्लीन नहीं हैं? दूसरे शब्दों में, क्या वे सभी ट्रांसमीटर हैं? केवल वे पुनर्जन्म धारा के हैं, जबकि मैं ट्रांसमिशन स्ट्रीम से हूं। यह दुनिया वह है जो आगे बढ़ती है, जैसे कि उनका पुनर्जन्म एक सुनहरी उंगली भी नहीं बनता है, बल्कि उन्नति के लिए एक बाधा है। और क्या सही कारण है कि अमर को दूर करने का कारण स्वर्गीय बाधा के माध्यम से नहीं हो सकता है, ज्ञान बाधा के कारण होने वाली परेशानी हो सकती है? ये अन्य जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है, क्या वे अपने व्यक्तित्व या उनकी स्मृति को साथ लाते हैं? शिंजो में कितने मेरे जैसे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को शुरू से ही बरकरार रखा है और अपने अधिकांश ज्ञान को बनाए रखा है?
वांग क्यूई ने यह दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया कि उनके पास एक सवाल है। झाओ किंगफेंग वांग क्यूई के समूह में जल्दी से एकीकृत करने की गुणवत्ता से प्रसन्न था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, वांग क्यूई, अगर आपके पास कोई सवाल है तो बस पूछें। हम सभी को अमर कर रहे हैं, हम में से कोई भी आसान नहीं है और हम सभी आपकी मदद करेंगे। वांग क्यूई ने ध्यान से अपने शब्दों को चुना, फिर पूछा, क्या हर कोई यहाँ है अपने पिछले जीवन से यादों के कब्जे में? या क्या आप कुछ यादें या ज्ञान जानते हैं जो आप पहले कभी नहीं आए हैं? या शायद आप में से कोई भी 3 से 5 साल की उम्र तक भावनात्मक रूप से परिपक्व था? किसी को भी वांग क्यूई का पहला सवाल इतना तेज होने की उम्मीद नहीं थी और वे सभी चुप हो गए। अचानक जीवंत विनिमय असामान्य रूप से शांत हो गया। झाओ किंगफेंग कुछ हद तक नाराज था। वांग क्यूई, याद रखें, यह प्रश्न एक निर्वासित अमर के खड़े होने की नींद पर छुटा है। आपने पूछा कि आपके पास क्या नहीं होना चाहिए। वांग क्यूई ने जल्दी से अपना सिर झुकाया, क्षमा करें, यह मेरी पहली बार है जब अन्य गायब अमरियों से मुलाकात की और मैं बहुत उत्साहित था। झाओ किंगफेंग ने कहा, कोई बात नहीं, यह मदद नहीं की जा सकती है जो अमर गठबंधन को धक्का देता है, जो हमें अमर को बहुत मुश्किल से गायब कर देता है। आपके प्रश्न के बारे में मैं सिर्फ चुनूंगा कि मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले उन अमर को गायब कर दिया जिन्होंने अपनी अंतिम जीवन से अपनी सभी यादों को जन्म के समय की तरह बनाए रखा, जैसे कि खेती के उपन्यासों में पाए गए, मैं किसी भी तरह से नहीं आया हूँ। स्वर्ग के मास्टर समुद्र के पार और दानव सम्राट से गांव को विभाजित करने वाले मास्टर जो एक बार आधुनिक अमरपथ को विभाजित करते हैं, इस तरह का हो सकता है, लेकिन इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। जैसा कि हमारे लिए बहुमत पिछले जीवन को स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता है। यह केवल खेती के दौरान है कि हम अचानक विचार कर सकते हैं, जैसे कि खेती की यह विधि बेहतर है, या इसे इस तरह से समझा जाना चाहिए, और वह यह है, हम में से 7 में से हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह हमारी यादों से मंत्रों का एक सेट निकाल सकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 410 से 163 नया शोध, नया काम। उन सभी यादों को बनाए रखा जिन्होंने अपनी सभी यादों को बरकरार रखा, जैसा कि ट्रांसमिशन उपन्यासों में दिखाई दिया था। वे पूरे शिन्जो में फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सींग के रूप में दुर्लभ थे। आधुनिक समय में इस संभावना के साथ एकमात्र व्यक्ति शी कबीले के दानव सम्राट और पवित्र सम्राट के लिए थे, जो स्वर्ग के मास्टर डाओ के मास्टर थे। साधारण कल्टीवेटर्स के लिए, यहाँ तक कि एक निर्वासित अमर भी जिसने कुछ यादों को बनाए रखा, वह एक भयानक अस्तित्व था। अकेले पूरी यादों के साथ एक को जाने दें। अधिकांश गायब किए गए अमर के पास अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं थी, केवल एक अस्पष्ट अंतर्ज्ञान था जो उन्हें बताता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कैसे करें, और यह अंतर्ज्ञान अक्सर गहरे सिद्धांतों की तुलना में पहली बार के अनुभव से अधिक उपजी है, जिस पर आधुनिक खेती विधि आधारित थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या उन्होंने अपने पिछले जीवन से व्यक्तित्व जारी रखा है। यदि हम अनुभववाद के स्मृति के बराबर रुख से जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से पुनर्जन्म माना जा सकता है। यह जानकारी थी कि वांग क्यूई ने दिव्य राजधानी में एक निर्वासित अमर से सीखा था। दूसरे शब्दों में, मेरे जैसे एक गायब अमर, एक पूर्ण व्यक्तित्व और पिछले जीवन की यादें दोनों के साथ, वास्तव में काफी दुर्लभ है। अमर पुनर्जन्म को गायब कर दिया। क्या यह कैलकुलेटर जैसी विचार प्रक्रियाओं या मेमोरी जानकारी के प्रवाह के पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है? इसके अलावा वांग क्यूई ने कुछ और सीखा था। ऐसा नहीं था कि वे आधुनिक खेती विधि का अभ्यास नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक अदृश्य अवरोध उनके रास्ते में खड़ा था। अन्य लोग गोल्डन कोर पूर्णता तक पहुंचने पर एक स्पष्ट अड़चन महसूस करेंगे, फिर भी ये व्यक्ति उस अड़चन को भी नहीं पा सकते थे। आगे का रास्ता भी उनके लिए मौजूद नहीं हो सकता है। सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राइमर्डियल स्पिरिट खेती के तरीके उनके लिए निरर्थक थे, जो स्वर्ग की बाधा को तोड़ने की ताकत हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं करते थे। ऐसा क्यों है? क्या यह वास्तव में एक ज्ञान बाधा है? लेकिन यहाँ तक कि ज्ञान बाधाओं को भी तोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि कट्टरपंथी उचित मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन के साथ अपने विश्वदृष्टि को बदल सकते हैं, और अगर यह सबसे खराब है, ब्रेनवॉशिंग के माध्यम से किसी भी विश्वास को नष्ट किया जा सकता है। ये ऐसे कारण नहीं होने चाहिए जिनके कारण बंद अमर ने स्वर्ग की बाधा को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। फिर क्या यह हो सकता है कि एक शिशु की आत्मा जब कहीं और से बड़ी मात्रा में जानकारी के साथ एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरती है, मिर्गी के समान सोच अंग को नुकसान जो कार्बनिक विकारों की ओर जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक आदिम भावना को प्रकट करने में असमर्थता होती है? यह वैज्ञानिक भी नहीं लगता है। दानव कबीला आधुनिक खेती विधि के माध्यम से आदिम आत्मा विकास प्राप्त कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मानव आत्मा कैसे असमान हो सकती है, यह दानव कबीले से आत्मा की तुलना में एक मानव आत्मा से अधिक भिन्न नहीं हो सकता है। इसके अलावा चेन फेंग ने कहा है कि जबकि उसकी आत्मा वास्तव में थोड़ी अलग है, जैसे जन्मजात दाहिने दिल या बाएं हाथ पर 6 उंगलियां, यह सिर्फ एक सामान्य कम संभावना भिन्नता है। यह वास्तव में समझ से बाहर है। इन कुछ व्यक्तियों को जानकारी का आदान प्रदान करते हुए ज़ेन चान ने वांग क्यूई को एक और आश्चर्यजनक तथ्य के लिए स्वीकार किया। इन व्यक्तियों को खेती की एक अजीब समझ हो सकती है, लेकिन जब तक वे सही प्राचीन खेती की विधि पाते हैं, तब तक नवजात आत्मा की खेती को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। एक तरफ प्राइमर्डियल स्पिरिट को प्राप्त करना मुश्किल है, फिर भी दूसरी तरफ नवजात आत्मा आसान पहुंच के भीतर है। ये साथियों वास्तव में खतरनाक हैं। ज़ेन चान के आकलन को सुनने के बाद वांग क्यूई ने अपने आसन को विवेकपूर्ण तरीके से स्थानांतरित कर दिया और अवचेतन रूप से समूह से खुद को दूर करने की कोशिश की। एक नवजात आत्मा को प्राप्त करने का मतलब था कि एक को प्राचीन तरीकों का अभ्यास करने पर मजबूती से सेट किया गया था, और अमर गठबंधन कानून के अनुसार वे सभी के लिए लक्ष्यों को खत्म करने के लिए लक्ष्य थे। वांग क्यूई थोड़ी देर में लिंग ने कम से कम जब तक गायब किए गए अमर ने अपना सम्मेलन समाप्त नहीं किया। एक बार जब यह आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया तो उन्होंने सीधे घर का नेतृत्व किया, बाकी सभी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वांग क्यूई के रिट्रीटिंग फिगर को देखते हुए लू वान ने झाओ किंगफेंग से कम आवाज में पूछा, बॉस झाओ, आप इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वह वास्तव में हमारे साथ नहीं है। क्या वह किसी भी तरह से अनचाहे लग रहा था? उपेक्षा और खुलेपन के सभी दिखावे केवल उनके भेष थे। उनसे परिचित लोगों के लिए निराशा और पागलपन जो उन्होंने गहराई से छुपाया था, वे उनके सच्चे स्व थे। झाओ किंगफेंग गूढ़ रूप से मुस्कुराया और असंबद्ध लग रहा था। मैं भी महान 5 संप्रदायों में से एक का एक शिष्य हूं, मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं। दाओ आर्टिफैक्ट अवार्ड, हम इस तरह का कोई व्यक्ति शायद हम पर नीचे दिखता है। लू वान ने भी चुपचाप चकमा दिया। आधुनिक तरीके हैं हेटेरोडॉक्स के गलत रास्ते पर चलना और अभी भी इससे अनजान है। शुरोंगरोंग ने यह भी कहा, गोल्डन कोर स्टेज के बाद ही एक सपने से जागता है, और लंबे समय तक गोल्डन कोर से परे फंसने के बाद और 29 जन्मजात दांव पथों का प्रयास करने के बाद क्या कोई अमर दांव की विशालता का एहसास करता है? 7 लोगों ने एक साथ हड़ किया, एक कम भयावह हंसी का उत्सर्जन किया जो एक स्थान पर इकट्ठा हुआ, जैसे कि यह कुछ अशुभ पक्षी का शोकपूर्ण रोना था।
हम वही हैं जो सबसे सही रास्ते पर हैं। वास्तव में एक समस्या है, सैकड़ों गज की दूरी पर वांग क्यूई ने डाओ जेड की तलाश से अपना हाथ वापस ले लिया। ये लोग पौराणिक निर्वासित अमर थे और उनमें से वे भी थे जिन्होंने आधुनिक खेती की विधि का अभ्यास किया था। आध्यात्मिक अर्थों के प्रति उनकी संवेदनशीलता चेन फेंग की तुलना में भी अधिक हो सकती है, इसलिए वांग क्यूई में जेन चांद नहीं था, आधे आधे स्थान पर महायान इसका प्रयास किया गया था। विनिमय क्षणों के दौरान रेत का एक दाना उसके जूते के एकमात्र से गिर गया था। रेत का यह अनाज हजार तंत्र मंडप का नवीनतम निगरानी उपकरण था, जिसमें इसका एकमात्र कार्य कंपन को चुराने के लिए था और फिर ध्वनियों को फिर से संगठित करने के लिए कैलकुलेटर के भीतर एक विशेष एल्गोरिथम का उपयोग किया गया था। डिवाइस का कार्य बहुत विलक्षण था, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव न्यूनतम तक कम हो गया था और हवा द्वारा उड़ाए जा रहे वास्तविक धूल की तुलना में यांत्रिक आंदोलनों के कंपन नगण्य थे। एकमात्र दोष शायद यह था कि यह केवल कंपन चोरी कर सकता था और आध्यात्मिक अर्थ संचरण या ध्वनि संक्षेपण के खिलाफ बेकार था। दुर्भाग्य से गायब किए गए अमर का यह समूह बहुत आत्माश्वस्त था और एन्क्रिप्टेड साउंड ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं करता था। एक कीट आकार के यांत्रिक जानवर को पीछे छोड़ने के बाद उन्होंने आधे दिन बाद ईव्सड्रॉपिंग डिवाइस को पुनः प्राप्त करने के लिए इसे सेट किया। वांग क्यूई विचार के एक और दौर में डूब गया। गोल्डन कोर स्टेज के बाद नई सहज ज्ञान जागेंगे? क्या आत्मा को मजबूत करने से ऐसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं? या गायब किए गए अमर का जन्मजात ज्ञान वास्तव में एक संपीड़ित फाइल की तरह है जो कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद स्वचालित रूप से विकसित हो जाता है? वांग क्यूई अधिक भ्रमित हो गया। यद्यपि उनके पिछले जीवन की यादें विस्तार से धुंधली थीं, फिर भी वे समग्र रूप से स्पष्ट थे, बहुत स्पष्ट कारणों और प्रभावों के साथ और कई अंतराल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास वास्तव में एक और जीवन काल की यादें हैं? वांग क्यूई ने अपना सिर टैप किया, लेकिन यह बताने के लिए आवेग महसूस नहीं किया। मुझे अब याद है, और एक हरम हासिल करने के लिए पिछली यादों को जागृत करने में कोई सौभाग्य नहीं था। आंगन में लौटकर वांग क्यूई ने चेन फेंग के साथ मामले पर चर्चा की। वह शुरू में यांगशेन पैवेलियन के शोध के बारे में पूछताछ करना चाहते थे, जब अप्रत्याशित रूप से चेन फेंग ने अपने कंधे को उत्साह से पकड़ लिया, यह कहते हुए, दिन आखिरकार आ गया है। वांग क्यूई ने पूछा, क्या क्या चल रहा है? जल्द या बाद में दिव्य राजधानी के निर्वासित अमर आपसे संपर्क करेंगे। मुझे यह पता है, चेन फेंग ने वांग क्यूई को जारी किया, जो अध्ययन कक्ष में आगे और पीछे पेसिंग करता है। प्रतीत होता है कि बहुत प्रसन्न है। गायब किए गए अमर का चक्र बहुत अनन्य है और आधुनिक काश्तकारियों के प्रति एक अंतर्निहित दुश्मनी है। हालांकि खेती की सड़क पर उनके ज्ञान की बाधाएं और उनके ऊपरी शुद्ध आत्मा खजाने के गठन के पीछे के अनूठे कारण अनुसंधान के लिए बहुत मूल्यवान हैं। वांग क्यूई ने चेन फेंग को देखा, आपने यह अनुमान लगाया था। यह एक नई योजना है जो आपके अनुभवजन्य विभाग में शामिल होने के बाद बनाई गई थी। चेन फेंग ने वांग क्यूई के कंधे को थपथपाया। क्या आपको डर नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और वास्तव में प्राचीन विधि का अभ्यास करना शुरू कर दूंगा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति जो आधुनिक पद्धति की महिमा की सराहना करता है, वह भी प्राचीन विधि में वापस आ सकता है? मुझे इस पर पूरी तरह से भरोसा है। आप मुझे केवल अब क्यों बता रहे हैं? सावधान रहें, या मैं बस तौलिया में फेंक सकता हूं और दूर चल सकता हूं। चेन फेंग ने माना कि मैं चिंतित नहीं हूं कि आप रुख में मदद नहीं करेंगे। एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आप शोध के परिणामों को उपयोगी पा सकते हैं। दोनों ने अनुसंधान योजनाओं पर चर्चा की। फिर चेन फेंग ने वांग क्यूई पर मुस्कुराते हुए नियुक्ति का एक पत्र निकाला। यहाँ आप जिस युवा महिला के लिए आगे देख रहे हैं, वह पहले चंद्र महीने के 16वें हिस्से को शुरू कर रही है, जो हर 3 दिनों में उदार मुआवजे के साथ सुबह के लिए काम कर रही है। एक महान स्थिति। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 411 से 164 स्पिरिट अवेकनिंग मास्टर द एनलाइटन ऑफ डेमन कबीले की आत्मा ज्ञान। पहले चंद्र महीने के 16वें दिन दोपहर में वांग क्यूई चेन फेंग के अध्ययन में जानलेवा इरादे की आभा के साथ चला गया। चेन फेंग ने उन्हें उत्साह के साथ बधाई दी। यो भाई, नया काम कैसा है? चेन फेंग, आपने मुझे सेट किया। चेन फेंग की प्रतिक्रिया एक जोर से गर्जना थी। वांग क्यूई ने गुस्से में चेन फेंग में अपनी मुट्ठी को घुमाया। चेन फेंग ने खुद को मन के साथ संरक्षित किया और एक मुस्कान के साथ उन्होंने पंच पकड़ा। टीएसके, आप काफी स्थानांतरित लग रहे हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। चेन फेंग ने आश्चर्यचकित किया। मैंने आपको कहा धोखा दिया है? वह छोटी लड़की है। चेन फेंग ने अपने हाथों को फैलाया। वास्तव में उस तरह का है जो मूंगता है, और वे सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, एक भी परिपक्व नहीं। क्यों आपने नरक नहीं कहा था कि लड़के भी थे जो छाल और धराशायी? वह कुछ होना चाहिए। चेन फेंग ने माना, दिव्य राजधानी में छोटी बिल्ली के समान प्रजातियों में से अधिक हैं, इसलिए मुख्य समूह अभी भी मिलिंग तरह का होना चाहिए, है ना? तभी वांग क्यूई को एहसास हुआ, PFFFT, मैं आपकी बकवास में चूसा गया। आपने उल्लेख क्यों नहीं किया कि वे सभी असत्य थे? उनके बीच एक आधा डेमन भी नहीं। हाफ डेमन मानव कबीले के लिए लगभग समान रूप से बुद्धि विकसित करते हैं और आत्मा को जागृति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आपकी नौकरी एक आत्मा जागृति मास्टर के रूप में है, जो दानव कबीले की बुद्धिमत्ता के लिए एक प्रबुद्धता है। चेन फेंग ने कृपया याद दिलाया, या शायद दुर्भावनापूर्ण तरीके से। यह मैं क्यूटनेस फैक्टर के लिए वहां गया था। हालांकि मुझे नहीं पता है कि यह क्यूटनेस लैंग कहां से है। जिस तरह से आप सोचते हैं, इसका मतलब आराध्य के दायरे में कुछ होना चाहिए। चेन फेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, युवा जीवों को आराध्य ढूंढना एक सहज प्रतिक्रिया है, ठीक है। मानव कबीले की सहानुभूति लक्षण एक को अपने स्वयं के युवाओं के लिए माता पिता के स्नेह को दूसरी प्रजातियों के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। PH, मैं टियालिंग रिच से उन अजीबों में से एक नहीं हूं। उनके दाहिने दिमाग में कौन करना चाहता है? सुनकर चेन यूजिया अब वापस नहीं पकड़ सकता था और अपनी कलम को नीचे गिरा दिया। तुम्हारा मतलब है कि उनके द्वारा उत्तेजित हो, ठीक है। किसी की अपनी प्रजाति के द्वारा उत्तेजित हो रहा है, युवा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि जानवर भी नहीं करेंगे। यह उत्तेजना नहीं है, यह वास्तविक स्नेह है। वांग क्यूई ने जोर से बचाव किया। चेन यूजिया ने उसे और भी अधिक तिरस्कार के साथ देखा। आप दोनों को बचाने से परे हैं। चेन फेंग ने एक निर्दोष चेहरा बनाया। उसे देखो, यह मेरे साथ कुछ भी नहीं मिला है। आप उसे समझते थे और आपने भी उसे आगे बढ़ाया। आप समान रूप से निर्दोष नहीं हैं। चेन यूजिया के बर्फीले टकटकी के तहत वांग क्यूई ने अपने कंधों को हिलाया। दोस्तों, आप जानते हैं, रुचि की एक विस्तृत श्रृंखला गलत नहीं है, क्या यह है एक गंभीर पाप? चेन यूजिया को अपनी आंखों से चक्कर लगाने के बाद वांग क्यूई ने दिन की अपनी सबसे बड़ी गड़बड़ी की। आप जानते हैं, जूनियर बहन, इन गंभीर रूप से पापी पुरुषों के बिना क्या आप भविष्य में सिंगल होने से नफरत नहीं करेंगे? यहां तक कि चेन फेंग ने उन शब्दों की घातक सीमा पर ध्यान दिया। फिर एक क्लैंग के साथ वांग क्यूई खिड़की से बाहर उड़ गया।
चेन फेंग जोर से हंसते, लेकिन चेन यूजिया की उस पर चौकस आंखों के साथ वह अजीब तरह से चकित हो गया कि मैं बेहतर वांग क्यूई पर जांच करता हूं। वह नहीं चाहता कि वह खुद को मूर्खतापूर्ण दस्तक दे, अपनी सजा को पूरा करते हुए वह भी जल्दबाजी में। यार्ड में वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, आहें भरी, कम से कम उस लस को बाहर जाने से बेहतर पता है। चेन यूजिया एक नीम स्थापना खेती करने वाला था, उसका एक पूर्ण बल किक स्टील को चकनाचूर कर सकता था। वांग क्यूई तैयार नो मिस्टेक्शन तलवार जाल की सहायता से थोड़ी देर के लिए एक फाउंडेशन इंस्टॉर्मेशन कल्टीवेटर का सामना कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा एक हिट ले सकता है, जबकि वह गुस्से में थी। चेन फेंग आया हंसते हुए, भाई तुम्हारा वह कथन कायरता से। अगर आपको लगता है कि यह कायर है तो एक अंगूठे को न दें। वांग क्यूई ने चिड़चिड़ाहट से चेन फेंग की उंगली को दूर कर दिया, लेकिन जिसके बारे में बोलते हुए, क्या आपके पास कोई अन्य शोध है जो मुझे फंसाने वाला है? हमें एक अनुबंध याद था, आप मेरे अनुभवजन्य अनुसंधान के साथ सहयोग करने के लिए हैं, सैद्धांतिक रूप से आपको जो कुछ भी पूछना चाहिए। हालांकि कौन कहता है कि मेरे पास एक दयालु दिल नहीं है? चेन फेंग ने अपनी उंगलियों पर गिना और जवाब दिया, एक जंगली आत्मा जागृति पर नजर रख रही है। क्यूई स्टोरेज दानव बीस्ट इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व के अपने विकास का निरीक्षण करने के लिए। चूंकि आपने दैवीय राजधानी के आसपास दानव कबीले आध्यात्मिक गांव के लिए आत्मा जागृति मास्टर की नौकरी स्वीकार कर ली है, आइए इस कार्य को अपने हाथों में भी रखें। बॉस, मुझे लगता है कि मैं यह समझना शुरू कर रहा हूं कि आप डिवाइन कैपिटल में क्यों आए। वांग क्यूई ने उठने की जहमत नहीं उठाई, बस दीवार के खिलाफ झुकते हुए, इस जगह संरक्षित क्षेत्र के पास दानव कबीले पर शोध है, और यह सांसारिक दुनिया का भी हिस्सा है, जहां आप बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ऊपरी शुद्धात्मा खजाने के स्व व्यक्तित्व पर अपने शोध के लिए एक महान स्थान है। चेन फेंग वांग क्यूई के बगल में बैठे और उसे एक प्राचीन टोम पास कर दिया। आपको क्या लगता है कि यह है? इसके माध्यम से फ्लिप करते हुए वांग क्यूई ने पाया कि यह एक प्राचीन व्यक्ति के नोट्स है, जो लगभग अनौपचारिक इतिहास के समान है। उन्होंने पूछा, नए साल के उपहारों की आड़ में डूबिन द्वारा भेजा गया? चेन फेंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, दानव जानवरों और बच्चों के अलावा दिव्य राजधानी में भी प्राचीन विधि वंशज हैं। उनके परिवारों के पास पुस्तकों के कुछ संग्रह हैं। इसका मतलब है कि यह स्थान रात में ऐतिहासिक रिकॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार है। भले ही प्राचीन विधि चिकित्सक इतिहास को बहुत महत्व नहीं देते हैं, वे बस समय के साथ अपना अस्तित्व साबित करना चाहते हैं। यहाँ की पुस्तकों को अमर गठबंधन के इल्यूजन हेवन पर अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए वे सामान्य रूप से सुलभ नहीं हैं। लेकिन हमेशा कुछ स्थानीय काश्तकार होते हैं जो आधुनिक के लिए तरसते हैं, और मैं उनसे कुछ गुप्त ऐतिहासिक सामग्रियों को उधार लेने का प्रबंधन करता हूँ। डूबिन को यह पता था, इसलिए उन्होंने इस पद्धति का सहारा लिया। इल्यूजन स्वर्ग अमर गठबंधन की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जहां कोई भी अमर गठबंधन द्वारा आयोजित किसी भी पुस्तक का उपयोग कर सकता है। वांग क्यूई ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, आप भी ताओ की नैतिकता सुपरएगो पर शोध कर रहे हैं? फिर उसने फिर से सिर हिलाया, ओह ठीक है, आप इस पर भी शोध कर रहे हैं। चेन फेंग ने पुस्तक को वापस लेते हुए कहा, वर्तमान को जानने के लिए अतीत से सीखें। ऐतिहासिक रिकॉर्ड नैतिकता पर शोध करने के लिए सबसे अच्छी सामग्रियों में से एक है। पुस्तक को वापस लेते हुए, यह सिर्फ इतना है कि हर स्थानीय कल्टीवेटर आधुनिक पथ पर कुछ हासिल करना चाहते हैं, और नहीं सभी प्राचीन विधि वंशज मेरा स्वागत करते हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि डूबिन के लिए आरामदायक आपके सुझाव का एक उल्टा मकसद है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, चेन फेंग ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूं वह एक उद्देश्य है, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करता हूं। यदि आप स्वतंत्र हैं तो इस पर कुछ समय बिताएं, लेकिन यदि आप व्यस्त हैं तो यह ठीक नहीं है। वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मैं हाल ही में बहुत स्वतंत्र हूं। यह सुनने में अच्छा है। चेन फेंग ने अपने कंधे को थपथपाया, फिर अच्छा करो। यह कहते हुए कि चेन फेंग खड़े होकर अध्ययन के लिए वापस चले गए। लेकिन बॉस, वांग क्यूई ने उसके पीछे से फोन किया, आपको मुझे अपने शोध का उद्देश्य बताने के लिए मिला है ना? मैं आपके शोध के महत्व को समझ सकता हूं। यांगशेन पैवेलियन के लोग आपको गड़बड़ करने के लिए नहीं डांटेंगे, ठीक है? आप दैवीय राजधानी में अकेले आलोचना और अनुसंधान का सामना क्यों करेंगे? चेन फेंग मुस्कुराया, दृढ़ विश्वास। मेरे पास कुछ है जिसे मैं साबित करना चाहता हूं। क्या आप विस्तार कर सकते हैं? जब आपने मेरी काफी मदद की है तो मैं आपको बताऊंगा। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 412 से 165 महान शिक्षक वांग क्यूई। जो लोग दानव कबीले की शिक्षाओं को समझते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि राक्षसों ने कभी भी आत्मा को जागृत करने वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया, और न ही वे अपने गाइड को धोखा देंगे। सम्मान द शिक्षक और डीओ का सम्मान करें, दानव कबीले के दिमाग पर उत्कीर्ण एक अटूट स्टील स्टैंप है। इस सिद्धांत के आधार पर अमर गठबंधन ने सदियों पहले राक्षसों को ज्ञानवर्धक और शिक्षित करने का काम शुरू कर दिया था। प्राचीन विधि युग के विपरीत, जहां राक्षसों ने माउंटेन गार्जियन जानवरों या सुरक्षात्मक धर्म राक्षसों के रूप में कार्य किया, आधुनिक तरीके राक्षसों को मानवाधिकार प्रदान करते हैं। अब बाहरी युद्ध, चरम पर्यावरणीय कार्य और अन्य विविध कर्तव्यों को धीरे धीरे आधुनिक कल्टीवेटर राक्षसों द्वारा लिया गया है। मानव कबीले की खेती स्वाभाविक रूप से आत्मा ज्ञान रखने वाले अनुसंधान और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारी श्रम से मुक्त हो गए हैं। इस नीति के कारण माओ जिमियाओ की तरह दौड़, जिनके पूर्वज पीढ़ियों के लिए आधे डेमन थे, उभरने लगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आत्मा जागृति मास्टर एक महान पेशा है। वे बर्बरता से सभ्यता तक राक्षसों का मार्गदर्शन करते हैं, दोस्ताना दौड़ के साथ मानव विकासवादी उपलब्धियों के लाखों वर्षों को साझा करते हैं। इसी समय अन्य नस्लों की ताकत मानव जाति की ताकत का हिस्सा बन जाती है। स्पिरिट जागृति मास्टर्स इमोर्टल एलायंस के लिए भविष्य की आधारशिला है। यह सब चेन फेंग ने वांग क्यूई को बताया था। हालांकि यह मामला है, फिर भी अपने छात्रों के समूह का सामना कर रहा है जो मानव भाषा भी नहीं बोल सकते थे। वांग क्यूई ने वास्तव में अपने सहयोगियों की महानता महसूस की। एक छात्र या दो को मारने से रोकने में सक्षम होना वास्तव में उल्लेखनीय था। मानव भाषा बोलने में सक्षम नहीं होना अपमानजनक या अपमानजनक नहीं था। स्पिरिट जागृति पूर्णता तक पहुंचने से पहले दानव खुफिया मानव भाषाओं को सीखने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्यूई स्टोरेज दानव कबीले में बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उनके गले और जीभ अनमॉडिफाइड मानव भाषाओं के लिए अनुपयुक्त थे। उच्चक्रम वाले राक्षस शायद इस तरह के किंडरगार्टन में शामिल नहीं होंगे, इसलिए वांग क्यूई के छात्र केवल ये थे। 1+1 2 के बराबर है, जिसका अर्थ है अगर मेरे पास यहाँ पेस्ट्री का एक टुकड़ा है और एक और जोड़े जो 2 पेस्ट्री बनाता है, समझें? मेव वूफ वूफ, म्याऊ म्याऊ, स्क्वीक मू, मेव वूफ वूफ। वांग क्यूई अपने माथे को पकड़े हुए, अरे क्या तुम लोग समझते हो या नहीं? वूफ वूफ, मेव वूफ वूफ, स्क्वीक म्याऊ मेव, एक तरह का ढीला कपड़ा। मेव म्याऊ म्याऊ, बा मैं प्रतिक्रियाओं के लिए रोल कॉल बेहतर करूंगा। वांग क्यूई, उसके चेहरे पर चलने वाली काली रेखाएं रोस्टर को उठाती हैं। एयर म्याऊ, मुझे जवाब दें जो एयर म्याऊ है। एक बार स्क्वीक,
शिक्षक को बोलते हुए सभी छोटे जानवर चुप हो गए। एक छोटी सी कैलिको बिल्ली फिर गई, कुछ कहने के लिए कुछ है। ठीक है, मेरी गलती म्याऊ। अगर आप मुझे सुनते हैं तो म्याऊ। म्याऊ म्याऊ, छोटी कैलिको बिल्ली खुशी से मुंगती है। एक म्याऊ कभी भी कोई बात नहीं। 1+1 के बराबर क्या है? यदि आप एक सूखी मछली को दूसरे में जोड़ते हैं तो कितनी सूखी मछली? म्याऊ म्याऊ। मुझे यकीन नहीं है कि अगर आप वास्तव में समझते हैं। वांग क्यूई ने अपना माथा रखा। अगला सैनझा। सैनझा, ये किस तरह के नाम हैं जो कोई भी इस खंड के लिए जिम्मेदार है? कृपया अधिक सावधान रहें। वांग क्यूई ने प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना लंबे समय तक बुलाया। आत्मा जागृति गांव के डोइस्ट फेलो ने नामकरण में ज्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन जीवों के आधार पर सहज ज्ञान युक्त उपनामों को चुना जो प्राणियों को बनाए गए थे। वांग क्यूई ने याद किया कि सैनझा अपने छात्रों में एकमात्र एवियन था, इस प्रकार एक गहरी छाप छोड़ रहा था। हालांकि उन्होंने अन्य भावना जागृति स्वामी से सुना था कि यह छात्र कुख्यात था, हर 2 दिनों में एक बार कक्षा में दिखाना अच्छा माना जाता था। हालांकि वास्तविकता हमेशा फंतासी की तुलना में अधिक भयानक साबित होती है। एफसी के वांग क्यूई, चलो सांचा। यह आपका सहपाठी है। जंगली कैनाइन दानव जानवर एक चंचल मूड से बाहर धीरे से इसके बगल में बैठे दानव रूपांतरित गौरया। आत्मा जागृति मंच पर दानव जानवरों के बीच मुकाबला शक्ति में असमानताएं बहुत महान थीं, इसलिए वांग क्यूई के छात्रों में से एक बस अपने सहपाठी के मुंह में निकला। इसके बाद गणित वर्ग एक नैतिक शिक्षा वर्ग में बदल गया। वांग क्यूई ने छात्रों को अपने सहपाठियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का महत्व सिखाया। हालांकि महान शिक्षक वांग ने खुद अपने स्कूल के दिनों के दौरान अपने सहपाठियों को धमकाने में सबसे बड़ी खुशी ली थी, बहुत पहले नहीं, वह अभी भी हर दूसरे दिन अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों की पिटाई कर रहा था। कक्षा के बाद वांग क्यूई आराम करने वाले क्षेत्र में डगमगा गया, थक गया। यह 100 गणित की समस्याओं को करने की तुलना में अधिक थकावट है, मानसिक रूप से थकाऊ। यदि केवल मैंने अपने अंतिम जीवन में एक पूर्व स्कूली शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया था पीएफएफटी, मैं एक वैज्ञानिक था, क्यों नरक में बचपन की शिक्षा का अध्ययन करूंगा? मैं आपको बताता हूं, यह सब चेन फेंग की गलती है। किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसने कभी बचपन की शिक्षा का अध्ययन नहीं किया है, ऐसी नौकरी है, वह युवाओं को भ्रामक नहीं है। शायद मुझे बस यह नौकरी छोड़नी चाहिए। मिस्टर वांग फिर से मजाक कर रहे हैं, एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने वांग क्यूई को एक ताजा पिसा हुआ कप चाय सौंपा। नाजुक सुविधाओं, निष्पक्ष त्वचा और नरम बहने वाले बालों के साथ इस महिला का नाम हु बक्सु था। वह डिवाइन कैपिटल की एक स्थानीय कल्टीवेटर थीं और आत्मा जागृति गांव में 2 स्थायी आत्मा जागृति मास्टर्स में से एक थी। वांग क्यूई की तरह अन्य आत्मा जागृति मास्टर्स फ्रीलांसर थे जो हर कुछ दिनों में आए थे। हु बक्सु एक स्थानीय होने के नाते क्षेत्र से अच्छे खड़े परिवार के सौम्य और शास्त्रीय स्वभाव के पास थे। हालांकि शायद परिवार के भाग्य में गिरावट के कारण वह प्राचीन विधि के बारे में बहुत उत्साही नहीं थी। धन्यवाद, लेकिन मैं इसे ठंडा पसंद करता हूं। वांग क्यूई ने शिकायत करना जारी रखने से पहले अपना गला साफ कर दिया। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं इन बच्चों को गुमराह कर रहा हूं। आप सबसे प्रतिभाशाली आधुनिक कल्टीवेटर हैं, आप इतने छोटे काम को कैसे संभाल सकते हैं? हु बक्सु ने चकित किया। उसकी आंखें अनजाने में वांग क्यूई की कमर पर डाउन जेड की तलाश में देखती हैं। यह कहा, यह मेरी गलती है कि आप इस तरह से पीड़ित हैं। क्योंकि आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपको दानव जानवरों को सिखाना चाहिए कि पहले से ही एक आधार स्तर है। लेकिन उन्नत वर्ग शिक्षक सभी भर गए हैं, इसलिए यह ठीक है, यह ठीक है। वांग क्यूई ने अपना हाथ लहराया, जिसके बारे में बात करते हुए इस काम को करने वाले दानव कबीले को खुद आसान हो सकता है। ठीक है, मैंने सुना है कि स्पिरिट जागने वाले निजी स्कूलों के खुलने से पहले एक बैट दानव ने शेंजो में उच्च क्रम के दानव कबीले के कल्टीवेटिवों का एक समूह का नेतृत्व किया, जो निजी स्कूलों को चलाने के लिए। हु बक्सु ने एक असहाय अभिव्यक्ति दिखाई। शायद यह इसलिए है क्योंकि यह यहाँ बहुत शांतिपूर्ण है। स्थानीय कल्टीवेटर दानव कबीले और आधेदमन के खिलाफ बहुत शत्रुतापूर्ण हैं। यहाँ तक कि शिक्षित लोगों को दिव्य पूंजी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके विपरीत पश्चिमी सीमा में, जहाँ समुद्र राक्षसों के साथ लगातार जूझ रहे हैं, कई डेमन और आधे अधूरे डिमॉन्स के रूप में काम करते हैं। मिस हु, क्या आप पश्चिमी सीमा में रहे हैं? वांग क्यूई ने तलवार हु बक्सु को देखा। यह तलवार व्यायाम के लिए पृथ्वी पर बुजुर्गों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोगों से बहुत अलग नहीं थी, वास्तव में लड़ाई के लिए फिट नहीं थी, केवल दौरा किया गया। हालांकि मेरे पास नींद की स्थापना की खेती है, मेरी लड़ाकू शक्ति कमजोर है। जिसके बारे में बोलते हुए यहाँ के बेवकूफों को वास्तव में मदद नहीं की जा सकती हो। मिस हु, मेरा मतलब यह नहीं था। लोग बस अलग तरह से सोचते हैं। हु बक्सु ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अधिकांश आधुनिक काश्तकार केवल एक तरीके से सोचने के एक तरीके को सहन कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि या तो अच्छा है। वांग क्यूई ने आत्महंसी से पहले हंसने से पहले, एक ही उत्तर के अलग अलग भाव हैं। रास्ता स्थिर है, रास्ता एक ही उत्तर के अलग अलग भाव हैं। हु बक्सु के साथ उनका संबंध वह प्रकार नहीं था जहां लगातार बहस का स्वागत किया गया था। इस तरह के हल्के स्वभाव के किसी व्यक्ति के बारे में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। तो वांग क्यूई ने इस विषय को बदल दिया। मिस हु, आप यह भी जानते हैं कि इन बच्चों को सिखाना कितना कठिन है, ठीक है? लेकिन मैंने सुना है कि आप लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। हु बक्सु ने दूरी में छोटे राक्षसों को खेलते हुए देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 413 से 166 बाहरी आकार मैजिक फाउंडेशन। वांग क्यूई वास्तव में अपनी पहली 2 पारियों के दौरान उन छोटे राक्षसों को परेशान करने वाले लोगों द्वारा थक गया था, लेकिन शुक्र है कि शिक्षण कुछ हद तक एक कुशल पेशा है। अधिक सबक देने के बाद हु बक्सु की मदद से उन्होंने इन दानव कबीले शिष्यों को पढ़ाने के लिए कुछ चालें भी हासिल कर ली थीं। इन राक्षसों को सिखाना वास्तव में मुश्किल था, लेकिन एक बार जब उन्होंने ट्रिक्स को पकड़ लिया था तो यह वास्तव में एक बहुत ही आरामदायक काम बन गया। सबसे पहले इन राक्षसों को दानव के तरीकों से शिक्षित नहीं किया जा रहा था, लेकिन जंगली राक्षसों ने अपनी प्रारंभिक भावना जागृति के कारण अमर गठबंधन द्वारा यहाँ एकत्र किया। उनकी बुद्धिमत्ता लगभग 3 से 5 साल के बच्चे के बराबर थी, और इन बच्चों को सिखाने के लिए सबसे सरल तरीका उनके साथ खेल खेलना था। इसके अलावा इन अनजाने में राक्षसों के साथ गेम खेलना भी उनकी आत्मा को जागृत प्रकृति को बढ़ाने का एक तरीका था। पृथ्वी पर एक महान दार्शनिक एक बार यह मानता था कि खेल एक सचेत रूप से नकली गतिविधि थी, जो युवा जीवन और क्षमताओं की जरूरतों से बनाई गई थी, दोनों पशु और मानव। जानवरों का नाटक एक तीव्रता से व्यावहारिक सीखने की प्रक्रिया है, जो कुशलता से अपनी अंतर्निहित प्रतिभाओं और जटिल प्राकृतिक और सामाजिक वातावरणों को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा प्ले जंगली जानवरों के लिए व्यायाम के रूप में भी कार्य करता है। यह गतिविधि, जो उनकी प्रवृत्ति और शिक्षाप्रद के साथ अभी तक मनोरंजन के साथ गठबंधन करती है, वास्तव में आसान थी। गेम्स में उन्होंने धीरे धीरे नियम सीखा और नियमों की बाधाओं के आदी हो गए। मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार यह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।
उन्हें जंप रोप या चीनी चेकर्स खेलने के लिए शानदार था। एक बार जब वे खेल के नियमों को स्वीकार करने के लिए उपयोग किए जाते थे तो कक्षाएं शुरू करने का समय था। तब तक ये आसानी से धोखा देने वाले फैलो कक्षाओं को एक तरह के खेल के रूप में मानते हैं, मौन और गंभीरता जैसे नियमों का पालन करते हैं, अंतिम तुलना के साथ जो अधिक सीखा है। ऐसे भोले छोटे लोग प्रत्येक कक्षा के बाद वांग क्यूई चेन फेंग के निर्देशों के बाद इन छात्रों को परीक्षण के सवालों का एक सेट लेंगे। वांग क्यूई के लिए अकादमिक शब्दों में एक बाहरी व्यक्ति यह किशोर लड़कियों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की तरह लग रहा था। हालांकि वह जानता था कि इसकी तकनीकी सामग्री तीसरी दर पत्रिकाओं में पाए जाने वाले लोगों की तुलना में बहुत अधिक थी। लौटने के बाद वांग क्यूई प्रश्नावली से एक स्प्रेडशीट में उत्तरों को टकराएगा, फिर इसे ट्रेंड चार्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा जिसे उन्होंने चेन फेंग को सौंप दिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने व्यक्तित्व और स्वयं की कुछ सही समझ प्राप्त की थी। वांग क्यूई पहले से ही गणितीय सिद्धांत में महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, नींद की स्थापना और आसानी से कोर गठन का प्रबंधन कर रहा था, और अब मानसिक विधि को इंगित करना और अनुभव संचित करना अधिक महत्वपूर्ण था। चूंकि उन्हें सबसे अधिक मस्तिष्क नालीदार कार्य करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हर 3 दिनों में एक दिन सिखाना उनके लिए काफी आराम था। वांग क्यूई ने अपने सहयोगी से कहा, मैं परिणामों से काफी संतुष्ट हूं, और एक आत्मा जागृति मास्टर भी सब्सिडी के साथ आता है। उन्होंने यह कहा कि संगीत कुर्सियों को खेलने वाले दानव कबीले के छात्रों के एक समूह की देखरेख करते हुए एक छोटी सी पीली बिल्ली उसके सिर पर बैठी थी और एक काली बिल्ली उसके पैरों पर अपने कपड़ों के हेम के खिलाफ जोरदार रगड़ रही थी। वो बक्सियों ने अपना मुंह ढक दिया और हल्के से गिड़गिड़ाया, श्री वांग, आपने वास्तव में यहाँ अच्छी तरह से अनुकूलित किया है और ऐसा लगता है कि ये छात्र भी आपको पसंद करते हैं। वांग क्यूई ने अजीब तरह से काली बिल्ली को अपनी गर्दन के स्क्रू से पकड़ लिया और उसे उठा लिया। बिल्लियां, ठीक है, उनके प्यारे कानट्विचिंग से अलग उनके लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं कुत्तों को पसंद करता हूँ, छोटे लोगों और बड़ी बिल्ली मेरी पैंट पर अपना फर प्राप्त करना बंद कर दें। यह एक अफसोस की बात है, वे कैनाइन आपसे चिपके नहीं हैं। यह एक और नियमित शिक्षक, आप मेंग्रान, एक काले कुत्ते की गर्दन को उसके पैर से खरोंचते हैं। वह उन्नत वर्ग के प्रभारी थे जिनमें बहुत कम छात्र थे और उनमें से अधिकांश अपनी आत्मा जागृति को पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, अपने सिर पर बैठे बिल्ली को हिला देने की कोशिश कर रहा था। एक अच्छी बिल्ली बनो और समूह के साथ एकीकृत हो। 5 मेप्स। मुझे पता है कि फाइलें ज्यादातर एकांत हैं, लेकिन मानव कबीला सामाजिक और गंभीर है। कुछ दोस्त बनाओ। शिक्षण और अध्ययन के अलावा उन्होंने कैलकुलेटर सिद्धांत और तलवारबाजी पर शोध करना जारी रखा। रात में आत्मा फोर्जिंग कौशल का अभ्यास करने से अलग उन्होंने डाओ जेड की भी अध्ययन किया। यह जेड न केवल सम्मान का प्रतीक था बल्कि शेंजो में सबसे उन्नत कैलकुलेटर भी था, जिसने उनके जादू की नींद को बहुत लाभान्वित किया। अपने मैजिक फाउंडेशन के लिए वांग क्यूई का डिजाइन कई संशोधनों से गुजरा था। फेंग लुई के संशोधनों के लिए धन्यवाद, इसका पूरा स्तर बहुत अधिक था जो अब शीर्ष ग्रेड का था। हालांकि वांग क्यूई समय समय पर नए विचारों को जोड़ता रहा। यह दृष्टिकोण थोड़ा चिंतित चेन फेंग। एक से अधिक बार उन्होंने वांग क्यूई से कहा था कि टियालिंग रिज में स्वर्गीय गणना ट्रू स्पिरिट फाउंडेशन के अलावा जो लगातार एक जादू की नींद को मजबूत कर सकता है, कोई भी शायद ही आधुनिक समय में एक बेहतर डिजाइन पा सकता है। हालांकि इसने वांग क्यूई की नींद की स्थापना को अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस वजह से उन्होंने उपकरणों को डिजाइन करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पहले से नींद की स्थापना की भावना का अनुभव हो सके। एक दिन उन्होंने विशेष रूप से चेन फेंग और चेन यूजिया को अपने नवीनतम आविष्कार को दिखाने के लिए आंगन में बुलाया। चेन यूजिया अपने काम को बाधित करने के बारे में काफी परेशान था, शायद हाल ही में असफलताओं के कारण, और उसका स्वर बहुत सुखद नहीं था। आप जिस चीज को दिखाने जा रहे हैं वह यह खिलौना है। उस समय वांग क्यूई ने बस एक बेट बक्सुआ बदल दिया था, लाल एक 2 आयताकार स्लॉट के साथ। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। जब मैंने उसे पिछली बार दिखाया था तो यह वास्तव में सिर्फ एक खिलौना था, लेकिन अब यह अलग है। सबसे पहले कैलकुलेटर को परिष्कृत करने में मेरे कौशल में सुधार हुआ है। यह बेट बक्सुआ एक कैलकुलेटर का उपयोग करता है जो एक सामान्य ताबीज स्तर के कैलकुलेटर से बहुत अलग नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ तकनीक की मांग डाओ जेड से हासिल कर ली है। कुछ एल्गोरिदम भी सीधे उन लोगों को दोहराने वाले डाओ जेड को दोहराते हैं। चेन फेंग ने बाधित किया, ठीक है, बस हमें बताएं कि यह क्या करता है। हे, वांग क्यूई ने धीरे से चकित किया, आप देखेंगे। मेरी गणना के अनुसार यह एक मैजिक फाउंडेशन के कुछ कार्यों को बदल सकता है। उन्होंने एक आत्मा गैंडे की बोतल निकाली और इसे मन के साथ सक्रिय कर दिया। आत्मा गैंडे की बोतल ने एक बेहोश बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित किया। उसके बाद एक त्वरित ध्वनि, गोस्ट किंग। त्वरित ध्वनि समाप्त होने के बाद वांग क्यूई ने आत्मा गैंडे की बोतल को बेट बक्सुआ में डाला। अचानक एक बवंडर जमीन से ऊपर चढ़ गया और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वचालित रूप से वांग क्यूई की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय यह बेट और आत्मा गैंडे की बोतल की ओर बह गया। वांग क्यूई ने एक डिजाइन जोड़ा होगा क्योंकि आत्मा गैंडे की बोतल ने आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे गैंग क्यूई में बदल दिया है। एक घने काले बैंगनी गिरोह क्यूई ने वांग क्यूई को ढक दिया और बाद में उसकी आभा कदम से कदम बढ़ा। क्या यह नींद की स्थापना? चेन फेंग ने अपनी आंखों को बारीकी से देखा। आत्मा के बाद गैंडे की बोतल को बेट बक्सुआ में डाला गया था। वांग क्यूई की आभा ठीक थी कि एक नींद स्थापना काश्तकारक, लेकिन उनकी आत्मा और जीवन में कोई पर्याप्त उच्चता नहीं हुई थी। क्या यह बेट बकल का प्रभाव था? चेन फेंग पूछने से पहले वांग क्यूई ने यह समझाने की पहल की, यह मेरा नवीनतम खिलौना है, एक बाहरी जादू फाउंडेशन। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आपको किडियन कॉम पर वोट करने के लिए आपका स्वागत है। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए किडियन कॉम पर जाएं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 414 से 167 टेस्ट। संप्रदाय नेता वह पहले अपडेट के साथ विस्फोट करता है। मैजिक फाउंडेशन के लिए बाहरी आकार देने की विधि। यह धारणा वास्तव में ताजा लगती है। यहां तक कि चेन यूजिया मदद नहीं कर सकता है, लेकिन रुचि का एक निशान दिखा सकता है। ध्यान से वांग क्यूई का अवलोकन करता है। उनकी आभा वास्तव में नींद स्थापना के चरण की है, लेकिन यह अच्छी तरह से गोल नहीं है। हमेशा की तरह चेन यूजिया एक आलोचना की पेशकश करने वाले पहले व्यक्ति थे। चेन फेंग ने वांग क्यूई को सिर से पैर तक की छानबीन की। क्या आप इस बेट बकल के माध्यम से नींद की स्थापना की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? वांग क्यूई ने सिर हिलाया। आपने पहले कहा है कि जेड या धातु जैसे विभिन्न सामग्रियों में किसी के मैजिक फाउंडेशन डिजाइन को शामिल करना नींद स्थापना प्रक्रिया के साथ खुद को परिचित करने में मदद कर सकता है और सफलता की दर को थोड़ा बढ़ा सकता है। मैं सोच रहा था कि क्या यह संभव है कि मैं किसी अन्य तरीके से एक परिष्कृत मैजिक फाउंडेशन को किसी अन्य तरीके से सम्मिलित कर सकता हूं जो पहले से नींद स्थापना की अनुभूति का अनुभव करता है। चेन यूजिया चकित था। पिछली बार जब आपने कहा था कि यह एक खिलौना था। एक खिलौना?
वास्तव में आखिरी एक सिर्फ एक खिलौना था। लेकिन यह नहीं है, वांग क्यूई ने गर्व से अपने अंगूठे को खुद की ओर फेंक दिया। डाओ जेड की तलाश करने के बाद मैंने इस प्रकार की तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हालांकि डाओ जेड की तलाश का तकनीकी स्तर मेरी खुद से अधिक हो गया और मैं उस कार्य को दोहराने में असमर्थ था जो वाहक के मैना को नियंत्रित करता है। बाद में मैंने उस दृष्टिकोण को छोड़ दिया। लेकिन मैंने कैलकुलेटर तकनीक के साथ एक अनुरूप खोज की जो मन का संचालन करती है। फिर मैंने एक मैजिक फाउंडेशन के डिजाइन को एक आत्मा की गैंडे की बोतल में परिष्कृत किया। इस तरह के एक उपकरण को स्वाभाविक रूप से आत्मा भावना की जानकारी को संग्रहित करने के लिए होता है, मुझे एक वॉल्यूम के भीतर एक पूर्ण जादू की नींव को परिष्कृत करने की अनुमति देता है। बकल एक जादुई खजाना है जिसे मैंने पूरी तरह से परिष्कृत किया है और मेरे लिए रक्तबद्ध है। चेन फेंग ने अपनी ठुड्डी पर हमला किया। दो मुद्दे हैं। पूछना। पहला, एक फिर से एक बेल्ट बक्सुआ क्यों चुने? व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक कंगन अधिक सुविधाजनक होगा, क्या यह नहीं होगा? आपको बेल्ट बकल के लिए एक विशेष शौक है? वांग क्यूई ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बेल्ट के साथ केवल एक नकाबपोश नायक एक उचित नकाबपोश सवार है। और मैं पूरी तरह से नकाबपोश राइडर का प्रशंसक हूं, सुपर सेंटाई नहीं। चेन यूजिया ने वांग क्यूई को देखा जो उनके आंदोलन को नहीं समझता था। चेन फेंग ने अपना सिर हिलाया, उस सवाल को छोड़ दिया। और दूसरा, गोस्ट किंग का क्या अर्थ है? प्राथमिक सामग्री यिन सोल और घोस्ट जेड हैं, इसलिए भूत राजा। अन्यथा आपने मुझे जोकर के रूप में अनुवाद किया होगा। एक भूत कार्ड या एक ट्रम्प कार्ड? नहीं, सांस्कृतिक संदर्भ फिट बैठता है। चेन फेंग ने समझने में सिर हिलाया, इन आत्माओं की पर्याप्त मात्रा और भूत जेड के कई टुकड़ों को याद करते हुए जो वांग क्यूई ने हाल ही में अपने नाम से खरीदा था। वे इन आत्माएं अमर गठबंधन के विमुद्रीकरण पशुधन खेतों से आईं, जहां सभी पशुधन ने अपनी बुद्धि को दबा दिया था, जिससे उनके लिए खेती के माध्यम से आत्मा ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो गया। गोल्डन कोर स्टेज स्पिरिट बीस्ट्स की आत्माएं अक्सर डेमन कबीले के क्यूई स्टोरेज स्टेज के सदस्यों से हीन थीं। ऐसी आत्माएं कम गुणवत्ता की थीं, लेकिन उच्च आपूर्ति में और सस्ती, एक पत्थर की आत्मा क्यू के लिए बहुत कुछ खरीद सकती थी। चेन फेंग ने तब एक और पहलू के बारे में पूछताछ की, वास्तविक युद्ध में इसकी प्रभावशीलता क्या है? यह उसके लिए चिंता का विषय था। वांग क्यूई ने खुद को पढ़ा। क्या हम इसे आजमाएंगे? चेन फेंग ने वापस कदम रखा, जिससे चेन यूजिया को वांग क्यूई का सामना करना पड़ा। इस तरह का सटीक परीक्षण वानफा संप्रदाय के लिए बेहतर होगा। चेन यूजिया ने अपनी तलवार खींची और लापरवाही से तलवार क्यूई का एक स्लैश किया, जिसे वांग क्यूई ने अपनी बाहों के साथ अवरुद्ध कर दिया। किसी भी तकनीक का उपयोग किए बिना तलवार क्यूई के उनके सफल बाधा ने गिरोह क्यूई को भंग नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से गिरोह क्यूई की स्थिरता को प्रभावित करता है। ऊर्जा रक्षा फाउंडेशन स्थापना स्तर पर है। चेन यूजिया ने फिर से वांग क्यूई में अपनी तलवार की ओर इशारा किया। वांग क्यूई ने जल्दबाजी में चिल्लाया, रुको। द पावर ऑफ द घोस्ट किंग मेमोरी मेरी खुद की नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ अपने हथियार को मजबूत नहीं कर सकता। यह कहना है, आप केवल हाथ से हाथ की लड़ाई में संलग्न हो सकते हैं। चेन यूजिया ने शांति से मूल्यांकन किया, मन लचीलापन क्यूई की खेती से हीन है, सक्षम तरीके सीमित हैं, कोई केवल कुछ डोमेन में नींव स्थापना चरण स्तर तक पहुंच सकता है। इसके तुरंत बाद चेन यूजिया ने अपनी तलवार को मात दी, दोनों तलवार और स्कैबर्ड को एक साथ उठाते हुए, चलो एक कोशिश करते हैं। अपने शरीर के एक मामूली बोलबाला के साथ चेन यूजिया आगे की ओर तैरता रहा, एक तलवार की तरह सीधे वांग क्यूई के गले में बिजली। हालांकि वांग क्यूई के गिरोह क्यूई को नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक स्वभाव बनी रही। एक बार एक बाहरी बल पर आक्रमण करने के बाद परिवर्तन अनायास हो गए। गिरोह क्यूई न केवल हमले को अवरुद्ध करने के लिए तेज हो गया, बल्कि वांग क्यूई ने भी अपनी मुट्ठी चेन यूजिया की हड़ताल मुट्ठी की बैठक की तलवार ऊर्जा के उछाल को इतनी मजबूत बना दी कि चेन फेंग कई गज दूर खड़े होकर हवा को उसकी त्वचा को डंक मारते हुए महसूस किया। हमला एक साधारण नींव स्थापना मंच की ताकत कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन यह भी कमजोर बिंदु नहीं है, कोई वजन नहीं जोड़ा गया है। गति एक साधारण नींव स्थापना चरण के स्तर पर भी कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन यह भी कमजोर बिंदु नहीं है, कोई वजन नहीं जोड़ा गया है। चेन यूजिया ने वांग क्यूई के साथ वार का आदान प्रदान करते हुए अपने निर्णयों को शांत किया। वांग क्यूई, जिन्होंने समूह सिद्धांत परिवर्तन की क्षमता को समझा था, ब्लेड, तलवार, मुट्ठी और उंगली में पारंगत था, कुछ भी चला गया। चेन यूजिया के रूप में उनकी तलवारबाजी पहले से ही प्रभावशाली थी और वांग क्यूई के साथ लगातार कुछ महीनों के इन पिछले कुछ महीनों ने एक उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए संकेत दिया। दोनों ने एक पल में 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया, जैसे पानी तेजी से बह रहा था। उनकी मार्शल आर्ट शैलियां कई बार बदल रही थीं, फिर भी वे समान रूप से मेल खाते रहे। चूंकि इस बार जीतने या हारने के बारे में नहीं था, दोनों जल्दी से बंद हो गए और वापस चले गए। चेन यूजिया ने अपना संदेह व्यक्त किया, मैंने सिर्फ अपने मैना का 80% इस्तेमाल किया, फिर भी आप अभी भी मेरी गति को बनाए रखने में सक्षम थे। मन की मात्रा एक कल्टीवेटर की गति, शक्ति, सजगता, गणना शक्ति और अन्य गुणों को निर्धारित करती है। जब एक कल्टीवेटर का मैना बढ़ता है, तो यह अनिवार्य रूप से उनके गुणों की समग्र वृद्धि के साथ होता है। दोनों वानफा संप्रदाय की तलवारबाजी और मंत्रों को गणना करने की शक्ति के समर्थन की आवश्यकता होती है। चेन यूजिया की तलवारबाजी उनके सामान्य विरल के दौरान दोगुनी थी, जिसका अर्थ है कि वांग क्यूई की गणना करने की शक्ति भी हमले को अवरुद्ध करने के लिए सामान्य से दोगुनी हो गई होगी। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चेन यूजिया ने 80% मैना कहा और 80% ताकत नहीं। ऐसे कई मंत्र हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है यदि पर्याप्त मैना नहीं है, और इन कौशल की अनुपस्थिति का मतलब यह भी है कि इसी रणनीति को नियोजित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी को सावधानी पूर्वक होना था, तो चेन यूजिया, जिन्होंने अपने मैना के 80% के साथ केवल तलवारबाजी का उपयोग किया था, ने अपनी वास्तविक ताकत का 50% से भी कम प्रदर्शन किया था। फिर भी यह अभी भी आश्चर्यजनक था। वांग क्यूई ने एक स्वनुमोदन करने वाले इशारे में अपना अंगूठा उठाया, मैजिक फाउंडेशन का प्रभाव। इसका प्रोटोटाइप वानफा संप्रदाय एक कैलकुलेटर प्रकार से कांस्य अमर परिनीम है, इसलिए गणना शक्ति में वृद्धि अपरिहार्य है। बहुत अच्छा है, चेन फेंग ने मूल्यांकन किया, आप कैसा महसूस करते हैं? वांग क्यूई ने उथल पुथल से हंसते हुए कहा, एक बार जब यह प्लग हो जाता है तो ताकत बढ़ जाती है। मैं वास्तव में अभी एक उच्च पर हूं। चेन फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे कोशिश करने दो। वांग क्यूई ने पहले गोस्ट किंग मेमोरी को निकाला, फिर अपनी बेट को अनबेक किया। इस समय चेन यूजिया की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई, आप वास्तव में 2 बेट पहनते हैं। बकवास, इस ड्राइवर प्रकार की बेट को सार्वजनिक रूप से पहनना शर्मनाक है। चेन यूजिया के मुंह ने चिकोटी डाली, फिर क्यों नहीं, इसे थोड़ा अधिक सामान्य दिखता है। इसके बाद चेन फेंग ने पहले ही बेट दान कर दिया था। वांग क्यूई ने चेतावनी दी, बॉस, आपने इसे अभी तक परिष्कृत नहीं किया है, इसलिए आप बाहरी मैजिक फाउंडेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते, बस आपको एक सिर दे रहे हैं।
चेन फेंग ने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी थी। एक सेकंड रुको, क्या गलत? चेन फेंग के चेहरे ने उनके उत्साह का खुलासा किया। मुझे लगता है आपने इस बाहरी मैजिक फाउंडेशन के एक और कार्य को अनदेखा कर दिया होगा। यह नीम स्थापना काश्तकारियों के लिए और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 415 से 168 बीटा परीक्षण अनुभव दूसरा अद्यतन विस्फोट। हरे रंग के पेड़ छाया के साथ रसीला गर्मियों के दिन लंबे समय तक बढ़ रहे हैं। एक आंख की झपकी में मई में समाया गया था। टाल पगोड़ा के पेड़ और बिलो सिकाडास के साथ नए सिरे से गाते हुए यह वास्तव में गर्मियों की ऊंचाई थी। इस समय वांग क्यूई 10,000 अमरभ्रम क्षेत्र में था, जो बाओ जियाया के साथ एक उच्च 5 के साथ मना रहा था। वांग क्यूई ने राहत की सांस ली, जैसे कि एक वजन उसके कंधों से हटा दिया गया हो। हम आखिरकार समाप्त हो गए। एमएचएम बाओ शियाओया ने सख्ती से सिर हिलाया। उसका छोटा सिर बोबिंग सत्यापन के बाद कोई खामियां नहीं है। कम से कम यह गणित के संदर्भ में बिल्कुल मान्य है। वांग क्यूई ने अपने अंगों को फैलाया। यद्यपि भ्रम में यह कार्रवाई व्यर्थ थी, लंबे समय तक श्रम के बाद वह हमेशा इस मुद्रा को करना पसंद करता था। हम भी संभावना के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कुछ तरीकों के साथ आए थे। काफी सार्थक हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाओ शियाया व्यावहारिक रूप से वांग क्यूई की इको थे। उसने जारी रखा, लेकिन ओह, हमने एक नया बड़ा नंबर कानून पूरा कर लिया है। एक नया बड़ा नंबर कानून? हाँ, एक नया बड़ा नंबर कानून। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। एक नया बड़ा नंबर कानून वास्तव में शेंजो के लिए। इसमें आधा साल लग गया था, और इसके बाद के काम के बारे में मेरे ज्ञान के साथ हमने आखिरकार पॉइसन के कानून को बड़ी संख्या में प्राप्त कर लिया था। वांग क्यूई डिवाइन कैपिटल में आए लगभग 1 साल हो गया था। नए साल के बाद के आधे साल में उनका मुख्य कार्य मानसिक तरीकों को इंगित करने और अनिवार्य होमवर्क के रूप में मेमोरी बॉडी नामक एक विशेष स्पिरिट सेंस बोतल को परिष्कृत करने के लिए था। इस आधे साल में उन्होंने अपने मैजिक फाउंडेशन में कुछ संशोधन भी किए, यहाँ तक कि फेंग लोई को एक बार इसकी जांच करने के लिए आमंत्रित किया। इस डिजाइन को अपनी सीमा तक पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा इस आधे साल में उन्होंने चेन यूजिया और बाओ शियाओया के साथ प्रायिकता सिद्धांत के क्षेत्र में कई अध्ययन पूरा कर लिया था, जो कुछ पत्रों का सहलेखन करते थे। उन पत्रों के प्रभाव के कारण, साथ ही डीओ कलाकृति पुरस्कार के लिए किए गए शोध की श्रृंखला उनके मैना ने अनजाने में क्यूई रिफाइनिंग पूर्णता के माध्यम से टूट गया था। काश अभी भी कोई मेरे लिए ब्रेक नहीं था। दृश्य आ। ऐसा लगता है कि बस एक बार एक कठिन सफलता का अनुभव करना चाहते हैं। इस भावना की कोशिश किए बिना खेती जीवन में कुछ कमी है। हालांकि वांग क्यूई की प्रतिभा बहुत अधिक थी और खेती की सफलताओं में आधुनिक शोध बहुत गहन था। भविष्य में वांग क्यूई इस तरह का दवा का एक गुच्छा खाएं, अभी भी सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में शून्य करने के लिए आओ मेरे लिए ब्रेक का अनुभव करने में सक्षम नहीं होगा। और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिति के बजाय सरासर बल पर भरोसा करते हैं। वर्तमान वांग क्यूई नीम की स्थापना से सिर्फ एक कदम दूर था। चूंकि उन्होंने गहन समीक्षा शुरू की थी, या दूसरे शब्दों में उनके पिछले जीवन के संभाव्यता सिद्धांत के ज्ञान की समीक्षा की, एक बेहोश और मायावी अर्थ उनके मन में जोड़ा गया था। तो हम इस नए बड़े नंबर कानून का नाम क्या कहेंगे? एआई चंगयुआन ने पक्ष से हस्तक्षेप किया। बड़ी संख्या में बाओ वांग कानून। इस नाम की आवाज पर बाओ जियाया का चेहरा शर्मा गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया, फिर भी उसकी उंगलियों से झांकने वाली उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। यह नाम वास्तव में एक शर्मीली बनाती है। इतना अच्छा। बाओ सामने क्यों है? यह ऐसा है जैसे मैं वास्तव में उसके दामाद बन गया हूँ। चंगयुआन ने अपने भौहों को फुलाया और पूछा, क्या वांग बाओ बेहतर होगा? क्यों? वांग क्यूई ने बाओ जियाया पर नजर डाली, शब्दों को वापस निकलते हुए। यह फिर से पति के परिवार के नाम पर वापस आ गया है। उन्होंने बुद्धिमानी से इस विषय पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया, कागज को अभी तक बाहर नहीं भेजा गया है। इस बड़े नंबर कानून का नाम इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं। बाओ शियाया ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया, फिर एक बर्फीले टकटकी के साथ वह चंगयुआन की ओर मुड़ गई। भाई एआई, आपको यहाँ क्या लाता है? आप जानते हैं कि आप वास्तव में यहाँ जगह से बाहर हैं, ठीक है? यह एक अंकगणितीय व्यक्ति है, और आप जैसा कोई व्यक्ति जो स्वर्गीय सामग्री परिसंचरण विधि का अभ्यास करता है, अपनी नाक को इसमें नहीं चिपकाना चाहिए। बाओ शियाया ने इस तरह की जटिल जानकारी को सिर्फ एक नजर से अवगत कराया। चंगयुआन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, आहा, ऐसा मत बनो। क्या मेरे पूर्वज भी गणित में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करते थे? गणित के संदर्भ में सख्ती से मैं भी वो परिवार के सम्मानित पूर्ववर्तियों पर बढ़त बना सकता हूँ। पीएसएच। चंगयुआन ने अपना सिर हिलाया और फिर वांग क्यूई से पूछा, भाई वांग क्यूई, आपने मुझे यहाँ सिर्फ अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए नहीं कहा होगा, ठीक है? क्या बात है? यह वो परिवार के लिए एक निजी चैट रूम नहीं था, लेकिन एक सामान्य निजी चैनल था। वांग क्यूई ने विशेष रूप से एआई चंगयुआन से मिलने के लिए बाओ शियाया को लाया था। चंगयुआन, आप बदमाश, मैंने सुना है कि आप नींद की स्थापना पर पहुंच गए हैं। ओह, वांग क्यूई ने अपनी ठुड्डी पर हमला किया। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आपने मुझे भी हराया, शीशरैंक ने भी इसे हराया। क्यूई की खेती के लिए 3 साल आदर्श है। पहले एक खेती करना शुरू करता है, जितनी जल्दी वे फाउंडेशन की स्थापना तक पहुंचते हैं। एआई चंगयुआन ने आभासी दुनिया में अपने हाथ से एक सेब का इशारा करना नहीं जाना। मैंने पहले से पहले आखिरकार खेती करना शुरू कर दिया। यह सोचने के लिए कि आपने मुझसे पहले शुरू किया था। बाओ जियाया ने थोड़ा पराजित महसूस किया, लेकिन बस आप इंतजार करते हैं, मैं सिर्फ आधे महीने में नींद की स्थापना तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। अभी भी समय है। वांग क्यूई ने अपना हाथ लहराया और एक संपीड़ित पैकेज अन्य 2 के सामने दिखाई दिया। यह वही है जो मैंने पिछले 6 महीनों में व्यक्त किया है, एक बाहरी जादू की नींव। इसके लिए एक बेल्ट बकल और एक विशेष रूप से निर्मित स्पिरिट गैंडे की बोतल की आवश्यकता होती है। उनके वर्तमान जादू की नींव के साथ भविष्य के डिजाइन। एक मैजिक फाउंडेशन रातों रात नहीं बनाया गया था। जब कोई क्यूई की खेती से लेकर नींव की स्थापना तक टूट जाता है, तो उन्होंने जो नींव डाली थी वह सिर्फ सबसे बुनियादी हिस्सा है। कल्टीवेटर अपनी परिस्थितियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर अन्य तत्वों को अपने जादू की नींव में जोड़ सकते हैं। आमतौर पर बाद के डिजाइनों के लिए संदर्भित करने के लिए मानक डिजाइन ब्लूप्रिंट नहीं होते हैं, इसलिए खेती करने वालों को इसे स्वयं पता लगाना होगा। वांग क्यूई प्रेरणा के एक क्षण से मारा एक बाहरी जादू नींव के साथ आया था, जो काश्तकारों को बाद के डिजाइनों को स्मृति निकायों में परिष्कृत करने की अनुमति देता है। फिर एक ड्राइवर का उपयोग करते हुए वे मेमोरी बॉडी को अपने स्वयं के मैजिक फाउंडेशन के साथ जोड़ सकते हैं और लगातार प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि वे सबसे अप टू डेट मैजिक फाउंडेशन नहीं पाते हैं। चंगयुआन और बाओ शियाया ने तुरंत इस डिजाइन के मूल्य को मान्यता दी। चंगयुआन ने कहा, यह आप वास्तव में हमें यह डिजाइन मुफ्त में दे रहे हैं। इसकी तकनीकी सामग्री और व्यावहारिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह कुछ 100 योग्यता बिंदुओं के लिए भी अधिक नहीं होगा। ईमानदार होने के लिए यह तकनीक अभी भी प्रयोगात्मक चरण में है और मुझे लोगों को इसे आजमाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है।
इसके अलावा चूंकि उत्पादन लागत कम नहीं है, इसलिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं को धनी होना चाहिए। अंत में मेमोरी बॉडी को रिफाइन करने से किसी की खुद की खेती तकनीक की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इन सभी कारकों को देखते हुए आप दोनों केवल परीक्षण उपयोगकर्ता हैं, जो मैं सोच सकता था। वांग क्यूई ने सच बोला। कुछ नकाबपोश राइडर ड्राइवर की यह नौकरी पहले से ही मैजिक फाउंडेशन की आत्मा को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खरीदने के लिए एक बहुत ही पैसा खर्च कर रही थी। अकेले विफल शोधन और आत्मा के पूर्ण विनाश के उदाहरणों को जाने दें। वांग क्यूई जैसे किसी व्यक्ति के अलावा जो कई पत्रों को प्रकाशित करके और पूरे जेंटिन संप्रदाय के समर्थन से उसका भराव था, कई निम्नस्तरीय कल्टीवेटर नहीं थे जो इसका उपयोग करने का जोखिम उठा सकते थे। बुरे विश्वास में डिजाइन को चुराने की संभावना के लिए एक निश्चित कानून प्रवर्तन अधिकारी सह पूंजीवादी ने पहले ही इस पर एक पेटेंट के लिए आवेदन किया था। आखिरकार वांग क्यूई को मैजिक फाउंडेशन में सुधार करने की प्रक्रिया के दौरान चेन फेंग और चेन यूजिया ने बहुत योगदान दिया था। आखिरकार उन्होंने क्रमशः पेटेंट में 20% और 10% शेयर प्राप्त किए। तो आपका काम मुझे यह परीक्षण करने में मदद करना है। वांग क्यूई ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 साल के भीतर लागत को कम करने की उम्मीद है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसे उपयोगी भी पा सकते हैं। बाओ xiaoया सबसे पहले सिर हिलाया था। जरूर। इसके अलावा क्या आप मुझे मेमोरी बॉडी डिजाइन ब्लूप्रिंट की एक प्रति देने का मन करेंगे जिसे आप परिष्कृत करते हैं? यह एक बाहरी मैजिक फाउंडेशन पोस्ट फाउंडेशन स्थापना चरण का उपयोग करने का एक और फायदा था। इसे एक और मैजिक फाउंडेशन से जोड़कर यह अतिरिक्त दिव्य कौशल के साथ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने जैसा था। अब के लिए बाओ xiaoया पर ध्यान न दें, लेकिन एआई चंगयुआन की मैजिक फाउंडेशन TSK यह बेहद शक्तिशाली होने के लिए बाध्य है। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 416 से 169 प्रयोग। शिक्षक 10,000 अमरभ्रम के दायरे से बाहर निकलने के बाद वांग क्यूई आदत से बाहर हो गया। उसके विपरीत चेन यूजिया उसके सामने ड्राफ्ट पेपर पर खंजर को घूर रहा था। वांग क्यूई कुछ हद तक खुश अभिव्यक्ति के साथ चला गया। ज्यादा प्रगति नहीं कर रहा जूनियर बहन। HMPH चेन यूजिया वांग क्यूई पर घबरा गया। वांग क्यूई ने अभी जो किया था वह स्पष्ट रूप से मजाक कर रहा था। स्पष्ट रूप से मजाक करना। क्या जूनियर बहन बाओ उसके अंत में अच्छी प्रगति कर रही है? वांग क्यूई की अभिव्यक्ति बहुत प्रसन्न थी। हाँ, बहुत चिकनी, एक नया बड़ा नंबर कानून। चेन यूजिया की अभिव्यक्ति और भी अधिक मुड़ गई। मैं खो गया। वांग क्यूई ने चेन यूजिया के सिर को नीचे रखा। आपके पास प्रतिस्पर्धा के इस अकथनीय भावना के साथ क्या है? उन्होंने चेन यूजिया के ड्राफ्ट पर नजर डाली, फिर थोड़ी सी भी आह भरी। तो एक सफलता के करीब, बस कुछ प्रमुख अवधारणाएं दूर। यही कारण है कि वांग क्यूई ने चेन यूजिया की प्रतिशोधी हड़ताल को रोकने का नाटक करते हुए सोचा, अपनी अभिव्यक्ति को छिपाते हुए अपने चेहरे की रक्षा के लिए अपने हाथ का उपयोग किया। चेन यूजिया की प्रतिभा बाओ ज़ियाया से कम नहीं थी। सतह पर वांग क्यूई दोनों व्यक्तियों सहलेखन पत्रों के साथ प्रायिकता सिद्धांत में अनुसंधान कर रहा था। हालांकि बाओ ज़ियाया के साथ उनके काम ने पिछले वर्ष की शुरुआत की थी और हाल ही में उनके जानबूझकर मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए थे। इस मोर्चे पर हालांकि यह चेन यूजिया था जिसने नेतृत्व किया और वांग क्यूई ने केवल चेन यूजिया के विचारों को लागू करने में मदद की। यह देखते हुए कि एक ही समय में इस तरह के 2 महत्वपूर्ण पत्रों का उत्पादन करना काफी असामान्य था, वांग क्यूई ने जानबूझकर इस छोर पर प्रगति को धीमा कर दिया। इसके अलावा चेन यूजिया के सिद्धांत की बात थी। वांग क्यूई और बाओ ज़ियाया के साथ बड़ी संख्या में पोइसन कानून के साथ आया था, जो कि बड़ी संख्या में बर्नौली के नियम का विस्तार था। चेन यूजिया के लिए वह जिस पर काम कर रही थी वह बड़ी संख्या में अधिक कठिन और अधिक मौलिक चेबशेव का कानून था। इस दुनिया में वास्तव में चेबीशेव के समकक्ष चेबशेव के रूप में जाना जाता था, लेकिन संभावना के लिए शेंजो की चरम अवहेलना के कारण इस लापरवाह महान कल्टीवेटर की उपलब्धियां उनके पृथ्वी गणितज्ञ समकक्ष के कुछ नीचे थीं। सचमुच। वांग क्यूई ने अध्ययन से बाहर कदम रखा और फिर चेन फेंग को सर्कल में मुट्ठी का अभ्यास करते हुए पाया। बॉस, मैंने हाल ही में एक विशेष विचार किया है। बोलना। चेन फेंग ने एक अघोषित गति से अपना अभ्यास जारी रखा। वांग क्यूई ने कहा, मैं जीवन पथ के विषय में एक अनुभवजन्य अध्ययन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसकी देखरेख करने के लिए आपकी बॉस की आवश्यकता होगी। चेन फेंग ने रुचि का संकेत दिखाते हुए ओह, लाइफ पाथ। क्या प्रयोग? व्यक्तित्व गठन चरण पर मन का प्रभाव। वांग क्यूई ने जवाब दिया। यह विचार पहले एक निर्वासित अमर से उसके पास आया था। शायद अन्य गायब अमर से उसे अलग किया गया था। पृथ्वी के ब्रह्मांडीय भौतिक नियमों ने आत्मा के अस्तित्व का समर्थन नहीं किया, इसलिए जब वह शेंजो तक पहुंच गया तो केवल उसकी चेतना खत्म हो गई। चेतना वाहक की प्रकृति अभी भी अज्ञात थी। इस बीच शेंजो के पास आत्माएं थीं, इसलिए विशिष्ट गायब किए गए अमर के पुनर्जन्म में पिछले जीवन के मैना, अवशिष्ट आत्मा और इस तरह का एक निशान शामिल हो सकता है। ताकत का वह निशान उन कारणों में से एक हो सकता है जिनका गायब अमर नहीं हो सकता है। वैकल्पिक रूप से ताकत का पता एक विचार स्टील सील की तरह काम कर सकता है, सीधे गायब अमर की चेतना में अंकित किया गया, जिससे उन्हें महसूस किए बिना निर्वासित अमर की जागरूकता में एक पूरी पारी हो गई। यह वांग क्यूई को सत्यापित करने की आवश्यकता थी। क्योंकि यह खुद चिंतित है, वह इस मामले से भी परेशान हो सकता है, इसलिए इस प्रयोग का संचालन करना आवश्यक था। चेन फेंग ने कहा, आप क्या करने की उम्मीद करते हैं? वांग क्यूई ने एक मेमोरी बॉडी निकाली। यह गोस्ट किंग। चेन फेंग ने अभी भी संकी नामों के लिए वांग क्यूई का स्वाद याद किया। यह गोस्ट किंग विशेष रूप से बनाया गया है। पहला, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह मुझे नहीं बल्कि जूनियर सिस्टर चेन है, और दूसरा, यह गोस्ट किंग खुद को मैजिक फाउंडेशन को बदलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन कांस्य अमर का मानक संस्करण है। फिर वांग क्यूई उसके पीछे पहुंची और एक बेल्ट के समान कुछ निकाला। यह बेल्ट बहुत छोटी थी। यदि यह एक मानव के लिए था तो यह केवल जांघ के चारों ओर फिट हो सकता है। हालांकि अगर यह एक जानवर के लिए होता तो यह काफी उपयुक्त होता। इस बेल्ट पर एक भारी गोलार्ध था, केंद्र में एक स्लॉट के साथ। चेन फेंग ने पूछा, यह क्या है? यह एक विशेष संस्करण है जो रिफाइनिंग की आवश्यकता के बिना मेमोरी बॉडी से जुड़ सकता है, वांग क्यूई ने समझाया। मैं आत्मा जागृति चरण में दानव कबीले पर इसका उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। व्यक्तित्व गठन चरण में उन बच्चों को मैं कनेक्ट करने से पहले उन पर एक सर्वेक्षण करूंगा, यह देखने के लिए कि उनकी आत्मा ज्ञान कैसे है, और फिर मेमोरी बॉडी कनेक्ट होने के बाद और मैना अस्थायी रूप से स्पाइक्स, क्या उनकी आत्मा को प्रभावित किया जाएगा? इसके अलावा मेमोरी बॉडी को हटाने के बाद अधिक। चेन फेंग ने सुना। उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर हो गई। ऐसा लगता है आपको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? एक मजबूत दमनकारी बल कानून प्रवर्तन अधिकारी से विकृत हो गया। मुझे याद दिलाएं, जंगली दानव कबीले के सदस्यों, आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आत्मा जागृति गांव में सभ्य हैं और अधिकार हैं। वसीयत में नुकसान एक गंभीर अपराध है। आखिरकार केवल एक स्थिर वातावरण दाव की तलाश करने वाले सभी के लिए अनुकूल है।
युद्ध सबसे अधिक मदद से अपरिपक्व प्रौद्योगिकियों को समय से पहले बढ़ने में मदद कर सकता है, जबकि शांति सैद्धांतिक सफलता बनाने की स्थिति है। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, मैं इसके बारे में स्पष्ट हूं। सबसे पहले अपने स्वयं के छात्रों का उपयोग करने की आवश्यकता और लाभ की व्याख्या करें। वांग क्यूई ने इस स्थिति का सामना करने का अनुमान लगाया था। चाहे पृथ्वी पर या शेंजो में, किसी को प्रयोग के लिए आवेदन करने के लिए इस तरह की जांच से गुजरना होगा। हम पिछले 6 महीनों से उन्हें देख रहे हैं, उनकी आत्मा ज्ञान के विकास के कारकों का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उनकी आत्मा ज्ञान की स्थिति की अच्छी समझ है। इसके अलावा आत्मा जागृति में उनकी प्रगति भी सुसंगत है, जबकि वाइल्ड डेमन बीस्ट्स अस्वीक हैं। चेन फेंग ने सिर हिलाया, सुरक्षा के बारे में क्या? वानफा संप्रदाय की खेती में संगतता बहुत मजबूत है, केवल स्वर्गीय गणना एटलस के लिए दूसरा है। और यह खेती तकनीक केवल कंप्यूटेशनल क्षमताओं को बढ़ाती है, बहुत स्थिर और सुरक्षित, न कि स्वर्गीय गणना एटलस की तरह जो पूरी तरह से यादृच्छिक क्षमताओं को ट्रिगर करती है। चेन फेंग ने सिर हिलाया, सिद्धांत रूप में यह खतरनाक नहीं होना चाहिए। यह सही है, वांग क्यूई हंसे। लेकिन मुझे अभी भी कुछ पेशेवरों की राय की आवश्यकता है, साथ ही आत्मा ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कुछ कार्य। चेन फेंग ने अचानक पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए आप जीवन पथ और ऊपरी शुद्ध आत्मा के खजाने में इतनी रुचि क्यों रखते हैं? वांग क्यूई ने ईमानदारी से जवाब दिया, इसे गायब अमर के बारे में सोचने से मिला। बाद में दोनों ने लंबाई में प्रयोग के कारणों, विवरणों और उद्देश्यों पर चर्चा की और अंततः वांग क्यूई ने चेन फेंग की सहायता प्राप्त की। चेन फेंग ने अपना हाथ लहराया, सबूत के आवेदन का एक प्रमाण लिखें और याद रखें, सूचित और स्वैच्छिक के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आपको प्रयोग की सामग्री के प्रयोगात्मक विषयों को सूचित करना चाहिए और संभावित परिणामों को सूचित करना चाहिए। चूंकि उन बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जो कि स्पिरिट जागने वाले गांव के लिए जिम्मेदार है, टियालिंग रिज के आउटर शिष्य को मिल गया। यह हो गया। वांग क्यूई ने एक बार फिर से अध्ययन के लिए नेतृत्व किया। इस समय चेन फेंग ने एक और सवाल उठाया, वैसे जब आप फाउंडेशन की स्थापना तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। वांग क्यूई का मैजिक फाउंडेशन डिजाइन पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच गया था और उसका अपना सैद्धांतिक ज्ञान नींव की स्थापना के चरण से बहुत परे था। उसके मैना के साथ भी पूर्णता पर फाउंडेशन की स्थापना हाथ में करीब लग रही थी। वांग क्यूई को चौंका दिया गया था। ठीक है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन यह निश्चित रूप से अगस्त से पहले होगा। अगस्त? वांग क्यूई ने कहा, आत्मा जागृति गांव समान रूप से दानव कबीले के उन्नत वर्ग के लिए अपने क्यूई भंडारण चरण को और अधिक सुचारू रूप से जाने के लिए वर्तनी आत्मज्ञान का संचालन करेगा। फाउंडेशन की स्थापना के बाद आत्मा जागृति तकनीक भी अधिक उन्नत होगी। चूंकि मैं एक शिक्षक बन गया हूं, मुझे कुछ पेशेवर नैतिकता है। डाओइस्ट अभी भी बकाया है 3 और अपडेट। महीने के उत्तरार्ध में मैं अतिरिक्त अपडेट के लिए वोटों की गणना करना शुरू कर दूंगा, अतिरिक्त अपडेट के लिए औसत बुकिंग जारी रखने के लिए। यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो आप सिफारिश टिकट और मासिक टिकट डालने के लिए केडीएन.com पर स्वागत करते हैं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए mkdn.com पर जाएं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 417 से 170 वांग क्यूई का पहला जीव विज्ञान प्रयोग। एक प्रयोग आवेदन लिखना वांग क्यूई के लिए विशेष रूप से नया अनुभव नहीं था। आखिरकार सीमित रैंक के एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी के रूप में अपने पिछले जीवन में वह प्रयोगों के संचालन से छूट उन लोगों में से नहीं थे। चेन फेंग शामिल होने के कारण चेन फेंग के अनुभवजन्य विभाग के नाम पर आवेदन भेजा गया था। प्रयोग भेजने के बाद चेन फेंग ने भी वांग क्यूई को नए ड्राइवर को बेहतर बनाने में मदद की, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने और मेमोरी बॉडी की ताकत को रीसेट करने, प्रयोग को प्रभावित किए बिना आत्मा जागृति दानव कबीले पर प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। फिर स्पिरिट अवेकनिंग गांव की एक और यात्रा के अवसर को जब्त करते हुए वांग क्यूई ने अपनी आवश्यकताओं को प्रभारी व्यक्ति और कुछ अन्य आत्मा जागृति स्वामी के लिए अपनी आवश्यकताओं का संचार किया। वांग क्यूई की पहचान अब काफी प्रभावशाली थी। आखिरकार वह एक वानफा संप्रदाय प्रतिभा थी जिसे डीओ कलाकृतियों का पुरस्कार मिला था। जब तक एक दिन वह 1 दर्जन या 20 साल के लिए गोल्डन कोर पूर्णता में फंस गया, तब तक कोई भी उसे निर्वासित अमर नहीं मानता। आपत्तियों के साथ शेष टियालिंग रिज अधिकारियों ने भी आवेदन पर चेन फेंग के हस्ताक्षर को देखने के बाद चीजों को जाने देने के लिए चुना। अधिकांश साधारण आत्मा जागृति स्वामी को कोई आपत्ति नहीं थी। 2 स्थायी लोगों में हु बक्स्यू ने कहा कि वह सिद्धांत को नहीं समझती थी और एक राय व्यक्त करने के लिए अयोग्य था, जबकि आप मेंग्रान ने कुछ चिंता दिखाई। क्या आपको यकीन है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा? मेरे पास पेशेवर नैतिकता है, आप जानते हैं। मैं उन छोटे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वांग क्यूई ने 5 और दिनों का इंतजार किया और फिर चेन फेंग के पक्ष से खबर आई। उन्होंने ड्राइवर और मेमोरी बॉडी को एक टियालिंग रिज डेमन कबीले के शिष्य को आजमाने के लिए लिया था। भ्रम का अनुभव करने के बाद गोल्डन कोर स्टेज दानव कबीले से उद्देश्य मूल्यांकन यह था कि यह कम से कम अपरिवर्तनीय क्षति का कारण नहीं होगा। इसके साथ वांग क्यूई की प्रायोगिक तैयारी पूरी तरह से पूरी हो गई थी। फिर वह दिन आया जब उसने वास्तव में प्रयोग शुरू किया। हु बक्स्यू और आप मेंग्रान के अलावा पर्यवेक्षकों के रूप में 1 और 2 या 3 टियालिंग रिज शिष्यों थे। प्रयोग में शामिल विषय केवल 29 या 40 छोटे राक्षसों वांग क्यूई को सिखाते थे। उन्होंने पहले रोल को बुलाया और फिर इन छोटे लोगों की प्रजातियों, उम्र और आत्मा ज्ञान के स्तर के आधार पर उन्हें 2 प्रयोगात्मक समूहों और एक नियंत्रण समूह में विभाजित किया। सबसे पहले सच्चा जानवर वर्ग है, सबसे अधिक के साथ शुरू कार्निवोरा बिल्ली परिवार। बड़ी बिल्ली मेव एक हर्षित काली बिल्ली जानवरों के बीच से बाहर भाग गई। आधे साल की शिक्षा के बाद इस छोटी सी बिल्ली ने कुछ आत्मा ज्ञान प्राप्त किया था और मानव आज्ञाओं को समझ सकता था। वांग क्यूई ने पहली बार चेन फेंग के प्रश्नावली का उपयोग करके इस पर एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और फिर उसने ड्राइवर को लिटिल कैट पर रखा। हर कोई गौर से देखता था, कुछ ने अपनी सांस भी पकड़ ली, डर था कि वे प्रयोग को बाधित कर सकते हैं। जैसा कि मेमोरी बॉडी डाली गई थी, बिग कैट में एक स्पष्ट परिवर्तन हुआ। यह पहले बहुत उलझन में दिखाई दिया, अपना सिर हिलाते हुए और आराम से आगे बढ़ते हुए। फिर इसने वांग क्यूई पर ध्यान दिया, इसकी आंखें जलती हुई और यह एक ठोकर फैली में चला गया। म्याऊ मेवमी मेव मेव मियो मियो मेव मावो। यह वांग क्यूई के चारों ओर कूद गया, उत्सुकता से बाहर, अपनी आवाज में एक ताल के साथ जो स्पष्ट रूप से अभिव्यंजक था। यह है। वांग क्यूई ने अपना सिर थपथपाया। क्षमा करें, मैं भूल गया कि आप अभी तक नहीं बोल सकते। स्पिरिट जागृति दानव कुलों के गले और जीभ को विशेष प्रशिक्षण के बिना मानव भाषण के लिए अनुकूलित नहीं किया गया था। हालांकि वांग क्यूई इसके लिए अच्छी तरह से तैयार था। उसने अपना हाथ छोटी काली बिल्ली के सिर पर रखा और फिर शक्तिशाली आत्मा शक्ति ने बिल्ली के सिर को ढक दिया। ड्रीम बिल्डिंग तकनीक, एक प्रकार का भ्रम तकनीक। यांगशेन पैवेलियन शिष्यों के लिए यह मंत्र अनिवार्य प्रशिक्षण था।
यद्यपि इसमें कमजोर मुकाबला एप्लीकेशन और कड़े सक्रियण की स्थिति थी, इसका उपयोग मुख्य रूप से एक सहायक खेती के रूप में किया गया था। निश्चित रूप से इस तरह के सरल जादू के साथ महान प्रभाव के लिए खेलना भी बहुत शक्तिशाली है। इसी तरह चेन फेंग की प्रतिद्वंद्वी के कार्यों को चोरी करने की रणनीति को पहले से 7 सेकंड में ड्रीम बिल्डिंग तकनीक का एक आवेदन माना जा सकता है। स्पेल के प्रभाव में वांग क्यूई और लिटिल ब्लैक कैट ने एक साझा ड्रीम दायरे में प्रवेश किया। इस स्थान पर भौतिक शरीर की प्रतिक्रिया काफी हद तक अलग थलग थी, केवल शुद्ध विचार को सक्रिय छोड़कर। यह 10,000 अमरभ्रम क्षेत्र में प्रवेश करने के समान महसूस किया। वांग क्यूई की चेतना गर्म पानी में डूब गई। अंधेरे ने उसे घेर लिया और जमीन शुद्ध काला था, पूरी तरह से गैरचिंतनशील। एक स्पॉटलाइट जैसा क्षेत्र वांग क्यूई को घेर लेता है और उस प्रबुद्ध स्थान के भीतर वह और एक अन्य छोटी काली बिल्ली खड़ी थी। बिग कैट, मिस्टर कैट म्याऊ। छोटी काली बिल्ली अभी भी कुछ उलझन में थी। इसने खुद को चौंका दिया। बड़ी बिल्ली म्याऊ म्याऊ, अब बात कर सकते हैं म्याऊ। इस खोज ने छोटी बिल्ली को घबराहट में डुबो दिया। वांग क्यूई ने धीरे से बोलते हुए इसे नीचे दबाया। यह एक सपना है। क्या आप जानते हैं कि सपना क्या है? हर प्राणी सपनों की अवधारणा को समझ नहीं सकता था। कई धारणाएं जो मनुष्यों को स्पष्ट लगती थीं, वे जानवरों की समझ से परे थीं। उदाहरण के लिए, कई जानवर प्रतिबिंबों को समझ नहीं सकते, अपने स्वयं के दर्पण छवियों को अलग करने में असमर्थ हैं। यह पूछने पर कि क्या यह भ्रम समझा गया था कि अनिवार्य रूप से चेतना और स्व के बारे में जागरूकता के बारे में पूछताछ कर रहा था। सपना म्याऊ। बड़ी बिल्ली सपना देख सकती है। लिटिल ब्लैक कैट की कंप्यूटेशन और थिंकिंग क्षमताओं को मेमोरी बॉडी द्वारा बढ़ावा दिया गया था और चेन फेंग ने इसमें कुछ ज्ञान को एम्बेड किया था। अब बिग कैट लगभग 2 या 3 साल के मानव बच्चे के बराबर था, जो कुछ शब्दों को हड़पने में सक्षम था। एक बच्चा के लिए एक विस्तारित अवधि के लिए एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना स्पष्ट रूप से मुश्किल था। जल्दी से इसने सपनों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और वांग क्यूई के चारों ओर घूमने लगे। बड़ी बिल्ली, यहाँ आओ, मत करो, व्यवहार करो। वांग क्यूई ने अन्य सवाल पूछने से पहले कुछ बार छोटी काली बिल्ली को डांटा। अपनी टिप्पणियों को पूरा करने के बाद वांग क्यूई ने सपने को समाप्त कर दिया और बिग कैट के साथ वास्तविकता में लौट आए। सपने से थक गए बिग कैट को देखभाल के लिए हु बक्सू को सौंप दिया गया। फिर उन्होंने सूची में दूसरा नाम बताया, थर्ड कैट। मेमोरी बॉडी डालने के बाद वांग क्यूई ने एक बार फिर सपने में प्रवेश किया। यह जानने पर कि यह बोल सकता है, थर्ड कैट ने संकोच नहीं किया और वांग क्यूई पर छलांग लगाई। शिक्षक ने मुझे म्याऊ म्याऊ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं अब बात कर सकता हूँ, मुझे उतारो। वांग क्यूई ने अपनी गर्दन के स्क्रू द्वारा तीसरी बिल्ली को उठाया, फिर पूछताछ शुरू की। हालांकि अप्रत्याशित रूप से तीसरी बिल्ली ने भ्रम तकनीकों के डोमेन में एक प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, सहज रूप से खुद को बड़ा करने के लिए आदत की खोज की। यह एक 3 फुट लंबी बिल्ली में बदल गया और वांग क्यूई के चेहरे के खिलाफ ऊर्जावान रूप से रगड़ गया। एक एक करके, जैसा कि उनका परीक्षण किया गया था, प्रत्येक छोटे दानव ने सपने के भीतर वांग क्यूई के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया। बेशक दुर्लभ अधीर छोटे प्राणी थे जो बहुत अधिक ताकत प्राप्त करते थे और नियंत्रण से जूझते थे। एक बाहरी मैजिक फाउंडेशन के रूप में गोस्ट किंग मेमोरी के साथ, यह मैना प्रदान कर सकता है जिसकी गुणवत्ता प्रारंभिक चरण की नींद की स्थापना में सबसे खराब के बराबर थी और मात्रा क्यूई खेती के देर से चरण की तुलना में थी। वांग क्यूई केवल इन छोटे शैतानों को दबाने में कामयाब रहे। सौभाग्य से सपने में प्रवेश करने के बाद परेशान बच्चों ने वांग क्यूई के पेट को टक्कर देने के बाद शांत किया। एक बार जब प्रयोग समाप्त हो गया तो वांग क्यूई ने जमीन पर बिखरे हुए छोटे राक्षसों को देखा और सपने में छोटे शैतानों को याद करते हुए गर्मजोशी की एक लहर को महसूस किया जो उन्हें शिक्षक कहते थे। चेन फेंग, आप जानते हैं कि कैसे खेलना है। बचपन की शिक्षा वास्तव में अद्भुत है। जारी रखने के लिए, यदि आप इस काम को पसंद करते हैं तो कृपया अपनी सिफारिश या मासिक टिकटों के साथ KDN.com पर इसे वोट करें। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता, कृपया पढ़ने के लिए KDN.com पर जाएं। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 418 से 171 कार्य और तैयारी। भूतों ने गोस्ट किंग से जुड़े होने के बाद आत्मा ज्ञान में एक अस्थायी वृद्धि प्राप्त की और उन्होंने जीन से जुड़े, हालांकि गोस्ट किंग के साथ उतना महत्वपूर्ण नहीं किया। हालांकि गोस्ट किंग के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। इन छोटे भूतों के बारे में जागृति अनुभवजन्य विभाग की पहली और दूसरी टीमों की आत्मा जागृति गति के साथ नियंत्रण समूह से अधिक है। व्यक्तित्व में कोई अंतर गोस्ट किंग और जीन बाहरी जादू की नींद का उपयोग करते हुए भूतों के बीच नहीं देखा गया था, जिसका अर्थ है कि बाहरी जादू की नींद का कोई प्रभाव या व्यक्तित्व पर बहुत कमजोर प्रभाव नहीं है, जो कि संक्षेप में महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले, एक निश्चित कंप्यूटेशन क्षमता आत्म जागरूकता का आधार है। दूसरा, मन आत्मा जागृति को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन सिद्धांत को आत्मा के विकास की उत्तेजना का अनुमान है। तीसरा, व्यक्तित्व गठन पर आधुनिक खेती विधि का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। अनुभवजन्य विभाग के अध्ययन के अंदर वांग क्यूई चेन फेंग को अपने प्रयोगात्मक परिणामों की रिपोर्ट कर रहा था। चेन फेंग ने सिर हिलाया। ये परिणाम उनके शोध का हिस्सा भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि उनके कुछ सिद्धांतों की पुष्टि भी कर सकते हैं। अच्छा काम। एक बार जब वांग क्यूई ने पढ़ना समाप्त कर दिया तो चेन फेंग ने पुष्टि की, किसी ऐसे व्यक्ति के योग्य जिसने लॉजिक के माध्यम से डाउ जेड की मांग की। अनुसंधान के इस डोमेन में आपका पहला फॉरेस्ट सम्मानजनक है। वांग क्यूई चेन फेंग के अगले सवाल के आने पर प्रशंसा को मामूली रूप से विकटित करने वाला था। आप अपने शोध के अगले चरण के लिए क्या करना चाहते हैं? वांग क्यूई ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ भी नहीं किया जाना है। क्यों? मेरी प्रारंभिक योजना के अनुसार अगला कदम यह होगा कि एक बाहरी जादू की नींद का उपयोग प्राचीन विधि की नकल करने के लिए होगा कि क्या यह व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। वांग क्यूई अपनी जेब में पहुंची और फिर एक सियान रंग की आत्मा गैंडे की बोतल, मेमोरी बॉडी गेज, प्राचीन विधि पियाउन संप्रदाय से एक कानून गेज। पियाउन। चेन फेंग हैरान था। मुझे याद है कि इस संप्रदाय के वंशज पियाउन संप्रदाय एक बार लुफू जुआनकिंग पैलेस के लिए एक जागीरदार था। यह बूढ़ा व्यक्ति अपने सभी खेती के तरीकों को याद करता है, जेन चान ने समझाया। लुफू जुआनकिंग पैलेस की खेती के तरीकों को ओलेंगकैसिंग के रूप में जाना जाता था और इस क्षेत्र में एक मास्टर के रूप में जेन चान ने स्वाभाविक रूप से 10,000 साल पहले से सभी विशिष्ट मानसिक तरीकों को याद किया। वांग क्यूई के लिए वह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक की तरह था जो ज्ञान के एक सर्वव्यापी सरणी को पकड़े हुए था। यह काफी बेकार है। आधुनिक खेती एक ऐसे सूत्र की तरह है जहां हर कोई अपने स्वयं के मापदंडों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकता है ताकि वह अपने लिए सबसे उपयुक्त परिणाम प्राप्त कर सके। प्राचीन विधि चिकित्सक सीमित अभिव्यंजक क्षमताओं के कारण संस्थापक के आत्मज्ञान और विचारों को विरासत नामक किसी चीज में समेटने के लिए केवल एक शब्दहीन दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विरासत अक्सर एक कल्टीवेटर के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जो लोग पानी की खेती का अभ्यास करते हैं वे जेंटलर या सूक्ष्म रूप से आरक्षित हो जाते हैं, जबकि जो लोग आग की खेती का अभ्यास करते हैं वे तेजी से हिंसक और आक्रामक हो जाते हैं।
जो लोग भूत की खेती या खेती का पालन करते हैं वे अनिवार्य रूप से अधिक क्रूर और रक्तपात हो जाते हैं और दानव पथ स्वाभाविक रूप से ठंड और लालच बढ़ाने की ओर जाता है। चेन फेंग समझ गया कि वांग क्यूई क्या हो रहा है। वांग क्यूई के पास वास्तव में यह विचार था, लेकिन अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से आगे बढ़ने में असमर्थ पाया। उस मामले में जंगली राक्षसों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वास्तव में मुझे आपको एक कार्य पूरा करने की आवश्यकता है और आप बस एक ही समय में इस अनुभवजन्य अध्ययन को अंजाम दे सकते हैं, चेन फेंग ने कहा। उन्होंने अपने डेस्क के नीचे से एक फाइल बैग लिया, कागज की एक शीट निकाली और एक पेन के साथ कई सर्कल खींचना शुरू कर दिया। वह समाप्त होने के बाद उसने वांग क्यूई को फाइल बैग सौंप दिया। ये चक्कर वाले दानव जानवर आप अपने अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए उन सभी का उपयोग कर सकते हैं। जंगली में दानव कबीले की निगरानी करना और उनके व्यक्तित्व गठन का अवलोकन करना भी अनुभवजन्य विभाग के काम का हिस्सा था। यह कार्य शुरू में बीफेंग द्वारा सहायता प्राप्त था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या दिव्य राजधानी के प्राचीन खंडहरों में अन्वेषण का काम बहुत व्यस्त था या बीफेंग स्पिरिट बीस्ट माउंटेन में लौट आए थे, लेकिन बाद में वांग क्यूई ने इस कार्य को संभाला। धन्यवाद। वांग क्यूई ने फाइल बैग लिया और कहा, बॉस अगर वहां और कुछ नहीं है तो मैं प्रगति पर जांच करने के लिए स्पिरिट जागृति गांव के पास जाऊंगा। इसके अलावा कृपया मेरी जूनियर बहन से एक और भूत राजा बनाने के लिए कहें। एक अप्रत्याशित स्थिति में उपयोगकर्ता की आत्मा की भावना मेमोरी बॉडी में प्रवाहित हो सकती है और वर्तमान में मेरे पास जो राजा है वह अब शुद्ध नहीं है। चेन फेंग ने असहाय रूप से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप हाल ही में थोड़ा अधिक समय बिता रहे हैं? याद रखें, आप 3 दिनों के भीतर जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप अगस्त से पहले फाउंडेशन की स्थापना तक पहुंचने की योजना बनाते हैं तो जुलाई में आधे महीने को एकांत खेती के लिए साफ करें। हाँ, 3 दिन बाद दोपहर को झुलसाने वाली गर्मी के सूरज ने सब कुछ सूखा और प्यासा बना दिया। क्यूई स्टोरेज स्टेज में एक डेमोनिबल वाइट बुल एक विरल जंगल के माध्यम से लिस्टली से भटक गया, कभी कभी मोटी जमीन के लिचेन पर कुतरना, जिसने इसके लिए काफी अच्छा स्नैक बनाया। अचानक एक अंधेरे आकृति उसके बगल में एक पेड़ से चली गई। रिएक्ट करने से पहले दानव बैल को नीचे ले जाया गया था। जानवर एक पल के लिए दंग रह गया और फिर क्रोध में दहाड़ गया। उसके सिर को ऊंचा कर दिया, मुक्त तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसने अपना मुंह खोल दिया, उसकी गर्दन पर नसें उभरी हुई, यह देखने के लिए कि उस पर कौन हमला कर रहा था। हालांकि एक और भयानक ताकत इसकी पीठ पर दब गई, जिससे भागना असंभव हो गया। दानव बैल की आत्मा के माध्यम से महान गुस्सा बढ़ गया। यह किसी भी शक्तिशाली महान दानव नहीं था, लेकिन यह अपनी ताकत में काफी आत्मविश्वास था। यह किसी को भी इसे हावी करने की अनुमति कैसे दे सकता है? मूर एक पृथ्वी बिखरने वाली बलों के साथ अपने दानव कबीले ब्लडलाइन के भीतर जन्मजात दिव्य सील को सक्रिय किया गया था और दानव बुल की ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ गई। रक्त उसकी मांसपेशियों में भाग गया, जिससे उसका शरीर सूज गया। क्यूई स्टोरेज दानव कबीले के बीच ऐसा हो सकता है वास्तव में शीर्ष ग्रेड था। हालांकि इसकी पीठ पर बल भी एक लोहे के घेरा की तरह मजबूत हो रहा था, मजबूती से इसे जमीन पर पिन कर रहा था। बर्बर बैल के चार्ज ने नीचे एक गहरे गड्ढे को खोदा, लेकिन यह अभी भी कारावास से बच नहीं सका। मांसपेशियों की ताकत कभी भी स्थायी आधार पर मन को पार नहीं कर सकती है। दानव बैल जल्द ही थक गया। इसका प्रतिरोध कमजोर हो गया। उस समय यह महसूस किया कि कुछ अपनी कमर चुभता है। थकान की एक लहर के बाद बैल ने जल्दी से अपने अंगों को कमजोर पाया, स्थानांतरित करने में असमर्थ। इसके पीछे वांग क्यूई ने अपने हाथ जारी किए और फिर एनेस्थेटिक सुई वापस ले ली। वह एक सफेद चमक से घिरा हुआ था, पवित्र प्रकाश का एक संयोजन और जीवन जलाने के कौशल की विस्फोटक स्थिति। वह पवित्र प्रकाश के अमर नायक संस्करण को मैं वास्तव में शंको पर्वत की स्थापना को काफी अच्छी तरह से फिट करता है। एक पवित्र शूरवीर खुद को बहुत बढ़िया है। वांग क्यूई ने उसके आसपास के जीवन के प्रकाश को दूर कर दिया। अपने स्टोरेज बैग से एक उपकरण निकाला, एक जेड प्लेट कई जांच से जुड़ी। उन्होंने दानव बैल पर कुछ एक्यू पॉइंट्स में जांच डाली। कई रीडिंग तुरंत जेड प्लेट पर दिखाई दिए। एक आम आदमी के रूप में वांग क्यूई ने इन रीडिंग के जैविक महत्व को नहीं समझा। वह जो कुछ भी कर सकता था वह उन्हें रिकॉर्ड कर सकता था और उन्हें चेन फेंग में वापस भेज दिया। फिर उसने डिवाइस को दूर कर दिया और गेल मेमोरी बॉडी को बाहर निकाला, उसे जबरदस्ती डेमन बुल की पीठ में छुरा घोंप दिया। ड्राइवर केवल सुरक्षा के लिए बनाया गया था। एक दानव कबीले के शारीरिक लचीलापन को देखते हुए यह वास्तव में आवश्यक नहीं था। वांग क्यूई ने कहा, पियाउन सेट की खेती की विधि अपने चिकित्सकों को शांति और लालित्य की ओर ले जाती है, जो दानव बुल के प्राकृतिक स्वभाव के विपरीत है। वांग क्यूई ने कहा कि उन्होंने डेमन बुल के दिमाग में तल्लीन करने के लिए ड्रीम बिल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। चलो देखते हैं कि अब आप क्या दिखते हैं। थोड़ी देर के बाद वांग क्यूई ने मेमोरी बॉडी को पुनः प्राप्त किया और मलबे वाले दानव बैल को छोड़ दिया जहां यह था। जारी रखने के लिए यदि आप इस काम का आनंद लेते हैं तो कृपया अपने सिफारिश के टिकट और मासिक वोटों के साथ वोट करने के लिए KDN.com पर जाएं। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया KDN.com पर पढ़ें। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 419 से 172 प्राचीन कल्टीवेटर री इमर्ज करता है, तीसरी रिलीज। जैसे जैसे सर्वेक्षण गहरा हो गया, वांग क्यूई धीरे धीरे दिव्य राजधानी से दूर चला गया, जो संरक्षित क्षेत्र में गहराई तक जा रहा था। चेन फेंग निश्चित पदों के साथ कई दानव जानवरों को ट्रैक कर रहा था, जिसमें एक ट्रैकिंग जांच जादू कलाकृतियों को उनके शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। इन जांचों ने खुद को संचालित करने के लिए दानव जानवरों के चयापचय से मन का एक हिस्सा निकाला और फिर अमर नायक संस्करण GPS पर दानव जानवरों के आंदोलनों को प्रदर्शित करते हुए अमर गठबंधन के आर्टिफिशियल सैटेलाइट को सिग्नल भेजे। इसके अतिरिक्त वे एक प्रकार के लघुलहर सिग्नल को प्रसारित कर सकते हैं, जो एक ट्रैकर के रूप में भी काम करता है। जैसा कि वांग क्यूई ने सूची से एक एक करके दानव जानवरों को पार किया, जांच ने इसके अंत के पास पहुंचा। उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए केवल एक और ईगल हॉक टाइप दानव पक्षी की आवश्यकता थी। लेकिन इस समय वांग क्यूई को एक समस्या का सामना करना पड़ा। अब क्या चल रहा है? वांग क्यूई ने उसके सामने नक्शे का भ्रम देखा, नेत्रहीन हैरान किया। इस नक्शे का भ्रम सीधे एक व्यक्तिगत कैलकुलेटर द्वारा उनकी चेतना में पेश किया गया था। तार्किक रूप से यह हर विवरण को स्पष्ट रूप से, यहां तक कि सबसे मिनट के पहलुओं को भी दिखाया जाना चाहिए। फिर भी यह नक्शा धुंधली कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए? एक छोटा सा पिनपॉइंट सिग्नल स्रोत विस्तृत लाल स्याही के धब्बा में बदल गया था और नक्शा खुद कुछ विकृत था। वांग क्यूई ने शुरू में सोचा कि यह कैलकुलेटर के साथ एक समस्या है। हालांकि उन्हें तुरंत याद आया कि वह मांग डाउ जेड का उपयोग कर रहे थे। 1000 तंत्र मंडप पुरस्कार के रूप में नकली उत्पादों की पेशकश नहीं करेगा, क्या वे करेंगे? जैसा कि वांग क्यूई आगे बढ़ा, उन्होंने अधिक गंभीर मुद्दों की खोज की, पूरा नक्शा विकृत करना शुरू कर दिया और क्या होना चाहिए था उपग्रह इमेजरी अचानक अंकुरित हो गया। वांग क्यूई को इस विसंगति के गायब होने से पहले अंतिम पास के पथ रैंक कार्यक्रम पर स्विच करना पड़ा। यह कैलकुलेटर के साथ एक समस्या नहीं है, क्या यह एक मजबूत हस्तक्षेप क्षेत्र हो सकता है?
या सिर्फ सेवा क्षेत्र के बाहर? वांग क्यूई ने कहा, मुझे पहले एक ऑफलाइन नक्शा डाउनलोड करना चाहिए था। यह क्षेत्र एक प्राचीन दानव कबीले अवशेष क्षेत्र है। अज्ञात आत्मा निषेध के साथ जेन चान, यह जानते हुए कि वांग क्यूई इन विवरणों से बहुत चिंतित नहीं था, लगातार पेश किया गया। तभी वांग क्यूई ने स्पष्ट रूप से कुछ सुनकर याद किया। जब वह पहली बार डिवाइन कैपिटल में आए तो उन्होंने दानव कबीले अवशेष क्लस्टर के बारे में सुना था। अमर गठबंधन के उत्खनन कार्य के कारण बीफेंग डिवाइन कैपिटल में था। अवशेषों की खोज करने के लिए अमर गठबंधन का दृष्टिकोण प्राचीन विधि युग से बहुत भिन्न था। प्राचीन काल में अवशेषों में प्रवेश करना मुख्य रूप से वंशानुक्रम, जादुई खजाने, सामग्री और पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अन्य संपत्ति हासिल करने के लिए था। हालांकि आज के अमर गठबंधन के लिए हजारों साल पहले की इन प्राचीन प्रौद्योगिकियों का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं था। यह उनका ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व था और उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की थी वह मूल्यवान थी। इस दृष्टिकोण से अवशेषों पर प्रतिबंध भी काफी अध्ययन के लायक थे। जब अमर गठबंधन ने एक अवशेष का एक बाहरी प्रतिबंध तोड़ दिया तो उन्होंने पहले पूरी तरह से इसका अध्ययन किया, फिर इसे हैकर की तरह हैक किया और सामान्य रूप से प्रतिबंध को बंद कर दिया। इस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, लेकिन चूंकि आधुनिक काश्तकारियों को अवशेषों की सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे इंतजार कर सकते थे। वांग क्यूई एक पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर देखा। कई मील के भीतर मानव निवास के कोई संकेत नहीं पाया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह अवशेष क्लस्टर वास्तव में विशाल है। मैंने सुना है कि 100 से अधिक गोल्डन कोर और फाउंडेशन की स्थापना की एक पुरातात्विक टीम यहाँ खुदाई कर रही है, फिर भी किसी का कोई संकेत नहीं है। जेन चान ने अपनी आध्यात्मिक अर्थ बढ़ाया। उनकी आध्यात्मिक धारणा की सीमा अभी भी वांग क्यूई के क्षेत्र से अधिक है। थोड़ी देर के लिए संवेदन करने के बाद जेन चान ने कहा, 2 लोग हैं जो आपके दक्षिण पूर्व में 200 गज की दूरी पर हैं, हालांकि कुछ बंद लगता है। अचानक वांग क्यूई ने अपने हाथ पर रिंग से थोड़ी गर्मी महसूस की। उसका शरीर थोड़ा कांप गया और भावना अजीब तरह से परिचित थी, फिर भी वह याद नहीं कर सकता था कि उसने पहले इस सनसनी का सामना किया था और आवेगपूर्ण रूप से कहा, बूढ़ा आदमी, इसे रोकें। जेन चान हैरान था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह भावना, प्रतीक्षा, बालक। उन 2 लोगों ने 200 गज की दूरी पर आपको देखा है। फाउंडेशन स्थापना के चरण। जिस तरह जेन चान ने अपनी चेतावनी दी थी, पानी के ड्रैगन की तरह ट्रेलाइन के माध्यम से तलवार की रोशनी की 2 लकीरें फट गईं। एक तेज तकटकी के साथ वांग क्यूई ने पहचाना, यह तलवारबाजी। ली युनसॉन और तांग जियो, 2 नींग स्थापना काश्तकार, एक अजीब स्थिति में जमीन पर लेट गए, कई सुरक्षात्मक ताबीज जैसी जादू की कलाकृतियों को पकड़े हुए और किसी चीज के लिए खोज या संवेदन के साथ साथ इंचिंग। तांग जियो में एक तन रंग था। शेंझो के अधिकांश एक्साई लोग स्वाभाविक रूप से इस गहराई से टैन नहीं कर सकते थे, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने दक्षिणी बर्बर लोगों के साथ मिश्रित विरासत हो सकती है। उन्होंने धीरे से शिकायत की, क्या जूनियर मास्टर झाई पागल हो गए हैं? ऐसा करने का क्या मतलब है? कोई नई खोज नहीं होगी, है ना? चुप रहो और ध्यान केंद्रित करो, ली युनोंग ने कहा, तांग जियो के लिए काफी वरिष्ठ, उसे अधीरता से फटकार लगाते हुए। आप पूछते हैं कि यह जीवन कब खत्म होगा? तांग जियो ने बस अपने काम को छोड़ दिया, आकाश में घूरते हुए विचार में थोड़ा खो गया। ली यनकॉन भी प्रभावित लग रहा था। वह जमीन पर घुटने टेक दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि वह तांग जियो को आराम दे रहा था या खुद को आश्वस्त कर रहा था। एक बार जब हम उस अमर कलाकृतियों को पाते हैं तो हम इस गॉडफोर्सेन जगह से बाहर निकल सकते हैं। हम दूर समुद्र में लौट सकते हैं। अब छिपने का जीवन जीने की जरूरत नहीं है और हमें भी एक मौका मिल सकता है, दावत और रहस्योद्घाटन। तांग जियो ने दैवीय राजधानी की दिशा की ओर देखा, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने सोचा था कि यह नहीं है कि मेरा मतलब नहीं है, दावत और रहस्योद्घाटन के लिए बड़े शहरों को बेहतर होना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक महानगर नहीं देखा। ली यनकॉन ने ठंड से कहा, क्या आप पागल हैं? सभी बड़े शहरों को हेटेरोडॉक्स प्राइमर्डियल स्पिरिट्स द्वारा संरक्षित किया जाता है। आपके सच्चे कानून व्यक्तित्व को उनके सामने छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आपको कब्जा कर लिया जाएगा और विच्छेदित किया जाएगा, नस्ल किया जाएगा या जीव जहर के साथ परीक्षण किया जाएगा? तथाकथित हेटेरोडॉक्स और सच्चे कानून क्या प्राचीन विधि चिकित्सक आधुनिक और प्राचीन विधि के रूप में संदर्भित करते हैं? संदेह के बिना इन 2 सच्चे कानून चिकित्सकों को शेंजो में सड़कों पर वर्मिन के रूप में माना जाता था, प्राचीन विधि चिकित्सकों के रूप में। तांग जियो ने याद किया कि उनके मास्टर वरिष्ठ भाई ने हेटेरोडॉक्स काश्तकारियों के बारे में क्या कहा था। वे तकनीकों और डीएओ की अवहेलना करते हैं, सभी साधनों का उपयोग करके मंत्रों को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। वह कांप गया और एक शिकायत के साथ कहा, लेकिन मैं सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में लोगों के रोमांच को देखना चाहता हूं, मुंह के शब्द द्वारा प्रेषित हलचल गतिविधि के दृश्य। सुदूर समुद्र में कुछ द्वीप और कई समुद्री राक्षस हैं, जिनमें कुछ लोग हैं और शहरों के निर्माण की कोई क्षमता नहीं है। इसके अलावा कुछ अज्ञात कारणों से प्राचीन विधि की खेती की दुनिया में पिछली कुछ शताब्दियों में भूमिगत विकसित होने की प्रवृत्ति थी। सभी संप्रदायों ने खुद को भूमिगत शहरों में स्थापित किया जो उन्होंने खोदा। यह ऐसा है जैसे वे आकाश से एक महान दुश्मन से बच रहे थे। इसने तांग जियो को और भी अधिक हैरान कर दिया। सुदूर समुद्र वास्तव में ड्रैगन कबीले का डोमेन था और सबसे बड़ा खतरा सीबेड से लग रहा था। आकाश, क्या कुछ द्वीपों के साथ वह स्थान भी बड़े दानव पक्षियों का उत्पादन कर सकता है? हालांकि यह संप्रदाय का निर्णय था और वह केवल अनुपालन कर सकता था। अपने दशकों की खेती के अभ्यास में उन्होंने सतह की तुलना में भूमिगत अधिक समय बिताया था। शिंजो आने से पहले तांग जियो को यह भी पता नहीं था कि वन वास्तव में दुनिया में मौजूद थे। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। डेड्रीमिंग बंद करो। ली युनसॉन ने खड़े होकर सुरक्षात्मक ताबीज को उठाया, एक खोए हुए आइटम की खोज करने वाले कुत्ते की तरह जमीन पर अपनी खोज को फिर से शुरू किया। अचानक उन्होंने खुशी से कहा, मुझे लगता है अमर कलाकृतियों की प्रतिध्वनि अचानक दोगुनी हो गई। यहाँ एक विदर होना चाहिए। हजारों साल वास्तव में आत्मा के निषेध के लिए पर्याप्त हैं, जो दोषों को विकसित करने के लिए हैं। तांग जियो ने अनिच्छा से दिव्य पूंजी की दिशा में एक बार फिर से नजर डाली, अपनी लालसा को दबाने का संकल्प लिया। इसके तुरंत बाद उसकी तकटकी तेज हो गई क्योंकि उसने किसी को दूरी में एक पेड़ पर खड़ा देखा था। वरिष्ठ भाई ली, वहां पर कोई है। लानत है, एक विषम किसान का कल्टीवेटर। ली युनोंग ने एक निर्णायक कॉल किया, हम उसे वापस लौटने के लिए नहीं दे सकते। सबसे मजबूत तलवार तकनीक के साथ हमला। दोनों भाइयों ने दोनों हाथों को एक साथ हाथ में हेरफेर किया। 2 जियाओ ड्रैगन में तलवार के प्रकाश के 2 बीमों को बदल दिया, जो कि दूर की खेती करने वाले की ओर भारी गति से चार्ज कर रहा था। इस तलवार की रोशनी को देखकर रंग दूर के हेटेरोडॉक्स कल्टीवेटर के चेहरे से निकला। यह तलवार कला, यह आप है। उनकी आवाज में घृणा ने रीढ़ को नीचे भेज दिया। वांग क्यूई ने धीरे से गाया, यह आप है, सम्राट का चरम स्वर बंटवारे दांव जारी रखने के लिए। यदि आप इस काम को पसंद करते हैं और सिफारिशों या मासिक टिकटों के साथ मतदान का स्वागत करेंगे, तो आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए NKDN.com पर जाएं।
अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 420 से 173 द गैप 101 ने कब्जा कर लिया। दो तलवार की रोशनी दो शानदार स्वर्गीय ड्रैगन की तरह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारियों की गति के साथ वांग क्यूई की ओर झुक गई। हवा के माध्यम से टुकड़ा करना, पेड़ों को काटकर हवा को अलग करना और उनके रास्ते के साथ सब कुछ कातिल करना। सम्राट का चरम स्वर्ग विभाजित दाओ गुप्त तलवार, भयंकर रक्त ड्रैगन स्लेटिंग तलवार। दो तलवार के ड्रैगन को तेजी से देखने के बाद वांग क्यूई की आंखें गहरी हो गईं। पहले से ही ज्यामिति की पुस्तक का उपयोग करके तलवार ड्रैगन के सभी संभावित प्रक्षेप वक्रों की गणना की। तलवार क्यूई ने अपने चेहरे पर हमला किया। उसी क्षण तलवार के ड्रैगन के पास वांग क्यूई वापस झुक गया। उसके बछड़ों को बल्ले की तरह एक शाखा पर हुक कर दिया। इस घातक तलवार तकनीक को संकीर्ण रूप से चकमा दिया। हेटेरोडॉक्स वास्तव में कॉम्बैट में इतना निपुण ली यनकॉन को चकित कर दिया गया था। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि उनकी मिड स्टेज फाउंडेशन की स्थापना की खेती एक हेटेरोडॉक्स क्यूई कल्टीवेटर के लिए सबसे अधिक थी, जो 1 या 2 साल से प्रशिक्षण ले रहे थे, और उनके बीच अभिजात वर्ग के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। हेटेरोडॉक्स फाउंडेशन की स्थापना के लिए यहां तक कि गोल्डन कोर स्टेज पर जूनियर मास्टर झाई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। भयंकर रक्त ड्रैगन कातिल तलवार सम्राट के चरम स्वर्ग से डाओ को विभाजित करने से एक अंतिम कदम था। दो वॉल्डर्स ने बहुत अधिक बल दिया था, जिससे तलवार की गति को पैंतरेबाजी करना मुश्किल हो गया था। वांग क्यूई गिरने की गति के बाद शाखा पर आधा घेरा बदल गया और अपने प्रतिद्वंद्वी में खुद को लॉन्च किया। ली यनकॉन की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। अपनी कमर पर थैली के थप्पड़ के साथ दर्जनों शंकु के आकार की जादुई कलाकृतियों ने अपने जादुई खजाने के भंडारण से गोली मार दी, जो मधुमक्खियों की तरह वांग क्यूई की ओर झुका हुआ था। वांग क्यूई के भीतर छिपा हुआ चरण लहर बढ़ी, जिससे उसके हाथों पर सामग्री तरंगों का एक अदृश्य सुरक्षात्मक क्षेत्र बन गया। वांग क्यूई ने पहले शंकु के आकार की विरूपण साक्ष्य के खिलाफ दबाव डाला। यह कलाकृति मूल रूप से एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा निषेध से मुक्त थी, जो किसी भी बाहरी बल का सामना करने, भौतिक शरीर को नुकसान पहुंचाने और दिव्य आत्मा को जलाने पर समाधि सच्ची आग और हड्डी शरारत की भयंकर लौ को छोड़ देगा। हालांकि इस बल को मुश्किल से दबा दिया गया था और भौतिक तरंगों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। वांग क्यूई ने इस संपर्क से बल का उपयोग करते हुए मध्य हवा में एक चुस्त मोड़ का प्रदर्शन किया और सीधे मैजिक शंकु के समूह को उकसाया। इस समय 150 झांग की दूरी दोनों पक्षों के बीच बनी रही। तांग जियो ने एक तलवार तकनीक की शुरुआत की और उसकी ओवरपास्ट फ्लाइंग तलवार तुरंत वापस आ गई। तब तक वांग क्यूई पहले से ही जमीन पर उतर गया था, अब तेजी से छलांग के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था। वांग क्यूई के पैर तुरंत सफेद चमक की एक परत के साथ चमकते हैं। पवित्र प्रकाश के आशीर्वाद के तहत उनकी पैर की मांसपेशियां यहां तक कि दानव कबीले के मेंढक जैसे सदस्य की तुलना में कठिन हो गईं। एक बूम के साथ एक गड़गड़ाहट का शोर गूंज गया, जैसे कि गड़गड़ाहट ध्वनि वास्तव में वांग क्यूई के पैरों से जमीन से टकरा रही थी। तांग जियो की आंखों में केवल एक गंदगी गड्ढा जमीन पर बना रहा, जबकि वांग क्यूई एक धुंधली के बाद में बदल गया। ली यूनॉन के शरीर के भीतर से गोल्डन लाइट बढ़ी। जैसे ही यह सुनहरी रोशनी दिखाई दी, हवा को तलवारों से टकराने और घुड़सवार सेना को चार्ज करने की आवाज लग रही थी। इसके तुरंत बाद ली यूनॉन ने अपने गले से एक जंगली लड़ाई रोने दी। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी सुनहरी कवच की एक परत में ठोस हो गई। सम्राट की चरम गुप्त तकनीक, सम्राट का दिव्य कवच। जैसे ही कवच पूरी तरह से भौतिक हो गया, ली यूनॉन ने अपने पैरों से बल दिया, एक गति के साथ चार्ज किया जो सेनाओं को विभाजित कर सकता था। उसका हाथ उसकी कमर पर तलवार के खिलाफ दबाया, उसे एक गति के साथ चित्रित किया जो उसकी गति को एक आंचल में ले आया। जैसा कि वांग क्यूई ने निकट निकला, ली यूनॉन ने सहज रूप से लार का एक मुंह निगल लिया। फिर एक तलवार की हड़ताल। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने अपनी हड़ताली सीमा में प्रवेश किया, उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया। यह हड़ताल सरल और शुद्ध एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा के चाप से मिलती जुलती है, जैसे कि एक युद्ध भगवान द्वारा खींचा गया। यह झटका अकेले सेनाओं को रोकने और जनरलों के दिलों को ठंडा करने के लिए पर्याप्त था। उनसे जो मिला वह एक और जबरदस्त ध्वनि थी। महत्वपूर्ण क्षण में वांग क्यूई ने अपने प्रतिद्वंद्वी के नीचे जमीन पर जमकर लात मारी। अपनी खुद की खेती की क्षमताओं का उपयोग करते हुए उन्होंने ली यूनॉन की तुलना में पहले भी सामरिक अवसर को जब्त कर लिया था। जो गंदगी छिड़ गई, उसने इस तलवार की हड़ताल का खामियाजा उठाया। ली यनकॉन का दूसरा घातक हमला उसके सिर से केवल 3 इंच से था। इस समय वांग क्यूई तांग जियो से 40 झांग दूर था। अचानक स्टॉप के कारण वांग क्यूई ने पल पल अपनी गति खो दी। तांग जियो की उड़ने वाली तलवार ने पीछे से सीटी बजाई। संपार्श्विक क्षति के डर से तांग जियो ने इस बार भयंकर रक्त ड्रैगन कातिल तलवार की तरह एक भारी विनाशकारी तकनीक का उपयोग नहीं किया। वांग क्यूई ने अपनी लंबी तलवार को अपनी पीठ के पीछे से घुमाया, तांग जियो की फ्लाइंग तलवार को बंद कर दिया, फिर उसके मुक्त बाएं हाथ को ली यूनॉन के चौड़े खुले कंधे की ओर थप्पड़ मारा। कंधे एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं था और सम्राट के दिव्य कवच को आसानी से भंग नहीं किया गया था। क्या यह था? जिस तरह ली यूनॉन हंसने वाले थे, उसे अपने कंधे से फैलते हुए एक तेज दर्द महसूस हुआ, तुरंत अपने पूरे शरीर में विकिरण हो गया और यहाँ तक कि अपने अंगों पर आक्रमण भी किया। चकित और अकथनीय गजों के बीच वह एक मुंह से ताजा खून निकालता है। क्या चल रहा है? उन्होंने अपने आकाओं द्वारा उल्लिखित एक निश्चित पूर्ववर्ती किंवदंती को भी याद नहीं किया था। साइलेंट एनिहिलेशन स्काई बर्निंग पाम के थर्मल डेथ मेंटल रियलम का एक निशान ले जाना स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक की मैना सुरक्षात्मक कौशल को तोड़ने में विशिष्ट है। इससे पहले कि ली यनकॉन रक्त को थूक कर पाता, वांग क्यूई पहले ही फिर से तेज हो चुका था। उन्होंने अपने लंबे तलवार के स्तर को पकड़े हुए सभी रक्षा को छोड़ दिया और अपने पैरों के साथ छिड़काव किया। एक उड़ने वाली तलवार अपनी चिलिंग तलवार क्यूई के साथ उसके पीछे गर्म पीछा कर रही थी। यह गति की एक प्रतियोगिता थी। तेज केवल गति मायने रखती है। तांग जियो के पास फ्लाइंग तलवार में तेजी लाने के लिए एक उंगली तकनीक का उपयोग करने का समय था। अंतिम क्षण में भ्रम की एक झिलमिलाहट ने उसके चेहरे को पार कर लिया, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि चीजें इस तरह से क्यों सामने आईं। इससे पहले कि उसका विचार पूरा हो सके, ठंडी धातु ने पहले ही उसके दिल को छेद दिया था। बैंग 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 बैंग। वांग क्यूई की गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तांग जियो के साथ 7 या 8 बड़े पेड़ों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त। अचानक अपने नियंत्रक फ्लाइंग तलवार अपनी जड़ता को ले जाने के लिए एक पेड़ को छेद दिया और नहीं आगे बढ़ सकता है। दिल के माध्यम से छेदा गया तांग जियो, जो बाद में कई और पेड़ों के माध्यम से धंस गया था, पहले से ही मर चुका था, वांग क्यूई की तलवार से चीर के एक टुकड़े की तरह लटका हुआ था। वांग क्यूई ने दुश्मन के शरीर को हिला दिया और फिर ली यूनसॉन से संपर्क किया, पहले अपने सभी अंगों को तोड़ने के लिए भारी तकनीकों का उपयोग करते हुए और फिर वानफा संप्रदाय की गुप्त तकनीक के साथ अपने डेंटियन के चारों ओर एक्यू पॉइंट्स को बंद कर दिया। यह लॉकिंग तकनीक टोपोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित थी। सिद्धांत रूप में वांग क्यूई की तुलना में टोपोलॉजी की उच्च समझ वाला कोई व्यक्ति ही अपने दम पर मुक्त हो सकता है। यह सब करने के बाद वांग क्यूई ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए ली यूनॉन में पवित्र प्रकाश को इंजेक्ट किया।
सम्राट के चरम विभाजित आकाश दाव की नवजात आत्मा द्वारा छोड़ा गया अविस्मरणीय अनुभव, जिसे निर्णायक रूप से वापस लग किया गया था, वह कुछ ऐसा था जो वह पूरी तरह से लीजी की तरह राहत नहीं देना चाहता था। ली यनकॉन्ग ने धीरे धीरे चेतना हासिल की। वांग क्यूई ने पवित्र प्रकाश को इंजेक्ट करना बंद कर दिया और ली यूनोंग के परिधान के कॉलर को पकड़ लिया। अरे प्राचीन विधि कीट, आप जाग रहे हैं? हेटेरोडॉक्स ली यूनोंग ने अभी भी कठिन बात करने की कोशिश की, लेकिन वांग क्यूई ने अपनी मध्य उंगली को एक उल्टा सही कोण में छीनने में संकोच नहीं किया। दिल से जुड़ी 10 उंगलियां ली यूनसॉन जोर से रोए, लगभग उसके होंठ के माध्यम से काटते हुए। वांग क्यूई ने ठंड से कहा, मुझे पूछताछ का उपयोग करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको प्राचीन विधि चिकित्सकों को और भी अधिक घृणा करता हूं। इसके अलावा आपने बस मेरी उपचार तकनीकों का अनुभव किया है। मैं यह सुनिश्चित करते हुए कई ट्रिक्स के साथ आ सकता हूं कि आप मर नहीं जाएंगे। मेरे समय को बचाने के लिए और मेरे लिए इस सुखद को रखने के लिए मैं पूछता हूं, आप जवाब देते हैं, आपको समझ में आता है। ली यनकॉन का मुंह फिर से टकरा गया, उसकी टकटकी खाली हो गई। वास्तव में वह अभी तक इस तथ्य के साथ नहीं आया था कि वह और तांगजियो, दो नीम स्थापना काश्तकार, एक क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटर द्वारा एक आंख की झपकी में मार दिया गया था और कब्जा कर लिया गया था। एओडब्ल्यू वांग क्यूई बहुत अधीर दिखाई दिया, उसकी उंगलियां सरौता की एक जोड़ी की तरह ली यूनसॉन्ग की उंगलियों में से एक को पकड़कर और जमकर इसे तड़पते हुए। ली यनकॉन दर्द, आंसू और उसके चेहरे के नीचे भागते हुए सूंघते थे। जिस तरह वांग क्यूई तीसरी उंगली को तोड़ने वाला था, ली यूनोंग टूट गया, चिल्लाया, मैं बात करूंगा, मैं सब कुछ कहूंगा, मैं हूं सम्राट का चरम। अजीब तरह से एक तामसिक अभिव्यक्ति उसकी आंखों में झड़ती थी, जैसा कि उसने बोला था। वांग क्यूई ने लाइटनिंग की तरह मारा, गले में ली यनकोंग को एक हाथ से मार दिया। ली यूनसॉन्ग ने लगभग उनकी मुखर डोरियों को अलग कर दिया था, उनकी आवाज कर्कश और बदसूरत हो गई थी। उसने खून का एक मुंह खांस दिया, चिल्लाते हुए, आप, मैं लगभग वहां भूल गया था। ऐसा लगता है कि सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव में एक गुप्त तकनीक है कि यदि आप कुछ कहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपके पूरे शरीर का सार रक्त प्रज्वलित करेगा, एक आत्मा के निषेध में बदल जाएगा जो मुझे जकड़ लेता है, और सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव के पास के शिष्यों को यह समझेंगे, टीएसके, मैं सिर्फ पूछूंगा कि आप या हेड को हिला देंगे। वांग क्यूई बहुत सुखद रूप से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने यह कहा था। अध्याय 402 समाप्त हुआ। अध्याय 421 से 174 द ह्यूमन कबीले अमर कलाकृतियों में दानव कबीले खंडे है। जो व्यक्ति अक्सर किसी को सबसे अच्छा जानता है वह उसका दुश्मन है। सम्राट के चरम स्वर्ग के तांगजियो, लूफू जुआनकिंग पैलेस के डाओ और वांग क्यूई को विभाजित करने के बाद से मोर्टल दुश्मन थे। लूफू जुआनकिंग पैलेस के संप्रदाय नेता झेन चान ने भी इस प्राचीन विधि संप्रदाय के विवरण को सबसे अधिक सम्राट के चरम स्वर्ग को विभाजित करने वाले दाओ शिष्यों की तुलना में बेहतर समझा। वह सम्राट के चरम स्वर्ग के कई गोपनीय मंत्रों के बारे में काफी जागरूक था, जो डीएओ को विभाजित करता था, और यहां तक कि यह भी जानता था कि प्रवचन के माध्यम से इन मंत्रों को कैसे दरकिनार किया जाए। बस अब उन्होंने वांग क्यूई को रोक दिया था और उन्हें सम्राट के चरम स्वर्ग के एक शिष्य से पूछताछ करने के लिए सही तरीके के बारे में सूचित किया था। झेन चान के निर्देशों के बाद वांग क्यूई ने ली यूनॉन को जंगल में गहराई से खींच लिया। वे बस तब छोड़ चुके थे जब एक प्राचीन विधि व्यवसायी एक गोल्डन बैटल बागे में पहने 3 फाउंडेशन स्थापना काश्तकारियों के साथ उभरा। सुनहरा रोता हुआ कल्टीवेटर जो उन्हें आगे बढ़ाता था और लंबा था, वास्तव में एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था। अपने हाथों में उन्होंने 2 आत्मा लैंप रखे, एक बुझा हुआ और दूसरा टिमटिमाते हुए, हल्के कोहरे की एक धारा का उत्सर्जन करते हुए। प्रकाश कोहरे एक तीर की तरह विस्तारित, एक दिशा में सीधे इशारा करते हुए। गोल्डन कोर कल्टीवेटर झाई डिफेंग ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति को बदल दिया और तांगजियो के शरीर का निरीक्षण करने के लिए मैला जमीन में नीचे गिरा दिया। ऐसा नहीं था कि वह विशेष रूप से अपने शिष्य की मृत्यु से दुखी था, लेकिन शिष्य का शरीर स्थिति के बारे में बहुत कुछ प्रकट कर सकता था। उदाहरण के लिए, घातक घाव एक तलवार का घाव था, जिसका मतलब था कि एक दानव जानवर के हमले की संभावना से इनकार किया जा सकता है। उपरोक्त पूर्वज आधुनिक हेटिक्स द्वारा खोजा गया, झाई डिफेंग मुश्किल से निराशा के अपने रोने को निगलने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रकट किया और सावधानी पूर्वक जमीन की खोज की, जब तक कि उन्होंने जल्दी से वांग क्यूई को जमीन पर छोड़ दिया। आधुनिक हेटिक्स डीएओ की खेती नहीं करते हैं, लेकिन जादू का अभ्यास करते हैं और लड़ाई में बेहद माहिर हैं। यदि उन्होंने एक हेटेरोडॉक्स फाउंडेशन की स्थापना का सामना किया होता तो संघर्ष का कोई संकेत नहीं होता। एक हेटेरोडॉक्स फाउंडेशन की स्थापना उन्हें एक पल में पकड़ सकती थी, जिसका अर्थ है कि यह एक विषम क्यूई कल्टीवेटर द्वारा किया गया था। झाई डिफेंग ने वांग क्यूई द्वारा छोड़े गए गहरे पैरों के निशान को मापा, वे एक त्वरित गति से जमीन की मदद से चले गए, लेकिन यह बल थोड़ा अतिरंजित लगता है। यहां तक कि हेटेरोडॉक्स क्यूई काश्तकारियों के बीच भी यह अभिजात वर्ग का है। मैंने सुना है कि हेटेरोडॉक्स संप्रदाय भी इस अवशेष की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीधे यहां नहीं आना चाहिए था। और बुद्धि के अनुसार इस तरह की गतिविधियों में हेटेरोडॉक्स संप्रदायों से क्यूई काश्तकारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह हेटेरोडॉक्स सर्कल में लगता है, क्यूई की कल्टीवेटर सभी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं और निश्चित रूप से यह नहीं कर सकते हैं। प्राचीन तरीकों में बुद्धिमत्ता के सीमित स्रोत थे, इसलिए वे इस बात से अवगत नहीं थे कि आधुनिक वास्तव में गोल्डन कोर के नीचे की कल्टीवेटरों को संभावित शक्तियों के रूप में अभी तक बढ़ने के लिए देखा गया था, उन्हें विविध कर्तव्यों से बाधित नहीं होने दिया। इसके अलावा अगर आधुनिक रोमांच की बात करते हैं तो वे प्रयोगशालाओं में या ड्राफ्ट पेपर में होने की संभावना रखते थे, बल्कि कब्रों में प्राचीन वस्तुओं के बजाय, जो रोमांच के रूप में नहीं गिना जाता था या यहां तक कि उन्हें लाभ भी देता था। इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी एक आधुनिक क्यूई कल्टीवेटर है जो यहां भटक गया है। शायद प्रशिक्षण के लिए झाई डिफेंग ने एक निर्णय लिया, फिर आदेश दिया, अन्य गोल्डन कोर काश्तकारियों को सूचित करें, हम 15 मील के लिए ली यूनसॉन्ग की आत्मा दीपक की दिशा का पालन करेंगे। यदि हम पकड़ नहीं सकते हैं तो हम इस स्थान को छोड़ देंगे और मिशन को विफल कर देंगे। फाउंडेशन की स्थापना की खेती करने वाले इकट्ठा होने और छोड़ने के लिए तैयार रहें। एक काली बागे पहने एक कल्टीवेटर और एक हुड से ढका हुआ उसका चेहरा झाई डिफेंग के आदेश को सुनने के लिए समय पर पहुंचा। उन्होंने पूछा, श्री झाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम इस अमर कलाकृतियों को छोड़ने जा रहे हैं? उनकी आवाज उबड़ खाबड़ और अप्रिय थी, मानो पत्थर के 2 टुकड़े एक दूसरे के खिलाफ स्क्रैप कर रहे हों। झाई डाइफेंग ने गूज़बम्प्स महसूस किया, लेकिन वैसे भी स्थिति को समझाया। लूटा हुआ आंकड़ा चकित हो गया, क्या ऐसा है? वास्तव में उन निंदा हेटेरोडॉक्स थोड़ा सा मोंगरेल में उसने किया। पुजारी ली, कृपया मेरा अनुसरण करें। झाई डिफेंग ने आत्मा के दीपक की ओर इशारा किया, जो अन्य गोल्डन कोर काश्तकारों से संपर्क करने का इरादा रखता है। पुजारी ली ने धीरे से अपना हाथ लहराया और कहा, मैं उस छोटे से मोंगरेल को रोकने के लिए एक दिव्य कला डालूंगा। श्री झाई, क्या मैं इस शिष्य के शरीर का उपयोग कर सकता हूं? इसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सहमत होने पर पुजारी ली ने एक कम चकली निकाली और तांगजियो के माथे पर एक ताबीज को अंकित किया।
यह एक दिव्य ताओ ताबीज था जो कि हांगयुआन संप्रदाय ताबीज के समान है जो वांग क्यूई ने पहले देखा था, लेकिन पुजारी ली द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह ताबीज स्पष्ट रूप से अधिक गहरा था। ताबीज के अंकित होने के बाद तांगजियो के शरीर ने हिंसक रूप से कांपना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा ग्रे की एक अस्थिर छाया बदल गई। वह उठ गया, उसके मुखर डोरियों को अर्थहीन रूप से कांप रहा था। जिस दिशा में आत्मा दीपक ने उसे निर्देशित किया था उस दिशा में रेंगते हुए उपस्थित सभी लोग बेहद असहज महसूस करते थे। यहाँ तक कि भूत या कॉर्पस रिफाइनर जो मृतकों की ऊर्जा से युक्त थे के पास आध्यात्मिक सार का एक निशान था, लेकिन इस चलने वाली लाश के पास कोई नहीं था। उनकी इंद्रियों के लिए चलने वाली लाश के संपर्क में आने वाले किसी भी आध्यात्मिकता को संभवतः तुरंत बुझा दिया जाएगा। झाई डिफेंग थोड़ा हैरान था। यह बात धीरे धीरे चलती है और इसकी आभा मजबूत नहीं है। यह विश्व शुद्धिकरण दूत प्रत्यक्ष मुकाबले के लिए नहीं है, ब्लैकरोबेट पुजारी ने हंसते हुए कहा। मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ चीजों को दफन कर दिया है। इस दुनिया पर दादूत की आभा सिर्फ फ्यूज है। यह मेरे असली सेटअप को प्रज्वलित कर देगी। अंत में 70 से 80 लोगों के बीच पुष्टि की गई। कोई क्यूई खेती की खेती करने वाले के साथ प्रमुख 6 गोल्डन कोर काश्तकार हैं। लक्ष्य एक प्राचीन अमर कलाकृतियों है। आह क्या संयोग है, मैं वास्तव में उस अमर कलाकृतियों की वास्तविक पहचान जानता हूँ। जेन चान की सहायता से वांग क्यूई ने ली यूनोंग से काफी कुछ निकाला था। वह अब उस हाथ से सुरक्षात्मक ताबीज को पकड़ रहा था जिसने अंगूठी पहनी थी। हम वास्तव में यह भावना है देवी अमर कलाकृतियों के उस सेट से एक टुकड़ा। आत्मा के लिए धन्यवाद। कौशल और सपनों के निर्माण तकनीक के लिए उन्होंने अभ्यास किया। वह दूसरे के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो गया था। अब वह समझ सकता है कि क्या कोई सिर्फ अपनी आभा से झूठ बोल रहा था। यद्यपि वह केवल बुनियादी हाँ या नहीं सत्य निर्णय ले सकता था और कभी कभी त्रुटियां थीं, यह ली यूनोंग को संभालने के लिए पर्याप्त था। अगर झूठ बोलने का मामूली संदेह भी होता तो वांग क्यूई अपनी एक उंगलियों को तोड़ने में संकोच नहीं करता। कई बार झूठ बोलने की कीमत चुकाने के बाद वांग क्यूई ने आखिरकार ली यूनोंग के दिमाग में एक दरार बनाई। अब जब भी ली यूनोंग ने जवाब दिया उसका दिमाग एक दर्पण के रूप में स्पष्ट था, बिना छल के एक तरंग के। लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक दानव कबीले अवशेष है और गणित अमर कलाकृतियों का यह सेट मानव कबीले का काम होना चाहिए। एक दानव कबीले अवशेष में मानव कबीले अमर कलाकृतियों को प्रभावित करना। वांग क्यूई ने अपने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करके जेन चान के साथ तेजी से संवाद किया। शायद यह गणितीय संप्रदाय से पूर्ववर्तियों द्वारा उनकी गुफा के निवास के रूप में लिया गया था। जेन चान ने प्राचीन कल्टीवेटर्स के रीति रिवाजों के आधार पर अनुमान लगाया। प्राचीन दानव कबीले की सभ्यता मानव कबीले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। रक्षा के मामले में उनके अवशेष कुछ मानव कबीले गुफा के आवासों की तुलना में भी मजबूत होते हैं। यह कुछ ढीले काश्तकारियों को डेमन क्लैन रिलिक्स में निवास करना पसंद है। अचानक वांग क्यूई रुक गया, अपने बाएं हाथ में ली यनकॉन को पकड़े हुए और अपने दाहिने तरफ अपनी तलवार खींची। जेन चान ने पूछा, क्या हुआ? हमने दौड़ना क्यों बंद कर दिया है? हेत नहीं चल सकता, वांग क्यू फुसफुसाया। क्या आपने हमारे आसपास असामान्य आभा को नोटिस नहीं किया? असामान्य? जेन चान ने ध्यान से अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ स्कैन किया और अंत में अपनी धारणा के साथ कुछ हस्तक्षेप करते हुए देखा। हस्तक्षेप के स्रोतों में से एक वांग क्यूई के सामने बहुत दूर नहीं था। जेन चान ने कहा, मैं इसे नहीं देख सकता। यह क्या है? मैं भी जानना चाहूंगा, वांग क्यूई मुस्कुराया। हम एक हेंते या मंगा दुनिया में नहीं हैं, इसलिए यहाँ एक तंबू राक्षस क्यों होगा? वांग क्यूई के रास्ते को अवरुद्ध करने वाली चीज वास्तव में तंबू का एक बड़ा द्रव्यमान था। अध्याय 402 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।